जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसकी शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से। एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है ये। बिल्कुल। आज हम इसी की कहानी को कालक्रम के हिसाब से समझेंगे ताकि सारे तथ्य आसानी से याद रहें। हाँ, यही हमारा मिशन है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि 15वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए एक सीधे समुद्री रास्ते की जरूरत पड़ गई। देखिए, जमीनी रास्ते तो थे ही। हाँ, वही तो। पर यहाँ ये समझना दिलचस्प है, सदियों से भारत अपने मसालों, सूती कपड़ों, रेशम, इन सब चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। और यूरोप में उनकी मांग बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। लेकिन ये सारा व्यापार अरब और तुर्की व्यापारियों के हाथ में था। तो एक तो जमीनी रास्ते बहुत लंबे थे, टैक्स बहुत लगता था, और सबसे बड़ी बात हुई 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। बिल्कुल, जब तुर्कों ने उस पर कब्जा कर लिया तो पुराना ट्रेड रूट लगभग बंद ही हो गया। मतलब यूरोप के लिए भारत से सीधा व्यापार करना बहुत मुश्किल और महंगा हो गया था। हाँ, उन्हें एक नए सीधे रास्ते की सख्त जरूरत थी, और यहीं से कहानी में पुर्तगालियों का प्रवेश होता है। सबसे पहले वही आए थे ना? बिल्कुल, इस दौड़ में वो सबसे आगे थे। 1498 में वास्को डी गामा एक लंबी समुद्री यात्रा के बाद भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। कालीकट में। हाँ, कालीकट। वहां के जो स्थानीय राजा थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत भी किया, और आप कह सकते हैं कि यही भारत में यूरोपीय उपस्थिति की एक तरह से शुरुआत थी। तो भारत आने के बाद उन्होंने अपना विस्तार कैसे किया? उनकी नीतियां क्या थीं? उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर कब्जा करना था। उन्होंने कोचीन, गोवा, दमन और दीव जैसी जगहों पर अपने किले और कारखाने स्थापित किए। और 1510 का साल बहुत महत्वपूर्ण है, जहां तक मुझे याद है। बहुत महत्वपूर्ण। जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और उसे पुर्तगाली भारत की राजधानी बना दिया। तो वो इसे नियंत्रित कैसे कर रहे थे? उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर पर राज करने की थी। उनके जो पहले गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब था? इसका सीधा मतलब था, समंदर पर नियंत्रण करो। जो समंदर का राजा, वही व्यापार का राजा। और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने एक और चीज शुरू की, कार्ताज सिस्टम। कार्ताज सिस्टम, ये एक तरह का ट्रेड लाइसेंस था, सही का? कहने को लाइसेंस था, पर असल में ये समंदर में एक तरह की हफ्ता वसूली थी। अच्छा। हाँ, अगर किसी भी भारतीय या अरबी जहाज को हिंद महासागर में व्यापार करना है तो उसे पुर्तगालियों से कार्ताज खरीदना पड़ता था, नहीं तो वो जहाज को लूट लेते थे। ये तो वाकई दिलचस्प है कि उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कुछ सकारात्मक भी था या सिर्फ नकारात्मक ही? नहीं, दोनों तरह के प्रभाव थे। वो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लाए, जिससे भारत में किताबें छपने की शुरुआत हुई। आलू और तंबाकू जैसी नई फसलें भी उन्होंने ही यहाँ शुरू की। लेकिन इसका एक अंधेरा पक्ष भी था। हाँ, वो था उनका धार्मिक कट्टरपन। उन्होंने खास तौर पर गोवा में जबरदस्ती ईसाई धर्म का प्रसार किया, और इससे लोगों में बहुत नाराजगी पैदा हुई। तो फिर अगर वे सबसे पहले आए और इतने शक्तिशाली थे, तो उनका पतन क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। एक तो यही धार्मिक असहिष्णुता, फिर खराब प्रशासन, भ्रष्टाचार, और सबसे महत्वपूर्ण, डच और अंग्रेजों से मिली जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। मतलब वो पहले जरूर आए, लेकिन एक मजबूत साम्राज्य बनाने में असफल रहे। बिल्कुल, उनकी नींव समुद्र पर थी, जमीन पर नहीं। तो आइए परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बातों को जल्दी से दोहराते हैं। साल 1498 वास्को डी गामा का आगमन, और 1510 गोवा पर कब्जा। व्यक्तित्व वास्को डी गामा, जमोरिन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और नीतियां, ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्ताज सिस्टम। मुख्य स्थान कालीकट और गोवा। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि पुर्तगालियों की एक बड़ा साम्राज्य बनाने में विफलता ने दूसरी यूरोपीय शक्तियों, खासकर अंग्रेजों के लिए कैसे रास्ता बनाया। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे वहां सफल हो सकें जहां पुर्तगाली असफल हुए थे। तो एक टॉपिक है तो अक्सर थोड़ा सा नजरअंदाज हो जाता है, भारत में डच। हाँ, हम ब्रिटिश और फ्रेंच के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन डच। बिल्कुल, वो आए, उन्होंने व्यापार भी किया, लेकिन फिर वो सीन से गायब कैसे हो गए। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, 1602 में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उसका असली मकसद क्या था?
क्या वो सिर्फ व्यापार करने आए थे? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब वीओसी 1602 में जब बनी तो वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। अच्छा, उसे अपनी सेना रखने, किसी भी देश से संधि करने, यहाँ तक कि युद्ध करने का भी पूरा अधिकार था। उनका एक ही लक्ष्य था, मसाला व्यापार पर कब्जा। मतलब इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीप। बिल्कुल। भारत उनके लिए उस बड़ी मंजिल तक पहुंचने का एक जरूरी पड़ाव था, लेकिन मंजिल नहीं। ठीक है, तो भारत में उन्होंने अपने सेंटर्स कहाँ-कहाँ बनाए? उनका जो हेडक्वार्टर था वो पुलिकट में था। इसके अलावा सूरत, कोचीन, नागापट्टनम, ये सब उनकी बड़ी बस्तियां थीं। और उनकी रणनीति क्या थी? क्या वो अंग्रेजों की तरह राजनीति में भी दखल दे रहे थे? नहीं, शुरुआत में बिल्कुल नहीं। उनकी पॉलिसी बहुत साफ थी, भारत की राजनीति से दूर रहो। सिर्फ व्यापार। हाँ, सिर्फ व्यापार। भारत से सूती कपड़ा खरीदो और उसे इंडोनेशिया ले जाकर मसालों के बदले बेचो। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल था। तो अगर वो इतने अच्छे व्यापारी थे और राजनीति से दूर भी रह रहे थे, तो फिर उनका पतन क्यों हुआ? वो हारे कैसे? सही सवाल। कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो यहीं आता है। ओके। ये बात है 1741 की। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। हाँ, मालाबार तट पर। बिल्कुल। उन्होंने डचों को कोलाचिल के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। और ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। मतलब एक भारतीय राजा ने एक यूरोपीय शक्ति को हरा दिया उस समय में? हाँ, और यही डचों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इस हार ने उनकी कमर तोड़ दी। तो इस एक हार का नतीजा इतना बड़ा था? हाँ, क्योंकि इस हार के बाद डचों ने भारत में अपनी राजनीतिक एम्बिशंस, मतलब जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वो लगभग छोड़ ही दी। और उन्होंने अपना पूरा ध्यान कहीं और लगा दिया। उन्होंने अपना पूरा फोकस वापस इंडोनेशिया यानी जावा और सुमात्रा पर लगा दिया। वो समझ गए कि भारत में ब्रिटिश उनसे कहीं ज्यादा मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहले कंपनी का गठन 1602, हाँ। दूसरा उनका हेडक्वार्टर पुलिकट, और तीसरा और सबसे जरूरी 1741 कोलाचेल का युद्ध, मार्तंड वर्मा की जीत। बिल्कुल, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत में डचों का भविष्य तय कर दिया। तो संक्षेप में डच व्यापारी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में कमजोर साबित हुए। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है ना। क्या कोई भी बाहरी ताकत सिर्फ आर्थिक शक्ति के दम पर, मतलब सिर्फ पैसे के दम पर, किसी इतने बड़े देश में लंबे समय तक टिक सकती है? खासकर जब आपका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी वहां राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह से अपनी पकड़ बना रहा हो? बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक पर कब्जा कर लेती है। ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है। नहीं, ये स्मार्ट कूटनीति, जबरदस्त महत्वाकांक्षा और आप कह सकती हैं सही समय पर सही जगह होने की कहानी है। हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। हाँ, और आज हम साल 1600 से शुरू करेंगे। देखेंगे कि उनकी शुरुआती नींव कैसे पड़ी, जिसने आने वाली 2 सदियों के लिए भारत का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1600। हाँ, जब कंपनी बनी और उन्हें क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर मिला। ये चार्टर, ये असल में था क्या? कोई आम सा लाइसेंस? नहीं, ये किसी आम लाइसेंस से कहीं ज्यादा था। आप इसे उस जमाने का एक सुपर लाइसेंस समझिए। सुपर लाइसेंस? हाँ, क्योंकि इसने उन्हें पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। मतलब कोई और ब्रिटिश कंपनी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। अच्छा, पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इसने उन्हें अपनी सेना रखने और दूसरे देशों से संधि करने का अधिकार भी दिया। अपनी सेना रखने का अधिकार एक कंपनी को? हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब शुरुआत से ही उनकी सोच सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। तो इस सुपर लाइसेंस के साथ उन्होंने भारत में अपना पहला कदम कहाँ रखा? ये सवाल तो बहुत आम है। बहुत आम है। उनकी पहली स्थायी फैक्ट्री जो थी वो 1613 में सूरत में लगी। सूरत में? हाँ, सूरत उस समय पश्चिमी तट का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था। अच्छा, सूरत तो समझ आता है, वो एक बड़ा पोर्ट था। बिल्कुल। लेकिन हमने मद्रास, कलकत्ता जैसे शहरों का भी नाम सुना है, बिल्कुल, जहां उन्होंने किले बनाए। उस वक्त तो वो इतने बड़े शहर नहीं थे, है ना? नहीं थे। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए? हाँ, उन्होंने सिर्फ मौजूदा व्यापारिक केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भविष्य की रणनीति भी बनाई। अच्छा। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाना, ये सब उनके एक लंबे प्लान का हिस्सा था। ये जगहें उन्हें पूरे पूर्वी और दक्षिणी तट पर
आप कह सकते हैं एक तरह का समुद्री कंट्रोल देती थीं। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं था, नहीं, ये रणनीतिक पकड़ बनाने की शुरुआत थी। तो उन्होंने अपने अड्डे तो बना लिए, लेकिन वे अभी भी एक बहुत बड़े मुगल साम्राज्य में कह सकते हैं मेहमान ही थे। बिल्कुल, उन्हें बादशाह की अनुमति तो चाहिए ही थी। और यहीं पर उनकी कूटनीति का असली टेस्ट हुआ होगा। हाँ, और यही उनका पहला बड़ा इम्तिहान हुआ। उन्होंने बादशाह जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर भेजा। सर थॉमस रो। हाँ, और वो सिर्फ खाली हाथ नहीं गए। कहते हैं कि रो अपने साथ इंग्लैंड से लाए हुए अनोखे तोहफे लेकर गए थे, जैसे एक म्यूजिकल घड़ी और खूबसूरत पेंटिंग्स। मतलब ये सिर्फ एक अर्जी नहीं थी, ये पूरा एक डिप्लोमेटिक ऑपरेशन था। बिल्कुल, जिसके बाद उन्हें व्यापार करने का शाही फरमान मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी असली ताकत सिर्फ जहाज या बंदूकें नहीं थीं, नहीं, बल्कि उनकी बिजनेस वाली सोच थी। जहां दूसरे साम्राज्य लड़ाइयों पर ध्यान दे रहे थे, ये लोग बैलेंस शीट और मुनाफे पर। क्या यही उनकी सफलता का राज था? आपने काफी हद तक सही समझा। अगर हम उनकी सफलता के कारणों को देखें तो हाँ, 4 चीजें साफ नजर आती हैं। अच्छा, क्या क्या थी वो? पहली, उनकी नौसेना, और वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं थी। उनके जहाज बड़े और तेज थे, जिससे वो कीमती सामान यूरोप तक ज्यादा सुरक्षित और तेजी से पहुंचा सकते थे। ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल फायदा था। और बाकी 3? दूसरा था उनका अनुशासन। मतलब कंपनी के लोग एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, मुनाफा। ठीक है। तीसरा, उनकी कूटनीति, जिसका उदाहरण हमने अभी जहांगीर के फरमान में देखा। हाँ। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, उन्होंने देखा कि भारत के राजा महाराजा आपस में ही लड़ रहे हैं, और उन्होंने इस फूट का फायदा उठाया, बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये सोचना ही मतलब हैरान करता है कि कैसे इन शुरुआती कदमों ने एक व्यापारिक कंपनी को हिंदुस्तान का शासक बना दिया। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से जो मुख्य बातें याद रखनी है वो है 1600 में कंपनी का गठन, 1613 सूरत में पहली फैक्ट्री, हाँ, बादशाह जहांगीर का फरमान और उनके शुरुआती रणनीतिक केंद्र सूरत, मद्रास और कलकत्ता। और इस सब पर सोचने के लिए एक सवाल ये है कि जिस कंपनी की शुरुआत बादशाह के एक फरमान पर टिकी थी, हाँ, उसकी सोच व्यापार से साम्राज्य की तरफ कब और क्यों मुड़ गई। ये वो मोड़ है जिसने, आप कह सकते हैं, इतिहास ही बदल दिया। हाँ, हम बात करेंगे भारत में फ्रांसीसी शक्ति के उदय और पतन की, और वो निर्णायक संघर्ष जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी सभी तथ्यों, तारीखों और घटनाओं को हम क्रम से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1664 से। जी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और भारत में उनके मुख्य ठिकाने कौन-कौन से थे? ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, उनके मुख्य ठिकाने थे पौंडीचेरी, जो उनकी राजधानी बनी, साथ ही चंद्रनगर, माहे और कराईकल। ओके, और यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, गवर्नर जनरल डुप्ले। हाँ, डुप्ले की भूमिका बहुत बहुत अहम है। वो पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय राजनीति के महत्व को समझा। अच्छा, किस तरह से? उसने देखा कि यहाँ राजाओं के बीच उत्तराधिकार को लेकर बहुत झगड़े होते हैं, तो उसने उन्हीं विवादों में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई। मतलब किंग मेकर बनने की कोशिश। एकदम सही, वो किंग मेकर बनना चाहता था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि फ्रांसीसी लगभग सफल हो ही गए थे। हाँ, हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों की तुलना में उनकी नौसैनिक शक्ति मतलब नेवल पावर बहुत कमजोर थी। और शायद यही उनकी हार का एक बड़ा कारण बनी। सबसे बड़ा कारण। और इसी प्रतिस्पर्धा ने कर्नाटक युद्धों को जन्म दिया। ये युद्ध मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में लड़े गए थे। जी, और ये भारत में यूरोप की एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता का ही एक तरह से विस्तार थे। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, वो कैसे खत्म हुआ? उस युद्ध में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, जो एक बड़ी जीत थी। फिर? लेकिन इसका अंत हुआ एक्स-ला-चैपल की संधि से। ये संधि यूरोप में हुई थी। मतलब यहाँ जीतो और संधि वहां हो जाए? बिल्कुल, और उस संधि के तहत उन्हें मद्रास अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। खैर, फिर दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? दूसरे युद्ध में, जैसा मैंने कहा, किंग मेकर वाली रणनीति खुलकर सामने आई। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का समर्थन किया और फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का। हाँ, और अंत में अंग्रेजी प्रभाव बढ़ा। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कर्नाटक युद्ध। हाँ, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। साल था 1760। वांडीवाश की लड़ाई। वांडीवाश की लड़ाई,
इस एक लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। और इसी के साथ भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी खत्म हो गई। पूरी तरह से कर्नाटक युद्धों ने अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दिया। चलिए तो परीक्षा के लिए एक त्वरित रिवीजन करते हैं। यूरोपीय शक्तियों के आने का क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, उनकी राजधानी गोवा थी। और उनका पतन हो गया। उनके बाद फिर डच 1602 में, राजधानी पुलिकट, वो बाद में इंडोनेशिया चले गए। फिर अंग्रेज 1600 में, कंपनी बनी, राजधानी कलकत्ता, और वो शासक बने। और आखिर में फ्रांसीसी 1664, राजधानी पांडिचेरी, और वो कर्नाटक युद्ध हार गए। बहुत बढ़िया। अब कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों पर नजर डालते हैं जो अक्सर आते हैं। जरूर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर है पुर्तगाली। ये बहुत कॉमन सवाल है। अगला, वनडे वाश की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये तो अभी हमने बात की, अंग्रेज और फ्रांसीसी। साल था 1760। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी। और एक आखिरी सवाल, कोलाचल की लड़ाई में डचों को किसने हराया था? ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्हें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने हराया था। बहुत खूब। तो इसका अंतिम निष्कर्ष ये है कि यूरोपीय लोगों के आगमन ने भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। जहां पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी स्थायी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहे, वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार, कूटनीति और युद्ध का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। और भारत पर शासन स्थापित कर लिया। बिल्कुल। भारत में ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत पर बात करेंगे, और इसकी शुरुआत एक लड़ाई से होती है जो असल में कह सकते हैं एक लड़ाई थी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। जब हम भारत में ब्रिटिश राज की नींव की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में तोप और तलवार की तस्वीरें आती हैं। हाँ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नींव सैन्य ताकत से नहीं बल्कि साजिश और धोखे से रखी गई थी। और यही पैटर्न हमें आगे भी कई बार देखने को मिलता है। कई बार। तो चलिए इसी साजिश की परतों को जरा खोलते हैं। 1757 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक व्यापार करने आई कंपनी बंगाल की मालिक बन बैठी? ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था? देखिए, झगड़े की जड़ थी व्यापार से जुड़ी एक खास छूट। इसे दस्तक कहते थे। अच्छा, दस्तक। जी, ये कंपनी को मिला एक तरह का टैक्स फ्री पास था। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब कंपनी के कर्मचारी इसे अपने निजी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। ओके, मतलब कंपनी के साथ साथ उसके कर्मचारी भी फायदा उठा रहे थे। जबरदस्त फायदा। इससे कंपनी को तो मुनाफा हो ही रहा था, पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का खजाना खाली हो रहा था। तो ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, ये आप कह सकते हैं बंगाल की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था। तो जाहिर है ये पैसों का मामला था। लेकिन बात लड़ाई तक कैसे पहुंच गई? सिर्फ टैक्स बचाने से तो युद्ध नहीं हो जाता। सही बात है। जब नवाब ने इस लूट को रोकने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा का बहाना बनाया और कलकत्ता में बिना इजाजत के किलेबंदी शुरू कर दी। ये नवाब की सत्ता को एक सीधी चुनौती थी। और सिराजुद्दौला ठहरे एक युवा शासक। बिल्कुल, युवा और गर्म खून वाले। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझा और सीधा कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर हमला करके कब्जा कर लिया। और यहीं से रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। जी। आम तौर पर लोग यही सोचते हैं कि क्लाइव एक छोटी सी सेना लेकर आया और उसने नवाब की एक विशाल सेना को हरा दिया। पर असल कहानी तो कुछ और ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी बहादुरी से ज्यादा धोखेबाजी की है। क्लाइव ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि वो सिराजुद्दौला को मैदान में हरा नहीं सकता। सेना में फर्क इतना था? बहुत ज्यादा। नवाब की सेना में करीब 50,000 सैनिक थे और क्लाइव के पास मुश्किल से 3,000। तो फिर? तो उसने लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि नवाब के खेमे में ही लड़ी। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को एक लालच दिया। बंगाल का नवाब बनाने का लालच? वही। इसका मतलब ये एक लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक तरह की मैच फिक्सिंग थी। बिल्कुल सही शब्द है, मैच फिक्सिंग। तो फिर युद्ध के मैदान में हुआ क्या? वही हुआ जो एक फिक्स मैच में होता है। 1757 में प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने तो हुई, लेकिन मीर जाफर, जो नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर रहा था, वो अपनी टुकड़ी के साथ बस चुपचाप खड़ा रहा। उसने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया ही नहीं। नवाब को जब तक इस धोखे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हार गए और बाद में उन्हें मार दिया गया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो एग्जाम के लिहाज से कौन-कौन सी बातें सबसे जरूरी हैं? चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर। सबसे पहली बात, प्लासी का युद्ध साल कौन सा था? 1757। बिल्कुल। जगह प्लासी, बंगाल। ब्रिटिश कमांडर? रॉबर्ट क्लाइव। सही। नवाब थे? सिराज उद दौला।
और सबसे बड़ा धोखेबाज या कहें अ मैन ऑफ इंट्रीग। मीर जाफर। करेक्ट। और इस सब का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि मीर जाफर को सिर्फ नाम का नवाब बना दिया गया। बंगाल की असली सत्ता और सबसे जरूरी उसकी दौलत दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। तो यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली शुरुआत हुई। जी, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तथ्य यही है कि प्लासी की जीत कोई सैन्य जीत नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक साजिश थी। भारतीय इतिहास के दो ऐसे महत्वपूर्ण पड़ावों पर गहराई से बात करेंगे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की दिशा ही तय कर दी। ये वो विषय हैं जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बक्सर का युद्ध और बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था। बिल्कुल। और हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे के जो कारण थे और उनके दूरगामी परिणाम क्या हुए उन्हें भी समझेंगे। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि इन घटनाओं ने कैसे अंग्रेजों को, मतलब एक व्यापारिक कंपनी से भारत की, कह सकते हैं, वास्तविक शासक शक्ति बना दिया। तो चलिए फिर बक्सर के युद्ध से ही शुरू करते हैं। जरूर। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ 3 बड़ी भारतीय शक्तियां एक साथ थीं। हाँ, ये एक संगठित प्रतिरोध था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम। बिल्कुल। परीक्षा के लिए जो मुख्य तथ्य हैं वो याद रखने चाहिए। साल 1764। 1764। हाँ। और ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो, और युद्ध का स्थान था बिहार। और परिणाम? परिणाम तो एकदम साफ था। अंग्रेजों की एक निर्णायक जीत हुई। और इस जीत के बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अच्छा। यहीं से असली खेल बदला। कैसे? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। हाँ, और ये कानूनी रूप से मिला। बक्सर ने एक तरह से अंग्रेजों को सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं दी, बल्कि वास्तविक प्रशासनिक शक्ति की चाबी दे दी। तो दीवानी मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही अजीब व्यवस्था शुरू की, जिसे दोहरी सरकार कहा जाता है। ये वास्तव में क्या थी? देखिए, इसमें शक्तियों का बहुत चालाकी से बंटवारा किया गया था। कंपनी ने दीवानी यानी राजस्व का अधिकार वो अपने पास रखा। ठीक है। और नवाब को निजामत यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप दी। 1 मिनट, मतलब पैसा और शक्ति तो कंपनी के पास, हाँ, लेकिन शासन चलाने की सारी जिम्मेदारी नवाब की, बिल्कुल, जिसके पास कोई पैसा ही नहीं था। बिल्कुल सही, आप एकदम सही समझी। यही इस व्यवस्था का सार था। ये तो बहुत ही अजीब है। और इसके परिणाम भी उतने ही भयानक हुए। क्या हुआ फिर? बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला। कुशासन तो होना ही था, और 1770 का वो विनाशकारी बंगाल अकाल, ओ हाँ, वो इसी व्यवस्था का सीधा नतीजा था। तो इस विनाशकारी व्यवस्था को, इसे समाप्त किसने किया? ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में? ये नाम और ये साल दोनों ही परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने देखा कि कैसे बक्सर की बस एक जीत और उसके बाद दोहरी सरकार की एक नीति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को सीमेंट कर दिया। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाते हैं। बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ अधिकार और राजस्व हासिल करने की ये जो नीति थी, क्या ये आधुनिक समय में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है? एक दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचिएगा। आज की चर्चा शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। अंग्रेजों के लिए भारत में ये जो भूमि राजस्व था, वो इतना जरूरी क्यों था? उन्हें इतने पैसे की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। एक तो उन्हें भारत में एक बहुत बड़ी सेना रखनी थी, फिर पूरा प्रशासन चलाने का खर्च था, और सबसे जरूरी, इंग्लैंड पैसा भेजना था, मुनाफा। बिल्कुल। और क्योंकि भारत मतलब एक कृषि प्रधान देश था, तो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया जमीन से आने वाला टैक्स यानी लगानी हो सकता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जो मैंने पढ़ा, कि उन्होंने पूरे भारत में कोई एक ही सिस्टम नहीं थोप दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अलग अलग इलाकों के हिसाब से मतलब अलग अलग प्रणालियां बनाई। तो चलिए इसी कड़ी में उनकी पहली और शायद सबसे चर्चित व्यवस्था की गहराई से पड़ताल करते हैं, जमींदारी प्रणाली, या जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। हाँ, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। तो ये स्थायी बंदोबस्त आखिर था क्या, और इसे कब और किसने लागू किया? इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में था। अच्छा, और इसकी सबसे खास बात क्या थी? मतलब इसमें अलग क्या था? इसमें 2 बातें बहुत बड़ी थीं।
पहली, जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया। मतलब वो अब सिर्फ टैक्स कलेक्टर नहीं थे, वो जमीन के ओनर थे। और किसान? किसान अपनी ही जमीन पर सिर्फ किराएदार बन के रह गए। बाप रे। और दूसरी बड़ी बात? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकार को जो राजस्व दिया जाना था उसे स्थायी रूप से, मतलब हमेशा के लिए तय कर दिया गया। एक मिनट, हमेशा के लिए? ये तो बड़ा अजीब फैसला लगता है। हाँ बिल्कुल, जमींदारों को बस वो तय राशि समय पर चुकानी होती थी। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अंग्रेजों का असल मकसद क्या था? मतलब अपनी आय को हमेशा के लिए फिक्स करने के पीछे उनकी क्या सोच रही होगी? देखिए, उनके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो ये कि कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थिर आय पक्की हो जाए, कोई उतार चढ़ाव नहीं। ठीक है, ये समझ आता। और दूसरा? दूसरा, जमींदारों का एक ऐसा वफादार वर्ग बनाना जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करे, जैसे इंग्लैंड में होते थे। अच्छा, अपने समर्थक तैयार करना। बिल्कुल। और तीसरा, बार बार जमीन का सर्वे करने और राजस्व तय करने के झंझट से बचना। एक बार तय कर दिया, बस छुट्टी। तो इस सब का अंजाम क्या हुआ? जमींदारों और किसानों पर इसका क्या असर पड़ा? परिणाम मिले जुले थे, पर ज्यादातर नकारात्मक ही थे। जमींदारों पर क्या असर हुआ? वो तो मालिक बन गए थे। हाँ, लेकिन कई जमींदार समय पर वो तय राजस्व चुकाए ही नहीं पाए, और नतीजा ये हुआ कि उनकी जमीनें नीलाम कर दी गईं। और किसानों का क्या? किसानों पर तो सबसे ज्यादा मार पड़ी। उन पर भारी लगान लगाया गया, उनसे जबरदस्ती खेती करवाई गई और उनका मतलब बहुत ज्यादा शोषण हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रणाली एक तरह से असफल रही। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? बिल्कुल असफल रही। इसकी सबसे बड़ी विफलता ये थी कि आगे चलकर जब खेती की पैदावार बढ़ी, कीमतें बढ़ीं, तब भी कंपनी का राजस्व नहीं बढ़ा। हाँ, क्योंकि वो तो स्थायी रूप से तय हो चुका था। कंपनी को लंबे समय में बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। चलिए तो फिर परीक्षा के लिए कुछ मुख्य तथ्यों को तेजी से दोहरा लेते हैं। जरूर। स्थायी बंदोबस्त का वर्ष? 1793। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किन क्षेत्रों में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था? जमींदार। और राजस्व की दर कैसी थी? स्थायी यानी परमानेंट। और इसकी विफलता का मुख्य कारण? कृषि उत्पादन बढ़ने पर भी सरकारी आय का ना बढ़ना। ये पूरी चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सोचने पर मजबूर करती है ना? जी, कहिए। तो क्या अंग्रेजों ने अनजाने में वफादारों का वर्ग बनाने के बजाय एक नए तरह का मतलब एक असंतुष्ट वर्ग पैदा कर दिया था? हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से बहुत पैसा कमाया, पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? मतलब उन्होंने जमीन के हर टुकड़े से लगान वसूलने के लिए ये जो 2 बिल्कुल अलग सिस्टम बनाए थे, और बहुत चालाकी भरे सिस्टम। हाँ, तो आज हम ब्रिटिश भारत की तिजोरी के उन्हीं 2 सबसे बड़े राज खोलने जा रहे हैं, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ टैक्स वसूलने के तरीके नहीं थे। नहीं, ये तो पूरे भारतीय समाज पर कब्जा करने के राजनीतिक हथियार थे। इनकी बुनियाद को समझना मतलब ब्रिटिश राज की असली सोच को समझना है। तो चलिए सबसे पहले रैयतवाड़ी से शुरू करते हैं। मुझे हमेशा से एक बात थोड़ी अजीब लगती है, बताइए। कि अंग्रेज तो खुद एक जमींदारी समाज से आए थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर उन्होंने भारत में जमींदारों को हटाकर सीधे लाखों किसानों से डील करने का इतना बड़ा सिरदर्द क्यों मोल लिया? क्या सोचती इसके पीछे? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और देखिए इसका जवाब है थॉमस मुनरो। 19वीं सदी की शुरुआत में मद्रास, बॉम्बे, असम, इन जगहों पर उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया। और ये कोई सिरदर्द नहीं था। तो क्या था? ये एक बहुत ही चालाक राजनीतिक चाल थी। मतलब एक तीर से 2 निशाने। अच्छा, कैसे? पहला तो ये कि जमींदार जो स्थानीय सत्ता का केंद्र थे उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि लाखों किसानों को सीधे सरकार का कर्जदार बना दिया। अब आप सोचिए विद्रोह करना कितना मुश्किल हो गया होगा। आपका मालिक कोई जमींदार नहीं है, बल्कि एक अदृश्य सर्वशक्तिशाली सरकार है। एक मिनट, लेकिन क्या वाकई जमींदार का हटना किसानों के लिए फायदेमंद था? उन्हें जमीन का मालिकाना हक भी तो मिला था। हाँ, वो तो था। या फिर उन्होंने बस एक शोषक को हटाकर उसकी जगह एक ज्यादा बेरहम और ताकतवर शोषक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिठा दिया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कागज पर ये बहुत अच्छा लगता था कि किसान अब अपनी जमीन का मालिक है, लेकिन असलियत में ये एक जाल था। जाल? कैसा जाल? लगान की दर वो इतनी ज्यादा रखी गई कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन था।
तो फिर किसान क्या करते थे? नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी ही जमीन पर साहूकारों से कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। मतलब कहने को तो सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन असल में इसने किसानों की कमर ही तोड़ दी। और गांव में साहूकारों का एक नया ताकतवर वर्ग पैदा कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो रैयतवाड़ी का मतलब हुआ हर किसान को अलग थलग करके उस पर नियंत्रण करना। सही। लेकिन ये तरीका तो हर जगह काम नहीं कर सकता था, खासकर पंजाब और उत्तर भारत जैसे इलाकों में, जहां गांव की सामुदायिक भावना बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। तो क्या वहां के लिए उनके पास कोई दूसरा प्लान था? हाँ, और यहीं पर उनकी दूसरी बड़ी चाल सामने आती है, महालवाड़ी प्रणाली। अच्छा। इसे हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया और बाद में विलियम बेंटिंग ने इसे और फैलाया। उन्होंने देखा कि इन इलाकों में गांव को तोड़ना मुश्किल है। तो उन्होंने पूरे गांव को ही एक इकाई बना दिया। यहां लगान का समझौता किसी एक किसान से नहीं बल्कि पूरे महाल से किया गया। महाल मतलब पूरा गांव? हाँ, पूरा गांव या फिर गांव का समूह। तो फिर पैसे इकट्ठा कौन करता था? क्या गांव का मुखिया ही नया जमींदार बन गया? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। क्या फर्क? लगान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तो गांव के मुखिया या लंबरदार की होती थी, लेकिन भुगतान की जिम्मेदारी वो पूरे गांव की होती थी। पूरे गांव की? हाँ, इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व कहते थे। अगर कोई एक किसान लगान नहीं दे पाता तो उसका बोझ बाकी गांव वालों को उठाना पड़ता था। बिल्कुल। अरे ये तो बहुत खतरनाक बात है। इससे तो गांव वालों पर जबरदस्त दबाव बनता होगा। जबरदस्त। और असल में इसी दबाव ने गांव की पारंपरिक एकता को कमजोर कर दिया। मतलब जो उनकी ताकत थी। अंग्रेजों ने उसी को उनका बोझ बना दिया। ये जमींदारी और रैयतवाड़ी का एक मिला जुला और शायद ज्यादा बेरहम रूप था। तो ठीक है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन दोनों के सबसे जरूरी अंतर क्या है जिन्हें भूलना नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। पहला, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी? चेहरा थे थॉमस मुनरो, समझौता सीधा रैयत यानी किसान से। इलाका दक्षिण भारत, मद्रास, बॉम्बे। और नतीजा किसानों का कर्ज। ठीक है, ये क्लियर है। और अब महालवाड़ी? महालवाड़ी, इसके पीछे थे हॉल्ट मैकेंजी, समझौता पूरे महाल यानी गांव से। इलाका उत्तर भारत, पंजाब, यूपी। और नतीजा पूरे गांव पर सामूहिक बोझ। तो अंत में ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये भू राजस्व प्रणालियां सिर्फ पैसे कमाने की मशीनें नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो भारत के गांवों के सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसी आर्थिक मजबूरी पैदा की जिसकी गूंज शायद आज भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है। आज हम ब्रिटिश भारत की भू राजस्व प्रणालियों पर गहराई से बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टैक्स वसूलने के तरीके नहीं थे। इन प्रणालियों ने मतलब भारत के पूरे कृषि समाज को ही बदल कर रख दिया था। तो आज हम 3 मुख्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे: जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, तो चलिए इन तीनों की सीधी सीधी तुलना से ही शुरू करते हैं ताकि जो अंतर है वो बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जमींदारी व्यवस्था की। इसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त? हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। इसे कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा मतलब उस पूरे क्षेत्र में लागू थी। अच्छा। इसमें सरकार का समझौता सीधी किसान से नहीं बल्कि जमींदार से होता था, और राजस्व, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्थायी रूप से तय कर दिया जाता था। तो फिर इसमें किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब क्यों मानी जाती है? स्थायी शब्द तो सुनने में अच्छा लगता है। यही तो मतलब सबसे बड़ा धोखा था। सरकार को तो अपना तय हिस्सा मिल जाता था, लेकिन जमींदार किसानों से कितना भी लगान वसूलने के लिए आजाद था। ओहो, तो मतलब सरकार और किसान के बीच एक बिचौलिया आ गया। बिल्कुल, जिसका मकसद सिर्फ अपना मुनाफा था। किसानों के भले से उसे कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए इस व्यवस्था में किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। समझ गई। अब दूसरी व्यवस्था पर आते हैं, रैयतवाड़ी। उसमें क्या अलग था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। थॉमस मुनरो? हाँ, ये मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में और फिर बाद में बंबई में भी लागू हुई। इसमें उन्होंने जमींदार को हटा दिया। समझौता सीधे रैयत यानी किसान से किया गया। तो ये तो बेहतर होना चाहिए था, है ना? बिचौलिया हट गया। सुनने में तो लगता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस बार सरकार खुद ही एक तरह से जमींदार बन गई। अच्छा।
राजस्व की दरें बहुत ज्यादा थीं और लगान स्थायी नहीं था। उसे समय समय पर मतलब हर 20-30 साल में और बढ़ा दिया जाता था। तो किसानों की हालत यहाँ भी बहुत खराब थी। और जो तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था, इसे हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। और ये पंजाब और उत्तर भारत के इलाकों में लागू थी। यहाँ पर समझौता न तो एक जमींदार से था न ही एक किसान से। तो फिर किससे था? समझौता पूरे गांव या महाल के साथ होता था। मतलब पूरे गांव की जिम्मेदारी थी कि वो मिलकर लगान चुकाएं। लेकिन नतीजा तो शायद वही रहा होगा, किसानों पर भारी बोझ। बिल्कुल वही। राजस्व यहाँ भी समय समय पर बदलता था और दरें बहुत ऊंची थी, तो किसानों की हालत खराब ही रही। तो इसे याद रखने का एक आसान तरीका हो सकता है, जमींदारी बंगाल में कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी मद्रास में मुंद्रो और महालवाड़ी पंजाब उत्तर भारत में मैकेंजी। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। अब ये बताइए कि इन व्यवस्थाओं का भारतीय किसानों पर असल में क्या असर हुआ, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से? असर बहुत ही गहरा और मतलब ज्यादातर नकारात्मक ही था। आर्थिक प्रभाव तो साफ है। बहुत ज्यादा लगान की वजह से किसान कर्ज में डूब गए। उन्हें अपनी जमीनें साहूकारों को बेचनी पड़ी। हाँ, साहूकारों का उदय। हाँ, और सामाजिक प्रभाव ये हुआ कि गांव को जो सामुदायिक ढांचा था वो टूट गया। किसानों को अपनी जरूरत के अनाज की जगह नकदी फसल जैसे नील या कपास उगाने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वो लगान चुका सके। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि खाने के अनाज की कमी हो गई और बार बार अकाल पड़ने लगे। कृषि में सुधार के लिए तो कोई प्रोत्साहन था ही नहीं। यहाँ पर मैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ सीधे सवाल दोहराना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ शुरू की गई? उत्तर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। एकदम सही। और किस व्यवस्था में राजस्व स्थायी रूप से तय था? ये तो आसान है, स्थायी बंदोबस्त में यानी जमींदारी में। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि ये सभी प्रणालियां किसानों के कल्याण के लिए नहीं थीं। इनका एकमात्र मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व कैसे वसूला जाए। हाँ, और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कृषि क्षेत्र में जो ये गहरा असंतोष और गरीबी पैदा हुई, आगे चलकर यही असंतोष भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ी वजह कैसे बना, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। जब करोड़ों किसान अंग्रेजी राज के खिलाफ हो गए तो आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत मिली। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। हाँ। हम ये समझेंगे कि जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया तो उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को कैसे मतलब पूरी तरह से अपने फायदे के लिए बदल दिया। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये जानना है कि भारत कैसे सिर्फ कच्चे माल का एक सप्लायर और ब्रिटिश सामान का बाजार बनकर रह गया। हाँ। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये जो एक टर्म आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी, इसका असल में मतलब क्या था? देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब था भारत के धन का एक तरफा हस्तांतरण। एक तरफा? हाँ, एक तरफा ब्रिटेन को, और इसके बदले में भारत को कोई बराबरी की मतलब कोई आर्थिक या भौतिक चीज नहीं मिलती थी। अच्छा। दादा भाई नौरोजी ने इसे ही इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत कहा था, और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक ब्लीडिंग इकोनॉमी बताया। ब्लीडिंग इकोनॉमी मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका खून बह रहा हो। बिल्कुल। तो ये जो निकासी थी, ये असल में मतलब किन तरीकों से हो रही थी? इसके कई रूप थे। जैसे कि भारत के रेवेन्यू से जो ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन और पेंशन दी जाती थी। अच्छा, जो यहाँ काम करते थे? हाँ, और जो रिटायर होके ब्रिटेन चले जाते थे उन्हें भी पेंशन यहीं से जाती थी। फिर जो ब्रिटिश कंपनियां यहाँ मुनाफा कमाती थीं, वो भी एक बड़ा हिस्सा था। और मैंने होम चार्जेस के बारे में भी पढ़ा है, वो क्या था? हाँ, होम चार्जेस ये एक और बहुत बड़ा जरिया था। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भी शामिल था। ये सब भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था। तो इसका सीधा असर क्या हुआ भारत पर? असर बहुत विनाशकारी था। आप सोचिए, अगर देश से लगातार पैसा बाहर जाता रहे तो क्या होगा? पूंजी की कमी हो जाएगी। बिल्कुल। भारत में पूंजी की भारी कमी हो गई, जिससे गरीबी और अविकसितता और ज्यादा बढ़ गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कह सकते हैं रुक गई थी। इनकी निकासी चल रही थी। हाँ। और इसके साथ साथ एक और प्रक्रिया हो रही थी, विऔद्योगीकरण। हाँ। यानी भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे उनका पतन। बिल्कुल।
इसका मतलब यही था कि भारत के पारंपरिक उद्योग और खासकर जो हमारा हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग था वो खत्म हो गए। पर ये हुआ कैसे? क्या हमारा सामान अच्छा नहीं था? हमारा सामान तो दुनिया में सबसे बेहतरीन था। इसके मुख्य कारण थे, पहला, ब्रिटेन से सस्ती मशीन से बनी चीजों का आयात, जो यहाँ के बाजारों में भर दी गई। हाँ। दूसरा, ब्रिटेन में भारतीय सामान पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया गया ताकि वो वहां बिक ही ना पाए। अच्छा, मतलब अपने बाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। और तीसरा, भारत में ब्रिटिश उत्पादों को फायदा पहुंचाने वाली एक मुक्त व्यापार नीति। और इसका नतीजा क्या निकला? जो हमारे कारीगर थे, बुनकर थे, उनका क्या हुआ? वो बर्बाद हो गए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोग शहरों से गांव की तरफ जाने लगे। हाँ, लोग खेती की तरफ जाने लगे, जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। संक्षेप में कहें तो भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया और तैयार माल का आयातक। सही। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां सिर्फ व्यापार नहीं थी, ये तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के फायदे के लिए बदलने की एक सोची समझी रणनीति लगती है। आपने बिल्कुल सही समझा। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि अगर ये आर्थिक शोषण न हुआ होता तो स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक नींव कैसी होती? ये सोचने वाली बात है कि उस दौर की नीतियों ने आज की भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से और कितना गहरा प्रभावित किया है। आज हम ब्रिटिश शासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। जी, उसके आर्थिक परिणामों पर। हाँ, और खास तौर पर कृषि का व्यवसायीकरण और अकाल। ये ऐसे विषय हैं जिनसे मतलब सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शब्द है कृषि का व्यवसायीकरण, इसका असल में मतलब क्या था? देखिए, अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि फसलें अब सिर्फ गांव या स्थानीय खपत के लिए नहीं उगाई जा रही थीं। अच्छा। हाँ, अब वो बाजार के लिए उगाई जा रही थी, मतलब सिर्फ मुनाफे के लिए। तो कौन सी फसलें थी ये? मुख्य रूप से नील, कपास, चाय, कॉफी और जूट, अफीम भी थी। ये सब कमर्शियल क्रॉप्स थीं। ये काफी दिलचस्प है। पर ऐसा हुआ क्यों? मतलब अचानक से ये बदलाव क्यों आया? इसके पीछे ना कई बड़े कारण थे। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था ब्रिटेन की अपनी जरूरतें। वहां की इंडस्ट्रीज को कच्चा माल चाहिए था। कपास और नील जैसा? जी बिल्कुल। दूसरा, कंपनी को अपना राजस्व, अपना रेवेन्यू बढ़ाना था। अच्छा, लगान। हाँ, और तीसरा, रेलवे जैसे बेहतर ट्रांसपोर्ट का विकास भी एक वजह बना। तो इसका हमारे किसानों पर क्या असर पड़ा होगा? यकीनन अच्छा तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असर बहुत ज्यादा नेगेटिव था। कैसे? सबसे पहले तो खाद्य फसलों में, मतलब खाने वाले अनाज में भारी गिरावट आई। जाहिर है, क्योंकि अब सब नकदी फसलें उगा रहे थे। जी, और इससे किसान पूरी तरह बाजार पर निर्भर हो गए और साहूकारों के चंगुल में भी फंस गए होंगे। बिल्कुल, उनका शोषण होने लगा और इसी वजह से नील विद्रोह जैसे किसान विद्रोह भी हुए। एग्जाम के लिए जो मेन पॉइंट है वो ये कि इससे फायदा ब्रिटेन को हुआ, भारतीय किसानों को नहीं। और यहीं से मुझे लगता है हम अकाल के गंभीर विषय पर आते हैं। हाँ, ये दोनों विषय बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा। जी, अकाल के जो मुख्य कारण थे उनमें से एक कृषि का व्यावसायीकरण भी था। और दूसरे कारण क्या थे? बहुत ज्यादा भू राजस्व, मतलब लगान, खाद्यान्न का निर्यात और सरकार की उदासीन नीतियां। मतलब ये कह सकते हैं कि ये अकाल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित थे। बिल्कुल, ये याद रखने वाली सबसे जरूरी बात है। ये आपदाएं बनाई गई थीं, ये प्राकृतिक नहीं थीं। कुछ प्रमुख अकालों के उदाहरण दे सकती हैं जो हम एग्जाम के लिए याद रखें? हाँ, जरूर। इतिहास में कई भयानक अकाल दर्ज हैं, जैसे 1770 का बंगाल का महाअकाल। ये तो बहुत ही विनाशकारी था। जी। फिर 1866 का उड़ीसा अकाल, 1876 से 78 का महाअकाल और 1943 का बंगाल अकाल। और इनके परिणाम बहुत भयानक थे। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर गरीबी फैली, गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। और शायद लोगों का ब्रिटिश शासन से भरोसा भी उठ गया होगा। पूरी तरह से विश्वास खत्म हो गया। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों पर आते हैं जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। एक तरह का रैपिड रिवीजन करते हैं। जरूर। धन की निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी। विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? हस्तशिल्प को, हमारे कारीगरों को। बंगाल का महाअकाल कब पड़ा? 1770 में। और कृषि के व्यावसायीकरण का सबसे बड़ा परिणाम क्या था?
खाद्य फसलों में गिरावट। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया था। सिर्फ अपने फायदे के लिए? जी, धन की निकासी, हमारे उद्योगों का विनाश, खेती का बाजारीकरण और ये जो बार बार अकाल पड़े, इन सब ने मिलकर बहुत ज्यादा गरीबी और पीड़ा को जन्म दिया। हाँ, और इसी पीड़ा ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। बिल्कुल सही। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन सुधारों की मतलब इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। 19वीं सदी तक आते आते भारतीय समाज में कई सामाजिक बुराइयां घर कर गई थी। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह, बहुत गहरा जातिगत भेदभाव था और महिलाओं के अधिकारों का तो मतलब हनन हो ही रहा था। और ठीक इसी समय ब्रिटिश शासन और पश्चिमी शिक्षा के संपर्क में आने से भारतीयों को समानता, स्वतंत्रता और तर्कवाद जैसे नए विचारों के बारे में पता चला। अच्छा, तो ये एक तरह की प्रतिक्रिया थी, मतलब समाज को अंदर से ठीक करने की एक कोशिश। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये एक बौद्धिक और सामाजिक प्रतिक्रिया थी। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय सुधारकों ने समाज को शुद्ध करने और एक तरह से भारतीयों का आत्मविश्वास फिर से जगाने के लिए ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किए। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है ब्रह्म समाज का। जी हाँ, सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नाम ब्रह्म समाज। जी, परीक्षाओं ने तो इससे जुड़े कई सवाल आते हैं, तो इसके बारे में वो मुख्य बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? यहाँ कुछ मुख्य तथ्य हैं जो सीधे सीधे याद रखने वाले हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। 1828, ठीक है। इसके संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय और इसका मुख्यालय था कलकत्ता में। ये 3 बिंदु, साल, संस्थापक और स्थान, इन पर सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। और उनके मुख्य उद्देश्य या मान्यताएं क्या थी? यहाँ पर बात दिलचस्प हो जाती है। ब्रह्म समाज ने एक ईश्वर में विश्वास पर जोर दिया। एक ईश्वर? हाँ, और मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने जाति व्यवस्था का जमकर विरोध किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और सबसे बढ़कर सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। सती प्रथा का उन्मूलन, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, है ना? निश्चित रूप से ये ब्रह्म समाज का सबसे महत्वपूर्ण और ठोस प्रभाव था। राजा राममोहन रॉय के लगातार प्रयासों के कारण ही 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हो पाया। और बाद में भी क्या ये आंदोलन चलता रहा? हाँ, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया और उन्होंने नैतिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। और एक और जरूरी तथ्य जो SSC जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है? कि राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। अच्छा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। जी, क्योंकि उनके काम का असर सिर्फ एक सुधार तक सीमित नहीं था। तो अगर हम आज की चर्चा को परीक्षा के दृष्टिकोण से जल्दी से दोहराएं, तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? जरूर, मुख्य बिंदु ये हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। बिल्कुल, संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय और मुख्यालय कलकत्ता में। सही, और सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन। और आखिर में उपाधि, राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये 5 तथ्य सबसे जरूरी हैं। ये बहुत स्पष्ट था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 19वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब आप सोचिए सब कुछ बदल रहा था। अंग्रेजी हुकूमत थी, नई नई तकनीकें आ रही थीं और भारतीय समाज एक तरह से एक चौराहे पर खड़ा था। सवाल ये था कि आधुनिक बनने का मतलब क्या है? क्या हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए या फिर पश्चिम की तरफ देखना चाहिए? आज हम इसी सवाल के कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे जो उस दौर के कुछ बड़े समाज सुधार आंदोलनों ने दिए। हाँ, और ये कोई मामूली जवाब नहीं थे। ये वो विचार थे जिन्होंने कह सकते हैं कि आज के भारत की नींव रखी। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, ये पहचान की लड़ाई थी। हर आंदोलन भारत के भविष्य के लिए एक अलग नक्शा पेश कर रहा था। बिल्कुल, चलिए तो फिर पहले नक्शे से शुरू करते हैं। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ये मुझे हमेशा से बड़ा दिलचस्प लगता है। एक ही समय में क्रांतिकारी भी और परंपरावादी भी। आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी, यही तो इसकी खासियत थी।
एक तरफ ये मूर्ति पूजा और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था जैसी उस समय की कुरीतियों पर जोरदार हमला कर रहा था, जो कि क्रांतिकारी कदम था, लेकिन अपनी लेजिटिमेसी, अपना आधार वो किसी पश्चिमी विचार से नहीं बल्कि भारत के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों से ले रहा था। ये एक तरह से कह रहे थे कि हमारा अतीत तुम्हारे वर्तमान से ज्यादा आधुनिक है। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी मतलब इसी आत्मविश्वास से आया। अच्छा, तो एक वाक्य था कि अपनी प्राचीन जड़ों में लौटकर आधुनिक बनो, लेकिन एक दूसरा और शायद बिल्कुल उल्टा जवाब भी था, अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने इसकी अगुवाई की थी, है ना? एकदम उल्टा। सर सैयद अहमद खान का तर्क बहुत ही ज्यादा व्यावहारिक था। उनके लिए ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं थी, ये एक समुदाय के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद मुस्लिम अभिजात वर्ग ने अपनी सत्ता और प्रभाव खो दिया था, तो खान का मानना था कि अगर ब्रिटिश राज में समुदाय को प्रासंगिक बने रहना है तो उसे अंग्रेजों की भाषा, उनका विज्ञान और उनकी सोच को अपनाना ही होगा। इसीलिए तो उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और ये उस समय के लिए एक बहुत विवादास्पद कदम था वैसे। तो जहां आर्य समाज अतीत में समाधान खोज रहा था, वहीं अलीगढ़ आंदोलन भविष्य के लिए पश्चिम की तरफ देख रहा था। पर एक तीसरा रास्ता भी तो था, जो ना पूरी तरह अतीत का था ना पश्चिम का। मैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं। सही। विवेकानंद का रास्ता अध्यात्म और सेवा का था। उनका मानना था कि धर्मों पर बहस करने से बेहतर है इंसान की सेवा करना। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मिशन का मूल मंत्र था। इसीलिए उन्होंने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, आपदाओं में राहत का काम किया। और जाहिर है 1893 में शिकागो की धन संसद में दिया गया उनका भाषण, वो तो ऐतिहासिक था। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, एक अनजाना गेरुआ वस्त्र पहने युवा सन्यासी पश्चिमी दुनिया को वेदांत का सार समझा रहा है और लोग 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। उस एक पल ने दुनिया की नजर में हिंदू धर्म की छवि ही बदल दी। अच्छा, एक और आंदोलन है जो मुझे हमेशा से थोड़ा अनोखा लगा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, संस्थापक भी विदेशी थे, मैडम ब्लवास्की और कर्नल ओलकॉट, लेकिन इसने भारत के प्राचीन ज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया। ये कनेक्शन बना कैसे? ये दिलचस्प है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक तरह से बाहरी दुनिया की मुहर थी भारत के ज्ञान पर। जब एनी बेसन भारत आईं और यहाँ अडियार में इसका मुख्यालय बनाया, तो उन्होंने न सिर्फ भारतीय दर्शन को सराहा, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद और स्वशासन की भी वकालत की। और ये उस दौर के भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि पश्चिम के पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि आपका ज्ञान और दर्शन महान है। इसने खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाने में बहुत मदद की। इसीलिए एनी बेसेंट इतनी लोकप्रिय हुई कि 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष तक बनी। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। वैदिक शुद्धता की तरफ वापसी, पश्चिमी शिक्षा को अपनाना, सेवा और अध्यात्म का रास्ता, और फिर प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजना। ये सभी उस एक बड़े सवाल के अलग अलग जवाब थे कि एक बदलते हुए भारत में हमारी पहचान क्या हो। बिल्कुल। और जब हम इन सबको जोड़कर देखते हैं तो ये कोई अलग थलग आंदोलन नहीं लगते। आर्य समाज ने आत्मविश्वास जगाया, अलीगढ़ आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा की जरूरत बताई, रामकृष्ण मिशन ने सेवा को धर्म बनाया, और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय विचारों को वैश्विक मंच दिया। इन सब ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर राष्ट्रवाद का पौधा उग सका। तो परीक्षा के लिहाज से एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय सामाजिक सुधार, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती वैदिक सुधार, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान मुस्लिम शिक्षा पर फोकस, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक सेवा, और थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट और सार्वभौमिक धर्म। हाँ, और श्रोताओं के लिए कुछ त्वरित प्रश्न। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? ये तो आसान है, आर्य समाज। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। बिल्कुल। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय हैं? वडियार, मद्रास में। वाकई इन आंदोलनों ने न सिर्फ समाज की बुराइयों को दूर किया, बल्कि पूरी पीढ़ी को सोचने का एक नया नजरिया दिया, और इसी ने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को ताकत दी। 1857 की क्रांति के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उससे बहुत पहले
भारत में प्रतिरोध की चिंगारियां सुलग रही थीं। आज हम उन शुरुआती आदिवासी और किसान विद्रोहों की गहराई से पड़ताल करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मिशन है इन विद्रोहों के प्रमुख तथ्यों, कारणों और उनके परिणामों को समझना। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना आकर्षक है कि ये विद्रोह हुए क्यों। इनके पीछे कुछ सामान्य कारण थे, जैसे शोषणकारी भू राजस्व प्रणालियां, जमींदारों और साहूकारों का अत्याचार, और सबसे बड़ी बात, आदिवासियों के पारंपरिक जीवन में ब्रिटिश हस्तक्षेप। हालांकि ये विद्रोह स्थानीय थे, असंगठित थे, लेकिन इन्होंने एक बड़े पैमाने पर प्रतिरोध की नींव रखी। तो सबसे पहले बात करते हैं संथाल विद्रोह की। ये 1855-56 में हुआ था। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके नेताओं को देखते हैं, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। हाँ बिल्कुल, ये विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में, आज के बिहार बंगाल क्षेत्र में हुआ। इसके मुख्य कारण थे जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण, भारी भू राजस्व और ब्रिटिश अधिकारियों का भ्रष्टाचार। इससे हुआ ये कि आदिवासियों ने अपनी जमीन खो दी। तो ये खुला सशस्त्र विद्रोह था जिसमें उन्होंने साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और एक तरह से ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी। तो इसका नतीजा क्या निकला फिर? देखिए, इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाया गया। एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए याद रखना जरूरी है कि यह सबसे बड़े आदिवासी विद्रोहों में से एक था। मतलब हार के बाद भी एक तरह की जीत। अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण विद्रोह पर, मुंडा विद्रोह। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है, जिसका मतलब है महान हंगामा। और हाँ, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। जी, यह विद्रोह छोटा नागपुर पठार यानी आज के झारखंड क्षेत्र में केंद्रित था, और इसके कारण भी कुछ वैसे ही थे। जमींदारी प्रथा की शुरुआत, बेगार यानी जबरन श्रम, और वो क्या कहते हैं, मिशनरी गतिविधियां जिनसे आदिवासियों की जमीन छिन रही थी। और इस आंदोलन का क्या असर हुआ? बिरसा मुंडा की 1900 में जेल में ही मृत्यु हो गई, लेकिन इस विद्रोह का एक बड़ा प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए कानून पारित करने पड़े। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कैसे एक स्थानीय विद्रोह नीतियों में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आइए परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी तथ्य हैं उन्हें जल्दी से दोहराते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह 1855-56, नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू, क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियां, और मुख्य परिणाम संथाल परगना जिले का निर्माण। ठीक है। फिर मुंडा विद्रोह 1899-1900, नेता थे बिरसा मुंडा। आंदोलन का नाम था उलगुलान यानी महान हंगामा, और बिरसा मुंडा का उपनाम धरती आबा। मुख्य परिणाम आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए कानून बनना। ये सोचने वाली बात है कि कैसे इन शुरुआती स्थानीय विद्रोहों ने, भले ही वे उस वक्त असफल रहे हों, भारत के बड़े स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जमीन तैयार की। हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत में हुए दो बड़े किसान विद्रोहों की। एक है नील विद्रोह और दूसरा दक्कन के दंगे। ये दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं, तो आज हम इन्हें रटने की बजाय इनकी कहानी समझेंगे। नमस्ते। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों विद्रोह सिर्फ 15 साल के अंतर पर हुए हैं, लेकिन इनके तरीके और आप कह सकती हैं कि इनके दुश्मन बिल्कुल अलग थे। यह हमें बताते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा जमीन पर कितने अलग अलग तरीकों से फूट रहा था। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 1859-60 के मशहूर नील विद्रोह की। ये बंगाल में हुआ था, ये तो पता है, लेकिन इसकी जड़ें क्या थीं? किसानों का गुस्सा आखिर भड़का क्यों? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली? जी, आसान भाषा में कहें तो अंग्रेज बागान मालिक किसानों को उनकी जमीन के सबसे उपजाऊ हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाने को मजबूर करते थे। अच्छा। और बदले में कीमत इतनी कम देते थे कि लागत भी नहीं निकल पाती थी। ऊपर से जो किसान मना करते उन पर जुल्म किया जाता था। ये एक तरह का बंधुआ मजदूरी का दुष्चक्र बन गया था। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ जबरदस्ती, दूसरी तरफ शोषण। तो किसानों ने इसका जवाब कैसे दिया? क्या उन्होंने हथियार उठा लिए थे? यही इस विद्रोह की सबसे अनोखी बात है। ये मुख्य रूप से एक अहिंसक विद्रोह था।
किसानों ने बस एकजुट होकर कह दिया हम नील नहीं उगाएंगे। बस इतना? हाँ, उन्होंने हड़ताल कर दी। ये गांधी जी के आंदोलनों से बहुत पहले संगठित और अहिंसक प्रतिरोध का एक बेहतरीन उदाहरण था। और वो अकेले भी नहीं थे। बंगाल के पढ़े लिखे तबके, पत्रकारों और यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों ने भी उनका साथ दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब किसानों को बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा समर्थन मिला। तो इसका नतीजा क्या निकला? क्या सरकार झुकी? बिल्कुल। जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो सरकार को झुकना पड़ा। 1860 में नील आयोग बनाया गया। इंडिगो कमीशन। जी, इंडिगो कमीशन। और उसने किसानों की शिकायतों को सही पाया। इस फैसले के बाद तो बंगाल में नील की खेती लगभग खत्म ही हो गई। ये उस दौर में किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो नील विद्रोह एक सफल कहानी है, जहां किसानों ने संगठित होकर बिना हिंसा के यूरोपीय बागान मालिकों को झुका दिया। लेकिन क्या होता है जब दुश्मन कोई विदेशी नहीं बल्कि अपना ही पड़ोसी हो, एक साहूकार? यहीं से कहानी दक्कन के दंगों की तरफ मुड़ती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1875 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर इलाकों में स्थिति बिल्कुल अलग थी। यहाँ रैयत माड़ी व्यवस्था के तहत सरकार किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूल रही थी। फसल खराब होने पर भी कोई छूट नहीं थी। इस चक्कर में किसान स्थानीय साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हो गए। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये साहूकार कोई रहम नहीं दिखाते होंगे। बिल्कुल नहीं। वो तो बस कर्ज के जाल में किसानों को फंसाते जा रहे थे। जब किसान कर्ज नहीं चुका पाते तो साहूकार उनकी जमीनें हड़प लेते थे। यहाँ किसानों का गुस्सा ब्रिटिश सरकार से ज्यादा उन साहूकारों के खिलाफ था जो उनकी आंखों के सामने उनका सब कुछ छीन रहे थे। तो यहाँ उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या यहाँ भी अहिंसा का रास्ता अपनाया गया? नहीं, यहाँ गुस्सा हिंसा के रूप में फूटा। किसानों ने गांव-गांव में साहूकारों के घरों और दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन उनका मुख्य निशाना किसी की जान लेना नहीं था। वो उन दस्तावेजों, उन बही खातों और कर्ज के कागजों को जलाना चाहते थे जो उनकी गुलामी का सबूत थे। मतलब सबूत मिटाओ, कर्ज से आजादी पाओ। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए। मतलब दक्कन के दंगों का निशाना सीधे तौर पर ब्रिटिश राज नहीं था, बल्कि स्थानीय शोषक यानी साहूकार थे। हाँ, हालांकि इस पूरी समस्या की जड़ तो ब्रिटिश नीतियां ही थीं। इन दंगों के बाद सरकार जागी और किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पास किया गया। डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट। जी, इससे साहूकारों पर कुछ लगाम लगी। तो चलिए एक त्वरित दोहराव करते हैं। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल, जबरन नील की खेती के खिलाफ, अहिंसक और सफल। परिणाम नील आयोग। बहुत बढ़िया। और दक्कन के दंगे 1875 महाराष्ट्र, साहूकारों के शोषण के खिलाफ, हिंसक। परिणाम दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879। यह सच में एक संक्षिप्त लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण था। हमने देखा कि इन दोनों विद्रोहों में किसानों ने अपने तात्कालिक शोषक को निशाना बनाया। बंगाल में बागान मालिक और दक्कन में साहूकार। सोचने वाली बात यह है कि क्या उस समय के आम किसान इस बात को पूरी तरह समझ पा रहे थे कि इन साहूकारों और बागान मालिकों के पीछे एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक व्यवस्था काम कर रही थी, जो असल में इन सभी समस्याओं की जड़ थी? ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए कुछ शुरुआती लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोहों पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा दो प्रमुख आंदोलनों पर केंद्रित होगी, कोल विद्रोह और वहाबी आंदोलन। और हम इनके कारण, नेता, क्षेत्र, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले कोल विद्रोह की ही बात करते हैं। साल था 1831-32। ये हुआ कहाँ था और इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, ये विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में और इसके मुख्य कारण थे एक तो बाहरी लोगों का आना, जैसे जमींदार और व्यापारी, जिन्हें वो दिक्कू कहते थे, है ना? बिल्कुल, दिक्कू। और दूसरा कारण था आदिवासियों की अपनी जो स्वायत्ता थी वो खत्म हो रही थी, और साथ में ब्रिटिश प्रशासनिक हस्तक्षेप। ये जो प्रशासनिक हस्तक्षेप है, इसका असल मतलब क्या था? मतलब जमीन पर क्या बदल रहा था? मतलब ये कि उनके जो सदियों पुराने अपने नियम कानून थे, पंचायतें थीं, अच्छा, उन्हें खत्म करके अंग्रेजों ने अपने कोर्ट और कानून थोप दिए।
उनका पूरा जीवन जो जंगल पर निर्भर था उस पर सरकार का कब्जा हो गया। तो ये एक तरह से अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी, और जाहिर है ये शांतिपूर्ण तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत हिंसक विद्रोह था। विद्रोहियों ने जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों पर सीधे हमले किए, पर अंत में ब्रिटिश सेना के सामने वो टिक नहीं पाए और इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबा दिया गया। लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण शुरुआती आदिवासी प्रतिरोध माना जाता है। निश्चित रूप से परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तरफ हम जमीन और स्वायत्तता के लिए ये आदिवासी संघर्ष देख रहे हैं, लेकिन लगभग उसी समय एक और तरह का विद्रोह आकार ले रहा था जो धर्म से प्रेरित था। हाँ, वहाँ भी आंदोलन। ये तो कोल विद्रोह से काफी अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल अलग। ये एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। इसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। और इसका दोहरा उद्देश्य था, जहां तक मुझे याद है, एक तो इस्लाम को शुद्ध करना और दूसरा ब्रिटिश शासन का विरोध करना। लेकिन एक धार्मिक सुधार आंदोलन वो अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित विद्रोह में कैसे बदल गया, ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, सैयद अहमद बरेलवी का मानना था कि भारत दार उल हर्ब बन चुका है और इसे दार उल इस्लाम बनाना जरूरी है। तो निशाना सीधे सीधे अंग्रेजों थे। शुरू में नहीं, शुरू में उनका संघर्ष पंजाब में सिख शासन के खिलाफ था, लेकिन जब 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, तब उनका पूरा ध्यान ब्रिटिश हुकूमत पर आ गया। अच्छा, तो ये आंदोलन फैला कहाँ था? ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, बंगाल और पटना में काफी सक्रिय था। और इसका अंत? इसे भी अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक दबा दिया। इसके नेताओं को या तो फांसी दे दी गई या फिर कैद कर लिया गया। तो इसकी खास बात यही थी कि इसने धर्म को उपनिवेशवाद विरोधी भावना से जोड़ दिया। बिल्कुल। चलिए, अब एक त्वरित पुनरीक्षण हो जाए, जैसा परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। मैं सवाल पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए। जरूर, तैयार हूँ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू। उलगुलान आंदोलन किसने शुरू किया? बिरसा मुंडा। नील विद्रोह ये किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। अच्छा, और दक्कन दंगे वो किसके खिलाफ थे? वो साहूकारों के खिलाफ थे। और जैसा हमने अभी चर्चा की, वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआती विद्रोह, चाहे वो कोल हो या वहाबी, भले ही असफल रहे, पर वे प्रतिरोध की पहली चिंगारियां थीं। हाँ, उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। भले ही ये स्थानीय थे, लेकिन इन्होंने औपनिवेशिक शोषण के अलग अलग चेहरों को उजागर किया। बिल्कुल सही। और इन विद्रोहों ने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। इन स्थानीय विद्रोहों की असफलता ने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने और एक संगठित रणनीति बनाने के बारे में क्या महत्वपूर्ण सबक सिखाया होगा। इतिहास की कुछ घटनाएं एक चिंगारी से भड़कती हैं, लेकिन उनके पीछे जो बारूद होता है वो 100 सालों से जमा हो रहा होता है। 1857 का विद्रोह कुछ ऐसा ही था, जिसने रातों रात ब्रिटिश साम्राज्य की, क्या कहते हैं, चूलें हिला दी थी। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहना वो बहुत बड़ी भूल होगी। ये भारत के इतिहास का वो मोड़ था जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, मतलब हर तरह का गुस्सा एक साथ फट पड़ा। ये एक तरह से प्रेशर कुकर जैसा था जो लगातार गर्म हो रहा था और चर्बी वाले कारतूस ने बस उसका ढक्कन उड़ा दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस प्रेशर कुकर पर जो दबाव बढ़ रहा था उसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत राजनीतिक वजहों से करते हैं। मैंने पढ़ा है कि लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिर्फ एक बहाना थी, असली मकसद तो कुछ और ही था। क्या ये सच है? हाँ, ये काफी हद तक सच है। देखिए, ये सिर्फ जमीन हड़पने की नीति नहीं थी। ये भारतीय शासकों के सम्मान और उनकी परंपराओं पर सीधा हमला था। अच्छा। इस नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों को ये कहकर मिला लिया गया कि उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका था वो था 1856 में अवध का विलय। हाँ, अवध का विलय तो बहुत ही विवादास्पद था। वहां तो नवाब वाजिद अली शाह का शासन था, फिर उसे क्यों मिलाया गया? अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया, मतलब मिस गवर्नेंस का। हाँ, और अवध को हड़प लिया। इससे सिर्फ राज परिवार ही नहीं बल्कि आम लोग और खास तौर पर सैनिक वो आग बबूला हो गए। सैनिक क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सेना में एक बहुत बड़ी संख्या अवध के सिपाहियों की थी। उन्होंने इसे अपने घर,
अपनी संस्कृति पर हमला माना। समझ गया। तो मतलब शासक और सैनिक दोनों ही नाराज थे। लेकिन क्या ये गुस्सा सिर्फ सत्ता और जमीन तक ही सीमित था या लोगों की रोजी रोटी पर भी हमला हो रहा था? यहीं पर आर्थिक दबाव की दूसरी और शायद सबसे भारी परत आती है। अंग्रेजों ने जमीन पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए थे कि किसानों की कमर ही टूट गई थी। और उनकी व्यापारिक नीतियों ने उन्होंने भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। बंगाल के लाखों बुनकर जो कभी दुनिया को मलमल बेचते थे वो बेरोजगार हो गए। इसी को धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं ना। बिल्कुल। भारत का पैसा और संसाधन लगातार इंग्लैंड जा रहा था और भारत वो गरीब होता जा रहा था। मतलब एक तरफ राजाओं से उनकी रियासतें छिन रही थी और दूसरी तरफ किसान और कारीगर भूखे मर रहे थे। पर मामला सिर्फ पेट की आग का तो नहीं था। लोगों को अपने धर्म और समाज पर भी खतरा महसूस हो रहा था। ये तीसरा और सबसे संवेदनशील दबाव था। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून बनाए जो सैद्धांतिक रूप से अच्छे थे। हाँ, वो तो थे। लेकिन इन्हें भारतीय समाज ने अपनी परंपराओं में सीधे हस्तक्षेप के तौर पर देखा। अच्छा। और ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां और ये अफवाह के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, इसने तो आग में घी का काम किया। और अंग्रेजों का जो व्यवहार था वो भी तो एक कारण था। बिल्कुल, वो बहुत अपमानजनक था। क्लबों और ट्रेनों में भारतीयों के साथ भेदभाव ये तो आम बात थी। ये रोज रोज का अपमान लोगों के मन में जहर घोल रहा था। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरफ से दबाव बिल्कुल चरम पर था। अब आते हैं उस आखिरी चिंगारी पर, सेना। सैनिकों के बीच क्या चल रहा था? सैनिकों में भेदभाव तो पहले से ही था। कम वेतन, प्रमोशन में रुकावट, फिर आया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ना पड़ता था, जो उस समय कई सैनिकों के लिए धर्म के खिलाफ था। हाँ, धर्म के खिलाफ था। लेकिन जो तात्कालिक कारण बना वो थी नई एनफील्ड राइफल और उसके साथ वो अफवाह कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। बिल्कुल। और ये हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा प्रहार था। बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह इसी का नतीजा था। तो चर्बी वाले कारतूस वो आखिरी तिनका थे। ये साफ है कि 1857 का विद्रोह किसी एक वजह से नहीं, बल्कि 100 साल के दमन, शोषण और अपमान का एक मिला-जुला नतीजा था। बिल्कुल। और भले ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक सोए हुए देश को जगा दिया। इसने पहली बार भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि वो एक होकर लड़ सकते हैं, और इसी विद्रोह की राख से भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी गई। और यहाँ हम एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 1857 का ये विद्रोह सफल हो जाता तो आज के भारत का स्वरूप कैसा होता? 1857 का विद्रोह। चलिए, इस विषय के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिससे आप देखिए हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। हाँ। तो हम इसकी शुरुआत, इसके फैलाव और जो प्रमुख नेता थे और इसका स्वरूप कैसा था, इस पर ध्यान देंगे ताकि सारे महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाएं। तो सबसे पहले ये सब शुरू कहाँ और कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। मेरठ से? हाँ, वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और सीधा दिल्ली की ओर कूच किया। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये आग कितनी तेजी से फैली, मतलब मेरठ और दिल्ली के बाद? बहुत तेजी से। इसके बाद तो ये विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और बिहार में आरा जैसे बड़े केंद्रों तक फैल गया। जी, यह एक बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा के लिए जरूरी बात सामने आती है जी कि अलग-अलग जगहों पर इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। ये तो अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये जो मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो देखिए, दिल्ली में नेतृत्व, जैसा आपने कहा, बहादुर शाह जफर के हाथों में था। जी। कानपुर में नाना साहिब ने कमान संभाली। और लखनऊ में? लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। और झांसी की बागडोर तो रानी लक्ष्मीबाई के पास थी, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो थी ही, पर आरा मतलब बिहार में कुंवर सिंह एक बहुत प्रमुख नेता थे। सही बात है। और बरेली में खां बहादुर खान ने नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई तो वीरता का एक असाधारण प्रतीक बन गई है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका नाम तो इस विद्रोह में बहादुरी का मतलब पर्यायी बन गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस सब का मतलब क्या है? क्या हम इसे भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए,
इस विद्रोह की कुछ खासियतें थीं। जैसे ये केंद्रीय रूप से नियोजित नहीं था, मतलब ये स्थानीय नेतृत्व पर ज्यादा आधारित था। अच्छा। और इसमें सैनिकों के साथ साथ किसान और जमींदार भी शामिल हुए, लेकिन ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। तो फिर इसे राष्ट्रीय कहना सही है या नहीं, इस पर बहुत बहस होती है। देखिए, इसमें आम जनता की भागीदारी थी जो इसे एक तरह से राष्ट्रीय स्वरूप देती है। पर दूसरी तरफ इसमें एकता और एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। तो निष्कर्ष क्या निकाला जाए? निष्कर्ष यही है कि ये न तो पूरी तरह से राष्ट्रीय था और न ही ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। इससे कहीं बढ़कर था ये। चलिए, तो परीक्षा के लिए कुछ मुख्य तथ्य जल्दी से दोहराते हैं। जरूर। तो याद रखिए, शुरुआत 10 मई 1857, मेरठ। हाँ। दिल्ली के नेता बहादुर शाह जफर। बिल्कुल। कानपुर के नेता थे नाना साहेब। लखनऊ की नेत्री बेगम हजरत महल। और झांसी की नेत्री रानी लक्ष्मीबाई। सही। और सबसे जरूरी, विद्रोह का स्वरूप न पूरी तरह राष्ट्रीय और न ही केवल एक सिपाही विद्रोह। अगर 1857 के इस विद्रोह में एक संगठित और सर्वमान्य नेतृत्व होता तो भारत का भविष्य कैसा होता? 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते ही आते हैं। जी बिल्कुल। और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति जो पूरे उत्तर भारत में फैली, वो अंग्रेजों को उखाड़ क्यों नहीं पाई? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और आज की चर्चा में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा। पहले हम असफलता के कारणों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसके बाद भारत में क्या बदला और आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम 1857 के बारे में सोचते हैं तो मेरठ, दिल्ली, अवध ये सब नाम आते हैं। मतलब विद्रोह का पैमाना बहुत बड़ा था। हाँ, पैमाना तो बड़ा था। फिर भी सफल नहीं हुआ, तो कमी कहाँ रह गई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जिसे एक विद्रोह कहते हैं वो असल में एक साथ हो रहे कई विद्रोह थे। अच्छा, मतलब एक कॉमन गोल नहीं था। बिल्कुल। उस वक्त भारत एक राष्ट्र है, ये सोच उतनी मजबूत नहीं थी। झांसी की रानी अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, अवध के सिपाही उनकी अपनी वजहें थीं, और किसान अपनी शिकायतों को लेकर लड़ रहे थे। हाँ, तो एक कॉमन दुश्मन तो था अंग्रेज, पर एक कॉमन मकसद नहीं था जो सबको एक धागे में पिरो सके। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। और शायद इसीलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लड़ाई से दूर भी रहा। सही बात है। ये इसकी एक और बहुत बड़ी कमजोरी थी। सिखों, मराठों और दक्षिण भारत की कई बड़ी रियासतों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। कुछ ने तो अंग्रेजों का साथ भी दिया था। जी। ऊपर से अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, एक संगठित सेना थी और टेलीग्राफ। हाँ, टेलीग्राफ, जिससे उनका कम्युनिकेशन बहुत तेज था। इसके सामने विद्रोही ज्यादा देर टिक नहीं पाए। तो ये तो हुई असफलता की बात। लेकिन इतिहास में कोई भी घटना सिर्फ असफल नहीं होती, वो अपने पीछे कुछ गहरे निशान छोड़ जाती है। 1858 तक जब विद्रोह को दबा दिया गया तो भारत पर इसका क्या असर हुआ? देखिए, सबसे बड़ा और तात्कालिक असर तो मुगल सल्तनत का अंत था। अच्छा। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव आया भारत के शासन में। आप भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात कर रहे हैं। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट का असल मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक कागजी बदलाव था? नहीं, ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। अब भारत के फैसले लंदन की संसद में होंगे, किसी ट्रेडिंग कंपनी के बोर्डरूम में नहीं। भारत अब आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और वो भारत के लिए राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद भी तो इसी के बाद बना था। हाँ बिल्कुल, जो सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब दे था। जाहिर है अंग्रेज इस विद्रोह से बुरी तरह हिल गए थे, तो उन्होंने अपनी सेना में भी जरूर कुछ बदलाव किए होंगे। हाँ, सेना का तो पूरा पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। और तोपखाने जैसे जरूरी विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रखे गए। और यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति वो सेना में भी लागू की गई, जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट बनाकर। जी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो परीक्षा के नजरिए से कौन सी बातें याद रखनी सबसे जरूरी हैं? देखिए, कुछ चीजें तो सीधे सीधे पूछी जाती है, वन लुक रिवीजन की तरह। जैसे कि जैसे
विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ 10 मई 1857। ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था? तो वो थे चर्बी वाले कारतूस। दिल्ली में सम्राट किसे बनाया गया? बहादुर शाह जाफर। और सबसे बड़ा नतीजा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो लगभग हर परीक्षा में घूम फिर कर आती हैं। तो संक्षेप में 1857 का विद्रोह एक ऐसी हार थी जिसने भारत की तकदीर बदल दी। इसने कंपनी राज को खत्म किया और एक नए सीधे ब्रिटिश राज की शुरुआत की। हाँ, और अनजाने में ही सही, इसने उस संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की नींव भी रख दी जिसने 90 साल बाद भारत को आजादी दिलाई। सही बात है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जरा सोचिए, अगर 1857 के विद्रोह को एक केंद्रीकृत नेतृत्व और पूरे भारत का समर्थन मिला होता तो भारत का भविष्य उस समय किस दिशा में जाता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। तो इसकी तह तक चलते हैं। सबसे पहले 1857 के बाद का माहौल कैसा था? देखिए, 1857 के बाद ब्रिटिश शासन और भी ज्यादा केंद्रीकृत और शोषक हो गया था। और ठीक इसी समय जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने औपनिवेशिक शोषण के तरीकों को समझना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो वे अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे और उन्हें लगा कि शांतिपूर्ण तरीके से खुद को संगठित करने की जरूरत है। तो यहीं से वो राष्ट्रवाद वाली भावना शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना। तो ये कांग्रेस की नींव कैसे और कब रखी गई? इससे जुड़े कुछ मुख्य तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है। जी। पहला, इसकी स्थापना हुई 1885 में। 1885, ठीक है। स्थान था बॉम्बे और संस्थापक थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, हाँ, ये नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और पहले अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ओके। इसका जो पहला अधिवेशन था वो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसका बेसिक उद्देश्य था भारतीयों के लिए एक साझा मंच देना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन शुरुआत में इसका स्वरूप कैसा था? क्या ये कोई क्रांतिकारी संगठन था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ बस बातचीत करने का एक मंच था। अच्छा, सिर्फ बातचीत? हाँ, इस पर ज्यादातर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोगों का प्रभुत्व था। और एक और अहम बात, क्या? अपने शुरुआती सालों में ये संगठन ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार था। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। वफादार? जी, वफादार। तो अगर ये संगठन ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार था तो फिर इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये हासिल क्या करना चाहता था? देखिए, इसके उद्देश्य बहुत स्पष्ट और शांतिपूर्ण थे। जैसे? पहला, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, जो 1857 में नहीं थी। बिल्कुल। दूसरा, लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना। ओके। तीसरा, भारतीयों को राजनीति में एक तरह से प्रशिक्षित करना, पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना। हाँ। ओके। और चौथा, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखना। क्रांति नहीं, बल्कि अर्जियां देना। एकदम सही। और अंत में एक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करना जो धर्म और क्षेत्र से ऊपर हो। तो अगर इसे संक्षेप में समझें, 1857 के बाद राष्ट्रवाद बढ़ा, जिसके कारण 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। जी। और इसकी शुरुआत एक उदारवादी और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार संगठन के तौर पर हुई, जिसका लक्ष्य था शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक अधिकार हासिल करना। बिल्कुल सही कहा। और यही शुरुआती आधार समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि ये पता चल सके कि बाद में यही संगठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र कैसे बना। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। अगर कांग्रेस की शुरुआत ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी से हुई तो वो कौन सा मोड़ था और क्या कारण थे कि इस संगठन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना लिया? हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस शुरुआती दौर की बात करने वाले हैं, यानी 1885 से 1905 के बीच का समय। इसे अक्सर नरमपंथियों का युग भी कहा जाता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में SSC हो या स्टेट PCS, इससे जुड़े सवाल आते ही आते हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन नेताओं को नरमपंथी क्यों कहा जाता था। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था, ये नरमपंथी थे कौन? देखिए, ये कांग्रेस के शुरुआती नेता थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे।
इनका तरीका क्रांतिकारी नहीं था। मतलब कोई हिंसा या आक्रमण विरोध नहीं। बिल्कुल नहीं। वे संवाद, याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों से मतलब धीरे धीरे सुधार लाने में विश्वास रखते थे। ये बात परीक्षा के लिए खास तौर पर याद रखने वाली है कि उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को अभी उखाड़ फेंकने की जरूरत नहीं है, उसे सुधारा जा सकता है। अच्छा, तो फिर उनके काम करने का तरीका क्या था? मतलब वे अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाते कैसे थे? उनके तरीके बहुत व्यवस्थित थे। वो ब्रिटिश संसद को ज्ञापन भेजते थे, जिन्हें मेमोरेंडम कहते हैं। फिर वो सार्वजनिक सभाएं करते थे और सबसे जरूरी अखबारों का इस्तेमाल करते थे अपनी बात को, अपनी मांगों को लोगों तक फैलाने के लिए। तो एक तरह से वो जनमत मतलब पब्लिक ओपिनियन बना रहे थे। सही पकड़ा। उन्हें ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर बहुत विश्वास था और वे क्रमिक स्वशासन चाहते थे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर पूछी जाती है। उन्होंने आर्थिक आलोचना का रास्ता अपनाया, हिंसक विरोध का नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो उनकी शुरुआती मांगे थीं क्या? मतलब राजनीतिक और आर्थिक रूप से वे असल में चाहते क्या थे? हाँ, तो उनकी मांगे सुधारवादी थी, क्रांतिकारी नहीं। अगर राजनीतिक मांगों की बात करें तो सबसे पहले विधान परिषदों का विस्तार, यानी कि ज्यादा भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बिल्कुल। फिर सिविल सेवाओं का भारतीयकरण और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये उनकी मुख्य राजनीतिक मांगे थी। और आर्थिक मांगों में? आर्थिक मांगों में सबसे पहले तो भू राजस्व में कमी, क्योंकि किसानों पर बहुत बोझ था। फिर सैन्य खर्च में कटौती की मांग। अंग्रेज अपनी सेना पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे और वो सारा पैसा भारत से ही जा रहा था। जी। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मांग आती है, धन की निकासी को समाप्त करने की मांग। हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दादा भाई नौरोजी की। इसने तो ब्रिटिश शासन की पूरी नैतिक बुनियाद पर ही सवाल उठा दिया था, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक आर्थिक तर्क नहीं था, ये एक वैचारिक धमाका था। पहली बार किसी ने आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि ब्रिटिश राज भारत की भलाई नहीं कर रहा, बल्कि उसे आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इसके अलावा कुछ प्रशासनिक मांगे भी थी, जैसे नागरिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। तो अगर हम एक त्वरित पुनरीक्षण करें, मतलब एक क्विक रिकैप करें परीक्षा के नजरिए से, जी तो कालखंड था 1885 से 1905। जी। प्रमुख नेता नौरोजी, गोखले, बनर्जी। हाँ, ये 3 नाम तो याद रखना ही है। और तरीका था याचिकाएं और संवैधानिक सुधार। बिल्कुल। और सबसे मुख्य मांग? 2 मांगें सबसे मुख्य थीं। एक, धन की निकासी का अंत और दूसरे, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जो इस पूरे दौर के महत्व को समझाती है, कि इन नरमपंथी मांगों ने, जो उस समय शायद बहुत मामूली लग सकती थीं, उन्होंने भविष्य के जो ज्यादा आक्रामक राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, उनके लिए एक ठोस आधार कैसे तैयार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर इसके शुरुआती दौर पर, जिसे नरमपंथी युग कहते हैं, यानी 1885 से 1905 तक। हाँ, और हम ये देखेंगे कि परीक्षाओं के लिहाज से कौन कौन से तथ्य यहाँ सबसे जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन शुरुआती नेताओं की, जिन्हें हम नरमपंथी या मॉडरेट्स कहते हैं। हाँ। उनका मुख्य योगदान क्या था? देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान था नींव रखना। उन्होंने एक तरह से जमीन तैयार की। जमीन तैयार की मतलब 4 मुख्य बातें हम कह सकते हैं। पहला, उन्होंने लोगों में एक राजनीतिक चेतना जगाई। अच्छा। दूसरा, उन्होंने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया। राष्ट्रीय एकता की एक शुरुआत हुई। ये तो बहुत जरूरी था। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी था, उन्होंने अंग्रेजों के शोषण का पर्दाफाश किया। यहाँ आप दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि कैसे भारत को लूटा जा रहा है। और चौथा, उन्होंने भविष्य के जो बड़े जन आंदोलन हुए, उनके लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया। लेकिन उनके काम करने के तरीके में कुछ कमियां भी थीं, है ना? अक्सर उन पर यह आरोप लगता है। हाँ, और ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। उनकी कुछ सीमाएं थीं, बिल्कुल थीं। जैसे कि? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीमा थी कि उनका प्रभाव आम जनता तक नहीं था। मतलब वो सिर्फ पढ़े लिखे शहरी लोगों तक ही सीमित थे। हाँ, ज्यादातर वकील, डॉक्टर, पत्रकार, आम किसान या मजदूर उनसे नहीं जुड़ा था। और दूसरी कमी? वो ब्रिटिश सरकार की
यूं कहिए कि नियत पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम याचिकाएं देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी बात मान लेंगे। और इसी वजह से उनकी प्रगति बहुत धीमी रही। एकदम। उनकी जो संवैधानिक लड़ाई थी उसका नतीजा बहुत धीरे धीरे आ रहा था। और शायद यहीं से गरमपंथियों के उदय की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नरमपंथियों ने जो जमीन तैयार की, गरमपंथियों को लगा कि अब इस पर इमारत खड़ी करने का वक्त आ गया है, और वो भी तेजी से। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। एक रैपिड फायर जैसा करते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? वोमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी। तो अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से भारत में एक संगठित राजनीतिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। हाँ। नरमपंथियों ने उसके शुरुआती दौर का नेतृत्व किया। उन्होंने राजनीतिक जागरूकता, एकता और एक संवैधानिक संघर्ष की नींव रखी, जो बाद में बड़े जन आंदोलनों में बदल गई। बिल्कुल। सोचिएगा जरूर, अगर नरमपंथियों ने शुरुआत में ही आक्रामक तरीके अपनाए होते तो क्या भारतीय राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू होने से पहले ही कुचल दिया जाता? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक चला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये एक बेहद जरूरी विषय है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मिशन यही है कि हम उदारवादी दौर के मुख्य नेताओं, उनकी सोच, उनके तरीकों और उनके राजनीतिक लक्ष्यों को साफ साफ समझें। ताकि इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो उसका जवाब आसानी से दिया जा सके। जी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये उदारवादी थे कौन, और इस दौर को पहला संगठित राजनीतिक संघर्ष क्यों कहा जाता है। देखिए, 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जिन नेताओं का प्रभाव था उन्हें ही उदारवादी कहा गया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन हाँ अन्यायपूर्ण तो है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। उनकी रणनीति पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों पर आधारित थी। अच्छा, तो यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। इस दौर के कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में बताइए जिनके नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें 4 नाम तो सबसे प्रमुख हैं। जी। पहले दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, उन्होंने ही धन की निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। जी हाँ। और तीसरे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और चौथे फिरोज शाह मेहता, जिन्हें बॉम्बे का शेर या लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था। और एक खास बात जो शायद याद रखनी चाहिए कि ये नेता ज्यादातर पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय पेशेवर थे। एकदम सही, वकील, डॉक्टर या पत्रकार। चलिए अब उनकी विचारधारा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनकी मूल मान्यताएं क्या थीं? उनकी विचारधारा के आप कह सकते हैं कि 4 मुख्य स्तंभ थे। अच्छा। दूसरा, वो हिंसक तरीकों के सख्त खिलाफ थे। तीसरा, वे ब्रिटिश संस्थानों का, जैसे संसद, उसका सम्मान करते थे। और चौथा, वो तत्काल बदलाव नहीं चाहते थे। वो क्रमिक राजनीतिक सुधारों में विश्वास रखते थे, धीरे धीरे। तो इन सब का निचोड़ क्या है? उनका अंतिम राजनीतिक लक्ष्य क्या था? क्या वो पूरी तरह से आजादी की मांग कर रहे थे? नहीं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। हाँ, ये साफ होना जरूरी है। उदारवादियों ने कभी भी पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना था। तो संक्षेप में कहें तो उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के तहत सुधार चाहते थे, उसे उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे। जी, वे शांतिपूर्ण तरीकों से भारतीयों के लिए और ज्यादा अधिकार चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक नींव रखी। बिल्कुल, और यहीं पर एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। बताइए। ये सोचना दिलचस्प है कि अगर उदारवादियों ने संवैधानिक संघर्ष की ये नींव न रखी होती तो क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो बाद का स्वरूप था वो वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? सही बात है। उनकी धीमी और स्थिर रणनीति का भारत के भविष्य पर आखिर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। वो नींव जिस पर हमारी स्वतंत्रता संग्राम की पूरी इमारत खड़ी हुई। जी, हम बात कर रहे हैं 1885 से 1905 के बीच के उस दौर की, जिसे नरमपंथी दौर या मॉडरेट फेज कहा जाता है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम इस दौर के मुख्य नेता,
उनके काम करने के तरीके और हाँ, उनकी सफलताएं और सीमाएं सब कुछ समझेंगे। बिल्कुल। और ये भी कि ये दौर आखिर खत्म क्यों हुआ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले नरमपंथियों का संघर्ष करने का तरीका क्या था? वो लड़ते कैसे थे? देखिए, उनका तरीका पूरी तरह से संवैधानिक था। वो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर ही बदलाव चाहते थे। संवैधानिक मतलब? जैसे कि ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भेजना, जिन्हें पेटिशंस कहते हैं, या फिर ज्ञापन देना। अच्छा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्रों में प्रस्ताव पारित करना, बैठकें करना और हाँ, अखबारों का इस्तेमाल करके अपनी बात पहुंचाना। तो ये एक तरह से एक शांतिपूर्ण और कानूनी रास्ता था। बिल्कुल। परीक्षाओं के लिए खास बात याद रखने वाली है, इनके तरीकों को अक्सर प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट कहा जाता है। प्रार्थना, याचिका और विरोध। जी, ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण और कानूनी संघर्ष था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? शिक्षित वर्ग। ठीक है। तो इन तरीकों से, इन याचिकाओं से कुछ हासिल भी हुआ? हाँ, हुआ। राजनीतिक रूप से देखें तो उन्होंने एक राष्ट्रीय राजनीतिक मंच बनाया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। सही। और पूरे देश में एक राजनीतिक जागरूकता फैलाई। उन्होंने लोगों को धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में सोचना सिखाया। और आर्थिक मोर्चे पर तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने धन की निकासी, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को उजागर किया। दादा भाई नौरोजी ने ये साबित किया कि अंग्रेज कैसे भारत का पैसा लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से शिक्षित किए। सही कहा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जगाया। और प्रशासनिक स्तर पर कोई असर हुआ? हाँ, थोड़ा असर हुआ। जैसे विधान परिषदों, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का थोड़ा विस्तार हुआ। भारतीयों को वहां ज्यादा जगह मिली, पर यह बहुत सीमित था। लेकिन अगर इतनी उपलब्धियां थीं, तो इस दौर की सीमाएं क्या थीं? ये और ज्यादा सफल क्यों नहीं हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी जो सीमा थी ना, वो थी ब्रिटिश सरकार की अच्छी नीयत पर उनका बहुत ज्यादा भरोसा। उन्हें लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं। और दूसरी बड़ी कमी? वो आम जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। उनका आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे शहरी वर्ग तक ही सीमित रहा। और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया कैसी थी? क्या उन्होंने इनकी मांगे मानी? अंग्रेजों ने उनकी बड़ी मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सत्ता का कोई भी महत्वपूर्ण हस्तांतरण नहीं हुआ। तो परीक्षा के लिए जो मुख्य बिंदु है, नरमपंथी जनता को संगठित करने में विफल रहे। तो फिर इस दौर का अंत कैसे हुआ? इसके कई कारण थे। एक तो युवाओं में असंतोष बढ़ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि इन तरीकों से कुछ नहीं होगा। और कोई तात्कालिक कारण? सबसे बड़ा कारण था 1905 में बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन का वो फैसला। अच्छा, और बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ? उसके कारण पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जैसे गरमपंथी माने एक्सट्रीमिस्ट नेताओं का उदय हुआ। लाल बाल पाल। जी, तो कह सकते हैं कि साल 1905 नरमपंथी दौर से गरमपंथी दौर में परिवर्तन का एक प्रतीक है। चलिए, तो परीक्षा के लिए मुख्य तथ्यों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो अवधि 1885 से 1905। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तरीका था संवैधानिक, याचिकाएं और सुधार। हाँ, और मुख्य मांग थी स्वशासन, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। सीमा, कोई जन आंदोलन नहीं। और अंत का कारण बना 1905 का बंगाल विभाजन, जिसने गरमपंथियों के उदय का रास्ता साफ किया। तो अंत में हम इस दौर को कैसे समझें, एक नींव के तौर पर? बिल्कुल। नरमपंथी दौर ने राजनीतिक जागरूकता और एकता फैलाकर भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। भले ही उनके तरीके और प्रभाव सीमित थे, लेकिन उन्होंने भविष्य के जन आधारित और उग्र आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है, जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर नरमपंथियों ने ये शुरुआती मंच तैयार नहीं किया होता, तो क्या बाद के जन आंदोलन उतनी तेजी से सफल हो पाते? जब भारत की आजादी की लड़ाई ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया था। सोचिए, लगभग 20 साल से कांग्रेस के नेता अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे हैं, याचिकाएं दे रहे हैं। हाँ, सुधारों की मांग कर रहे थे। और फिर 1905 में उन्हें जवाब में क्या मिलता है? बंगाल का बंटवारा। बिल्कुल। बस इसी एक घटना ने, कह सकते हैं कि कई नेताओं का धीरज तोड़ दिया। उन्हें लगा कि भाई, मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, उसे हासिल करना पड़ेगा।
और यहीं से कहानी में गरम दल की एंट्री होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1885 से 1905 तक का जो दौर था वो नरम पंथियों का था। उनका भरोसा ब्रिटिश न्याय प्रणाली में था। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो ये साफ हो गया कि अंग्रेजों का इरादा भारत को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का है। हाँ, वो फूट डालो और राज करो वाली नीति। वही तो इस घटना ने और साथ में बढ़ती गरीबी और अंग्रेजों के नस्ल भेदी बर्ताव ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने राष्ट्रवाद की एक नई आग को जन्म दिया। ये थे गरमपंथी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स, जिनका कहना था कि बातचीत का समय अब खत्म हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो इस नई सोच के, इस नए गुस्से के चेहरे कौन थे? हम अक्सर लाल बाल पाल का नाम सुनते हैं। ये सिर्फ 3 नेता थे या एक पूरी विचारधारा का प्रतीक थे? देखिए, ये तीनों इस विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक थे। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। हाँ, पंजाब में वो बहुत मजबूत थे। जी, वो पंजाब में राष्ट्रवाद की सबसे बुलंद आवाज थे। फिर बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे और वो अपने भाषणों से लोगों में एक अलग ही जोश भर देते थे। और बाल गंगाधर तिलक। और फिर थे बाल गंगाधर तिलक, शायद इस तिकड़ी के सबसे प्रभावशाली नेता। उनका नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उस दौर में पूरे देश में गूंज उठा था। अच्छा, तिलक ने वो गणपति और शिवाजी उत्सव भी शुरू किए थे। कुछ लोग तो इसे सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक कदम मानते हैं। क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति थी? अरे यहीं पर तो बात दिलचस्प हो जाती है। ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? देखिए, उस समय अंग्रेज सरकार किसी भी राजनीतिक सभा पर आसानी से रोक लगा सकती थी, लेकिन धार्मिक समारोहों पर हाथ डालने से वो डरते थे। अच्छा, हाँ, ये तो है। तो तिलक ने धर्म और संस्कृति का इस्तेमाल करके हजारों लोगों को एक साथ लाने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने का एक नया और कह सकते हैं कि सुरक्षित रास्ता खोज निकाला। मतलब इन उत्सवों के जरिए वो राजनीतिक संदेश आम जनता तक पहुंचाते थे। बिल्कुल, जो सीधी सभाओं में मुमकिन नहीं था। तो ये सिर्फ नए चेहरे नहीं थे, ये अपने साथ एक पूरी नई कार्यप्रणाली, एक नया प्लेबुक लेकर आए थे। नरमपंथियों की याचिकाओं के मुकाबले इनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। पहला और सबसे जरूरी, पूर्ण स्वराज। मुई आजादी, ब्रिटिश राज में सुधारने? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी आजादी। दूसरा था आत्मनिर्भरता, मतलब अपनी ताकत पर भरोसा। तीसरा, राष्ट्रीय गौरव, लोगों को ये याद दिलाना कि हमारा अतीत कितना महान था। और चौथा, निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। ये क्या था? और हम सुनते हैं स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब अलग अलग चीजें थी या एक ही बड़ी योजना का हिस्सा? ये असल में एक ही सिक्के के 3 पहलू थे और निष्क्रिय प्रतिरोध का दिल थे। अच्छा। देखिए, जब आप ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेंगे तो आपको एक विकल्प चाहिए होगा। हाँ, जाहिर है। वो विकल्प था स्वदेशी, यानी अपने देश में बने कपड़े, साबुन और दूसरी चीजों का इस्तेमाल। ठीक है। फिर जब आप ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको राष्ट्रीय शिक्षा के संस्थान बनाने होंगे। मतलब अपनी शिक्षा व्यवस्था। हाँ, और जब आप ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करेंगे तो अपने झगड़े सुलझाने के लिए पंचायती अदालतें बनानी होंगी। ओह, तो इसका मतलब ये सिर्फ अंग्रेजी सामान खरीदना बंद करना नहीं था, इसका मतलब था अंग्रेजी व्यवस्था को हर स्तर पर नकार देना। बिल्कुल, निष्क्रिय प्रतिरोध का असली मतलब ही यही था। सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, नौकरियां, सब कुछ छोड़ देना, ताकि ब्रिटिश शासन का पूरा ढांचा ही ठप पड़ जाए। एक तरह से ये अंग्रेजों के बिना देश को अपने दम पर चलाने की पहली बड़ी कोशिश थी। जी हाँ, और इसी कोशिश ने आजादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकालकर गली मोहल्लों और आम जनता तक पहुंचा दिया। तो संक्षेप में गरमपंथियों का उदय ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक सीधी और शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी, और लाल बाल पाल ने राष्ट्रवाद को जनता से जोड़ा और स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार को आंदोलन का हथियार बना दिया। सही बात है। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य और रास्ता दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है, जब कोई आंदोलन याचिकाओं से हटकर सीधे जनता की भागीदारी और व्यवस्था के असहयोग पर आधारित हो जाता है, तो वो आजादी के बाद उस देश की राजनीति और समाज की नींव को किस तरह से प्रभावित करता है, इस पर सोचना जरूरी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के एक ऐसे दिलचस्प मोड़ को समझते हैं जहां आंदोलन न मतलब अपने शिखर पर पहुंचकर बिखरा
और फिर एक नई शक्ल में दोबारा खड़ा हुआ। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1905 से 1918 के दौर की। बिल्कुल, ये वो दौर था जिसने, कह सकते हैं, आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। सही कहा। इसने तय किया कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की नहीं रहेगी, बल्कि इसमें पूरा देश शामिल होगा। तो इसकी शुरुआत होती है 1905 में बंगाल के विभाजन से। इसे लॉर्ड कर्जन ने किया था। कहा तो गया कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, पर असली इरादा कुछ और ही था, है ना? बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर तो यही वजह थी, लेकिन असल में मकसद था बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना को कुचलना। मतलब वही बांटो और राज करो वाली नीति। हाँ, उसी नीति का ये सबसे बड़ा उदाहरण था। वो हिंदू और मुसलमानों को धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। और इसी के जवाब में जो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी सबसे खास बात क्या थी? मतलब महिलाओं ने अपनी विदेशी चूड़ियां तक तोड़ दी। वाह! हाँ, और बच्चों ने विदेशी चीनी से बनी मिठाई खाने से मना कर दिया। ये आंदोलन सड़कों से उतरकर घरों के चूल्हे तक पहुंच गया था। तो एक तरफ तो आंदोलन ने आम जनता को राजनीति से जोड़ा, लेकिन फिर इसी ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस सवाल पर कांग्रेस के अंदर एक दरार पड़ने लगी। सही पकड़ा आपने। यहीं से नरमपंथियों और गरमपंथियों का मतभेद गहराता चला गया। अच्छा, तो ये क्या मतभेद थे? जो पुराने नेता थे, मतलब नरमपंथी, वो याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे। लेकिन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, हाँ, लाल बाल पाल जैसे गरमपंथी नेता सीधी कार्रवाई और पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो यहाँ स्वराज शब्द का मतलब भी दोनों के लिए अलग अलग था। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नरमपंथियों के लिए स्वराज का मतलब था साम्राज्य के भीतर ज्यादा अधिकार पाना, और गर्मपंथियों के लिए? तिलक जैसे गरमपंथियों के लिए स्वराज का मतलब था पूर्ण आत्मनिर्भरता, मतलब अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी। ये तो बहुत बड़ा फर्क है, और इसी वजह से 1907 के सूरत अधिवेशन में वो विभाजन हुआ। हाँ, वहीं पर देखिए, यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक पीढ़ी का टकराव भी था। नई पीढ़ी मानती थी कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। और इस विभाजन ने आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। बहुत, लगभग एक दशक पीछे धकेल दिया। इससे ये भी पता चलता है कि आपसी फूट बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो कांग्रेस के टूटने के बाद जो खालीपन आया, उसे फिर किसने भरा? उसे भरा होम रूल लीग आंदोलन ने। यह एक बहुत सधी हुई राजनीतिक चाल थी, जिसे 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। होम रूल लीग, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया था? यह सीधे आयरलैंड से लिया गया था। मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन, यानी होम रूल हासिल करना, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। मैंने पढ़ा है कि तिलक और एनी बेसेंट की लीग्स अलग-अलग काम कर रही थी, ऐसा क्यों? हाँ, उनके कार्यक्षेत्र अलग थे ताकि टकराव ना हो। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम किया, जबकि बेसेंट का प्रभाव बाकी भारत, खासकर मद्रास में था। और इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना वो मशहूर नारा दिया था। बिल्कुल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा उस दौर की पूरी भावना को दर्शाता है। तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या मानी जाती है? इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि इसने नरमपंथियों और गरमपंथियों को फिर से एक मंच पर ला खड़ा किया और महात्मा गांधी के आने वाले आंदोलनों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो अब परीक्षा के नजरिए से कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। नरमपंथी और गरमपंथियों में मुख्य अंतर क्या था? देखिए, नरमपंथी याचिकाओं से सुधार चाहते थे, वहीं गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार से स्वराज चाहते थे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन 1907। बहुत बढ़िया। और लाल बाल पाल कौन थे? ये प्रमुख गरमपंथी नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो कुल मिलाकर ये दौर उतार चढ़ाव से भरा था। हाँ, निष्कर्ष यह है कि ये गरमपंथी दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था। स्वदेशी और बहिष्कार जैसे तरीकों ने राष्ट्रवाद को एक शक्तिशाली जन आंदोलन में बदल दिया, जिसने गांधी जी के सत्याग्रह का मार्ग तैयार किया। कि अगर 1907 में सूरत विभाजन ना हुआ होता तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप और उसकी दिशा क्या होती? क्रांतिकारी आंदोलन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुए और जाहिर है भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की इसमें क्या भूमिका थी। तो चलिए शुरू करते हैं।
20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा क्या हो रहा था कि युवाओं का, कह सकते हैं, उदारवादी तरीकों से विश्वास ही उड़ गया? देखिए, इसका जो सबसे मुख्य कारण था वो ये कि याचिकाएं और संवैधानिक सुधार बहुत धीमे थे और असरदार भी नहीं थे। बिल्कुल, कोई खास नतीजा नहीं दे रहे थे। और ऊपर से ब्रिटिश सरकार का दमन, उनका वो नस्लीय अहंकार और सख्त कानून, इन सब ने युवाओं को ये विश्वास दिला दिया था कि स्वतंत्रता केवल सशस्त्र क्रांति से ही मिल सकती है, मांगने से नहीं। अच्छा। और यहीं से एक तरह से क्रांतिकारी चरण की शुरुआत हुई। गुप्त समितियां बनी और बड़े बड़े बलिदान दिए गए। और इसी दौर के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक थे भगत सिंह। उनके जीवन और उनकी विचारधारा के बारे में थोड़ा बताइए। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ था। उन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत गहरा असर था और साथ ही रूसी क्रांति का भी। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। जी, वो एक समाजवादी क्रांति में विश्वास करते थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। तो उनकी जो प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां थीं वो कौन सी थीं? 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। पहली, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। हाँ, और दूसरी 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना था ही नहीं। बिल्कुल सही। उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। इस कार्रवाई का असली मकसद था, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरे कानों को सुनाना। मतलब ब्रिटिश सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचना। हाँ, और सिर्फ ध्यान खींचना नहीं, बल्कि अपने विचारों को पूरे देश तक पहुंचाना। वो जानते थे कि इसके बाद उन पर मुकदमा चलेगा और वो अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। जी हाँ। और अंत में उनकी शहादत, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। हाँ, 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद वो युवाओं और बलिदान के एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी समाजवाद को लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो कुछ मुख्य तथ्य क्या होंगे जिन्हें हम याद रखना चाहिए? जरूर। पहला, भगत सिंह का जन्म 1907। ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या 1928। असेंबली में बम फेंका 1929। 1929, ठीक है। और शहादत 1931। उनका प्रमुख नारा था इनकलाब जिंदाबाद। और विचारधारा? विचारधारा थी क्रांतिकारी समाजवाद। मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति। बहुत बढ़िया। और भगत सिंह की जो समाजवादी क्रांति की धारणा थी वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग से कैसे अलग थी, और अगर ये सफल होती तो भारत का भविष्य कैसा हो सकता था? सोचिएगा जरूर। क्रांतिकारियों का दौर। आज हम इसी दौर की 3 अहम घटनाओं और संगठनों पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं, बल्कि सोच और जज्बे की एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी एक क्रम में एक के बाद एक आगे बढ़ती है। हम गदर पार्टी से शुरू करेंगे, फिर आएंगे काकोरी कांड पर, और अंत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले गदर पार्टी। इसकी सबसे दिलचस्प बात तो यही लगती है कि इसकी नींव भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर रखी गई थी। हाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। साल था 1913, और ये उस दौर के जज्बे को दिखाता है। लाला हरदयाल जैसे नेताओं को लगा कि भारत से बाहर बसे भारतीय भी आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और उनका मकसद क्या था? मतलब क्या सोच थी उनकी? उनका मकसद साफ था, अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें विद्रोह के लिए भड़काना और एक सशस्त्र क्रांति शुरू करना। हाँ, और इसके लिए उन्होंने गदर नाम का एक अखबार भी निकाला, जो उनके विचारों को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बना। जी, लेकिन उनकी ये जो बड़े पैमाने पर विद्रोह की योजना थी वो सफल नहीं हो पाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही उनकी योजनाएं खुल गईं और ब्रिटिश सरकार ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया। तो क्या ये कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, गदर पार्टी की विफलता ने ना आने वाले क्रांतिकारियों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने ये सिखाया कि सिर्फ जज्बा ही काफी नहीं है। एक मजबूत, एक गुप्त संगठन और स्थानीय समर्थन के बिना अंग्रेजों को चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो इसी सीख ने शायद आगे की घटनाओं की नींव रखी।
मतलब अब क्रांतिकारियों को ये समझ आया कि बड़े विद्रोह से पहले छोटे छोटे एक्शन के लिए भी पैसा और हथियार चाहिए। तो क्या 1925 का काकोरी कांड इसी जरूरत का नतीजा था? बिल्कुल सही कनेक्शन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए फंड की सख्त जरूरत थी। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूटने की योजना बनाई। जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। जी, लेकिन ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, है ना? ये तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती थी। एक तरह का ऐलान था कि क्रांतिकारी चुप नहीं बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक सांकेतिक कार्रवाई थी, लेकिन इसका नतीजा वो बहुत गंभीर हुआ। इस कांड में शामिल ज्यादातर क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया और 4 प्रमुख नेताओं को तो फांसी दे दी गई। इस घटना ने एक बार फिर संगठन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। सही कहा, लेकिन इसने पूरे देश के युवाओं में जोश की एक नई लहर भी भर दी। और शायद इसी जोश और एक नई सोच के साथ 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का जन्म हुआ। यहाँ सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द का जुड़ना ये बहुत मायने रखता है। और यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। यहां सिर्फ नाम नहीं बदला, पूरी सोच बदल गई। ये जो सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना था, ये उस दौर में मतलब 1920 के दशक में दुनिया भर में जो वैचारिक क्रांति चल रही थी, खासकर रूस की क्रांति, ये उसका असर था। अच्छा। अब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नेता सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां किसानों और मजदूरों का शोषण न हो। मतलब लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं रही, बिल्कुल। अब वो आर्थिक आजादी की भी बन गई थी। अब लक्ष्य था एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो बराबरी पर आधारित हो। एकदम। इसीलिए HSRA की गतिविधियां सिर्फ बम फेंकने या हत्याओं तक सीमित नहीं थीं। आप देखिए, भगत सिंह ने अदालतों को अपने विचारों के प्रचार का मंच बना लिया। उनका मकसद था बहरों को सुनाना। तो हम साफ तौर पर एक विकास देख सकते हैं। गदर पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह का सपना, फिर काकोरी में एक्शन की जरूरत, और फिर HSRA के साथ एक मजबूत वैचारिक आधार का बनना। बिल्कुल। तो चलिए परीक्षा के लिहाज से एक बार जल्दी से मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। जरूर। गदर पार्टी, साल था 1913, जगह सैन फ्रांसिस्को, और नेता लाला हरदयाल। ठीक है। फिर काकोरी कांड? काकोरी कांड 1925, ये एक ट्रेन डकैती थी और इसके मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। और आखिर में HSRA। HSRA 1928, लक्ष्य था एक समाजवादी गणराज्य और सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी। ये सभी तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्रांतिकारियों द्वारा अपने संगठनों के नामों और मकसदों में समाजवाद जैसी विचारधारा को शामिल करने का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा पर आखिर क्या और कितना गहरा असर पड़ा होगा? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका, बिल्कुल खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से जी। हम आजाद हिंद फौज यानी INA और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मामलों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन आंदोलनों ने मतलब सीधे तौर पर शायद बड़ी आबादी को न जोड़ा हो, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम पे एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाला था। हाँ, और ब्रिटिश हुकूमत पर भी। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आजाद हिंद फौज यानी INA से। जी। इसके पुनर्गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जापान के सहयोग से। इसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस और उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि INA का जो असल महत्व है वो उसके युद्ध के बाद के प्रभाव में ज्यादा दिखता है। इसने बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। अच्छा। जी। जब INA के सैनिकों पर मुकदमे चले, जिन्हें हम INA ट्रायल्स कहते हैं, तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, मैंने पढ़ा है इस बारे में। इससे हुआ ये कि भारतीय सेना पर ब्रिटिश सत्ता की जो पकड़ थी वो बहुत कमजोर हो गई। अब आते हैं उन क्रांतिकारी मामलों पर जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें प्रमुख है काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 में हुआ था। हाँ। फिर सेंट्रल असेंबली बम केस 1929 का, लाहौर षड्यंत्र केस जो 1929 से 31 तक चला, और फिर INA ट्रायल्स
1945 के। और अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन घटनाओं के दो मुख्य परिणाम हुए। एक तरफ तो अंग्रेजों ने क्रूरता से दमन किया जी। लेकिन दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के प्रति जनता में सहानुभूति बहुत बढ़ी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत किया। लेकिन एक बात याद रखने वाली है ना, क्या? कि इन कार्यों ने जनता में साहस तो भरा पर सीधी जन भागीदारी नहीं बढ़ाई। सही कहा, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसका कुल मतलब क्या है? चलिए परीक्षा के लिए कुछ मुख्य तथ्य जल्दी से दोहराते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। भगत सिंह वो असेंबली बम कांड से जुड़े थे जी। और HSRA का लक्ष्य था एक समाजवादी क्रांति लाना। और गदर पार्टी, वो तो विदेश में क्रांति के लिए बनी थी। हाँ, USA में। और काकोरी कांड एक ट्रेन डकैती थी, सरकारी खजाना लूटने के लिए। और INA का उद्देश्य तो जाहिर है, सशस्त्र संघर्ष से आजादी। बिल्कुल। अब कुछ सवाल देख लेते हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। हाँ, बताइए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय किया? ये तो भगत सिंह ने किया था। सही। HSRA का लक्ष्य क्या स्थापित करना था? एक समाजवादी गणराज्य। बिल्कुल। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई? USA में। बहुत अच्छे। काकोरी की घटना किस वर्ष हुई? 1925 में। और आखिरी, INA का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। एकदम सही। तो संक्षेप में क्रांतिकारी आंदोलनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जोश, त्याग और बलिदान का एक नया अध्याय जोड़ा। जी। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना? कैसा सवाल? मतलब विचार करने वाली बात यह है कि बिना सीधे जन समर्थन जुटाए भी कुछ साहसी कार्यों का राष्ट्र की अंतरात्मा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है और एक साम्राज्य की नैतिक नींव को कैसे हिला सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आज हम जिन सोर्सेस को खंगाल रहे हैं वो हमें भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां सच में सब कुछ बदलने वाला था। साल है 1915। एक 45 साल के वकील मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताने के बाद भारत लौटते हैं। जी। और वो जिस भारत में कदम रखते हैं वो अंग्रेजों के दमन, गरीबी और एक तरह की लाचारी से जूझ रहा था। और जो बात इन सोर्सेज में साफ तौर पर उभर कर आती है वो ये है कि उस वक्त का आज़ादी का आंदोलन वो आम लोगों से पूरे तरह कटा हुआ था। अच्छा। हाँ, ये शहरों में रहने वाले अंग्रेजी बोलने वाले कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों और आप कह सकती हैं कि याचिकाओं तक ही सीमित था। देश के करोड़ों किसान, मजदूर, गरीब वो इस लड़ाई का हिस्सा थे ही नहीं। और गांधी जी के आने से यही पूरा समीकरण बदलने वाला था। बिल्कुल। उन्होंने बड़े बड़े भाषणों की जगह जमीनी कार्रवाई को चुना और हिंसा की जगह एक नया हथियार पेश किया, सत्य और अहिंसा। जी। आज हम इसी की कहानी समझेंगे। उनके शुरुआती 3 प्रयोगों चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इनकी गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ 3 स्थानीय आंदोलन नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस गांधीवादी राजनीति की प्रयोगशाला थे जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये सवाल दिमाग में आता है कि जब देश में बड़े स्तर पर राजनीतिक हलचल चल रही थी तो गांधी जी ने इन छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को ही क्यों चुना? मतलब चंपारण की नील किसान या अहमदाबाद के मिल मजदूर, ये राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत छोटे मामले लगते हैं। यही तो गांधी जी के तरीके की सबसे खास बात थी। उन्होंने एक बुनियादी सच को पहचाना जिसे उस वक्त के ज्यादातर नेता शायद नजरअंदाज कर रहे थे। और वो क्या था? कि असली भारत शहरों में नहीं बल्कि अपने लाखों गांव में बसता है। उनका मानना था कि अगर इन करोड़ों किसानों और मजदूरों के अंदर की शक्ति को जगा दिया जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें गुलाम नहीं रख सकती। अच्छा। इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी सैद्धांतिक क्रांतियों के बजाय लोगों के रोजमर्रा की असली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दिया। वो पहले लोगों का भरोसा जीतना चाहते थे। मतलब ये शुरुआती संघर्ष एक तरह से पूरे देश के लिए एक बड़े आंदोलन के पायलट प्रोजेक्ट थे। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पायलट प्रोजेक्ट। ये देखने के लिए कि क्या ये तरीका काम भी करता है या नहीं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये तीनों आंदोलन असल में ट्रेनिंग ग्राउंड थे। चंपारण ने सिखाया कि बिना डरे शांति से सत्ता का सामना कैसे किया जाता है। अहमदाबाद ने दिखाया कि मजदूर कैसे एकजुट हो सकते हैं और नैतिक बल के रूप में उपवास कितना शक्तिशाली हो सकता है। और खेड़ा ने साबित किया कि अगर आम लोग एकजुट होकर टैक्स देने से मना कर दें तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो इन तीनों ने मिलकर संघर्ष का वो मॉडल तैयार किया जिसे आज हम गांधीवाद कहते हैं। तो चलिए इस प्रयोगशाला के पहले प्रयोग यानी चंपारण से शुरू करते हैं।
इसे गांधी जी के भारतीय राजनीतिक सफर का असल आगाज माना जाता है। बिहार के इस दूर दराज के इलाके में असल में हो क्या रहा था? किसानों की समस्या क्या थी? चंपारण की कहानी शोषण की एक बहुत दर्दनाक मिसाल है। वहां अंग्रेज बागान मालिकों ने एक क्रूर व्यवस्था लागू कर रखी थी जिसे तिनकठिया प्रणाली कहते थे। तिनकठिया? जी, इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। ये एक कानूनी मजबूरी थी, भले ही किसान वो उगाना चाहे या ना चाहे। बिल्कुल। और यहाँ एक और पेंच था। 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो चुका था। अच्छा, बनावटी रंग। हाँ, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग और कीमतें बुरी तरह गिर गईं। अब अंग्रेज मालिकों के लिए नील की खेती फायदेमंद नहीं रही, लेकिन उन्होंने किसानों को इस करार से आज़ाद करने के बदले उनसे भारी लगान और गैरकानूनी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। बाप रे, मतलब चाहे बाजार में नील का भाव गिरे या आपकी जमीन बंजर हो जाए, आपको ये उगाना ही है या फिर भारी जुर्माना भरना है। बिल्कुल, ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये किसानों को जानबूझकर गरीबी और कर्ज के दलदल में फंसाए रखने का एक सोचा समझा सिस्टम था। और इसी दलदल से निकलने के लिए राजकुमार शुक्ल नाम के किसान ने गांधी जी तक पहुंचने की ठानी। हाँ, और वो बहुत जिद्दी किसान थे। उन्होंने गांधी जी का महीनों तक पीछा किया और आखिरकार उन्हें चंपारण आने के लिए मना ही लिया। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो स्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं। क्या? वो वहां के बड़े वकीलों की भारी भरकम फीस देखकर हैरान रह गए जो वो गरीब किसानों से वसूल रहे थे। गांधी जी ने साफ कहा कि इन किसानों को अदालतों से ज्यादा अपने अंदर के डर से आजादी दिलानी है। और यहीं से भारत में पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल हुआ। जी, सत्याग्रह, हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण धरना है? पूरी दृढ़ता से सच्चाई पर डटे रहते हैं और ऐसा करके आप सामने वाले की ज़मीर को जगाने की कोशिश करते हैं। ये कमजोर का नहीं बल्कि नैतिक रूप से मजबूत इंसान का हथियार है। और गांधी जी ने चंपारण में यही किया। बिल्कुल, उन्होंने किसानों के बयान दर्ज करना शुरू किया तो अंग्रेज कमिश्नर ने उन्हें फौरन जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। और उन्होंने जाने से मना कर दिया। जी, उन्होंने कहा मैं ये आदेश नहीं मानूंगा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जैसे ये खबर फैली हजारों किसान कोर्ट के बाहर जमा हो गए। तो सरकार घबरा गई होगी। बहुत ज्यादा। उन्हें समझ नहीं आया कि इस एक अकेले शांत आदमी से कैसे निपटे जो जेल जाने से डर ही नहीं रहा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। उन पर से मुकदमा वापस लिया गया और एक जांच कमेटी बनाई गई जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। और अंत में तिनकठिया प्रणाली खत्म कर दी गई और किसानों को अवैध रूप से वसूला गया पैसा वापस मिला। चंपारण ने साबित कर दिया कि एक अकेला निहत्था इंसान भी अगर सच के साथ खड़ा हो तो एक साम्राज्य को झुका सकता है। तो चंपारण में किसानों की जीत हुई और ये साबित हुआ कि अहिंसा काम करती है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि गांधी जी का अगला इम्तिहान बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। इस बार लड़ाई खेतों में नहीं बल्कि शहर की मिलों में थी, और दुश्मन कोई अंग्रेज नहीं बल्कि अपने ही देश के उद्योगपति थे। हाँ, कहानी अहमदाबाद पहुंचती है। साल 1918। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी। अच्छा। इससे पहले मिल मजदूरों को प्लेग फैलने पर एक प्लेग बोनस मिलता था जो उनकी तनख्वाह का लगभग 70-80% तक होता था। जब प्लेग खत्म हुआ तो मालिकों ने बोनस बंद करने का फैसला किया। लेकिन महंगाई तो बढ़ चुकी थी। बिल्कुल। मजदूरों का कहना था कि बोनस की जगह उन्हें तनख्वाह में 35% की बढ़ोतरी दी जाए। मिल मालिक 20% से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। मामला फंस गया था और हड़ताल शुरू हो गई। और यहाँ पर गांधी जी ने अपने तरकश से एक ऐसा तीर निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आमरण अनशन। जी, भूख हड़ताल। ये एक बहुत बड़ा कदम था। पर यह उपवास किसके खिलाफ था? क्या वो मिल मालिकों को एक तरह से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहे थे? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब गांधी जी के तरीके के सार को दिखाता है। देखिए, गांधी जी का उपवास मिल मालिकों के खिलाफ उतना नहीं था जितना उस अमानवीयता के खिलाफ था जो दोनों पक्षों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही थी। अच्छा। ये मजदूरों को भी ताकत देने के लिए था जिनका हौसला कुछ दिनों की हड़ताल के बाद टूटने लगा था। वो एक नैतिक संकट पैदा कर रहे थे जहां किसी भी पक्ष के लिए दूसरे की पीड़ा को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ एक हड़ताल का दबाव नहीं था। नहीं, यह एक नैतिक धमाका था। ये तो मनोविज्ञान का एक बेहतरीन इस्तेमाल है।
वो किसी एक पक्ष को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो दोनों पक्षों को एक ऊंचे नैतिक धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सटीक कहा। उन्होंने साफ किया कि उनका उपवास मिल मालिकों को मजबूर करने के लिए नहीं है, बल्कि मजदूरों को उनके संकल्प पर टिके रहने की ताकत देने के लिए है। लेकिन इसका असर तो दोनों पर हुआ होगा ना। जाहिर है, मजदूरों को लगा कि हमारा नेता हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, तो उनका संकल्प और मजबूत हो गया। वहीं मिल मालिकों पर जबरदस्त नैतिक दबाव बना। पूरा शहर उन्हें कहने लगा कि इस आदमी की जान की कीमत पर तुम अपनी जिद पूरी नहीं कर सकते। और आखिरकार वो झुके। उन्हें झुकना पड़ा। 35% बढ़ोतरी पर समझौता हो गया। अहमदाबाद ने दिखाया कि आत्मपीड़ा की नैतिक शक्ति शारीरिक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। कमाल है। तो पहले अंग्रेज बागान मालिक, फिर भारतीय मिल मालिक, लेकिन खेड़ा में तो लड़ाई सीधे सीधे सरकार से थी। जी, यहाँ पर दांव और भी ऊंचा था। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? खेड़ा गुजरात का एक जिला 1918 में सूखे की चपेट में था। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। अब सरकारी कानून, जिसे लैंड रेवेन्यू कोड कहते थे, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर पैदावार सामान्य से 1/4 यानी 25% से भी कम हो, तो उस साल किसानों का लगान पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। तो कानून तो किसानों के पक्ष में था, लेकिन सरकारी अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं थे। वो जबरन लगान वसूल रहे थे। गरीब किसानों के लिए इसका मतलब था भुखमरी या फिर अपनी जमीन, जायदाद और मवेशी बेचना। तो गांधी जी ने किसानों को टैक्स ना देने को कहा। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था, सीधे सीधे कानून तोड़ना। बिल्कुल। क्या किसान इसके लिए आसानी से तैयार हो गए? उनकी जमीनें जब्त होने का डर तो रहा होगा। डर बिल्कुल था, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सामने आती है। अच्छा। वो उस समय एक युवा बैरिस्टर थे और गांधी जी के साथ जुड़ चुके थे। गांधी जी और पटेल ने गांव-गांव घूमकर किसानों को संगठित किया। उन्होंने समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ लगान माफी की नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और सच्चाई की है। तो उन्होंने लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया। जी, किसानों से एक शपथ पत्र पर दस्तखत करवाए गए कि हम लगान नहीं देंगे, चाहे सरकार हमारी जमीनें ही क्यों ना छीन ले। यानी शक्ति सिर्फ ना कहने में नहीं थी, बल्कि उसका नतीजा भुगतने के लिए एकजुट होकर तैयार रहने में थी। बिल्कुल। सरकार ने भी पूरी सख्ती दिखाई। किसानों के मवेशी कुर्क कर लिए गए, उनकी जमीनों की नीलामी की धमकियां दी गई। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन किसान अपनी शपथ पर टिके रहे। उन्होंने शांतिपूर्वक सब कुछ सहा। ये महीनों तक चला और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया कि वो इन हजारों अहिंसक सत्याग्रहियों से जीत नहीं सकती। उन्होंने एक गुप्त आदेश जारी किया कि लगान सिर्फ उन्हीं से वसूला जाए जो देने में सक्षम है, और गरीब किसानों को माफ कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, खेड़ा ने पूरे देश को सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का पहला पाठ पढ़ाया। अगर हम इन तीनों आंदोलनों, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा को एक साथ देखें तो इनमें एक साफ तरीका, एक पैटर्न नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे गांधी जी एक ही फॉर्मूले को अलग अलग परिस्थितियों में परख रहे थे। हाँ, और वो फॉर्मूला सत्य और अहिंसा पर आधारित था। आप देखिए, तीनों मामलों में पहला कदम क्या था? समस्या की जांच करना, गहराई से जांच करना और तथ्यों को इकट्ठा करना। गांधी जी हवा में लड़ाई नहीं लड़ते थे, वो पहले पूरा होमवर्क करते थे। दूसरा कदम, लोगों को संगठित करना और उन्हें संघर्ष के मकसद और तरीके के बारे में शिक्षित करना। और तीसरा अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप चुनना। चंपारण में आदेश का उल्लंघन, अहमदाबाद में उपवास और खेड़ा में कर न देना। और इन सब के मूल में एक बात थी, कष्ट सहने की तैयारी, बिना नफरत, बिना बदले की भावना के। और यही चीज उन्हें उस वक्त के बाकी नेताओं से अलग करती थी। वो सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी नहीं मांग रहे थे, नहीं, वो भारतीयों को अंदर से नैतिक रूप से मजबूत बना रहे थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो भारतीय राजनीति की आत्मा को बदल रहे थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई को कुछ एलीट लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर गांव के खेतों और शहर की मिलों तक पहुंचा दिया। उन्होंने उन आम लोगों को नायक बना दिया जिन्हें अब तक सिर्फ शोषित और डरा हुआ समझा जाता था। और यही वजह है कि इन 3 आंदोलनों के बाद मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो महात्मा बन गए। वो करोड़ों लोगों के दिलों में महात्मा बन गए। आकार में भले ही आंदोलन छोटे और स्थानीय लगे, लेकिन सोर्सेस साफ तौर पे कहते हैं कि इनका ऐतिहासिक असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। निसंदेह
पहला और सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि आम जनता के मन से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकल गया। उन्हें एक नया हथियार मिल गया था। हाँ, जिसके लिए ना तो तोप चाहिए थी न बंदूक। दूसरा, इन आंदोलनों ने आज़ादी की लड़ाई का एजेंडा बदल दिया। अब ये सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि किसानों और मजदूरों के सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई भी बन गई। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की जमीन तैयार की। तो सरल शब्दों में कहें तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आजादी के उस महान नाटक के पहले 3 अंक थे। हाँ, जिसने आखिरी सीन की पटकथा लिख दी थी। तो आज की चर्चा की मुख्य बातें संक्षेप में ये हैं। चंपारण 1917, नील किसानों के शोषण के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह। जी। अहमदाबाद 1918, मिल मजदूरों के हक के लिए पहली राजनीतिक भूख हड़ताल। और खेड़ा 1918, किसानों के लगान माफी के लिए पहला बड़ा कर ना अदायगी आंदोलन। और इन सबका निचोड़ ये है कि गांधी जी ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी गरीबी, उसकी लाचारी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उन्होंने पीड़ा को शक्ति में और डर को प्रतिरोध में बदल दिया। लेकिन इन स्थानीय सफलताओं ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया था। क्या? जिस का बिहार के एक जिले या गुजरात के एक शहर में काम कर गया, क्या उसे पूरे उपमहाद्वीप में फैलाकर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती थी? यही वो चुनौती थी जिसका सामना गांधी जी और पूरे भारत को अगले 30 सालों तक करना था। आज हम इतिहास की उस घड़ी में लौट रहे हैं जब पूरा हिंदुस्तान मतलब एक साथ एक आवाज में बोला था। हम बात कर रहे हैं 1920-22 की, जब असहयोग आंदोलन नाम के एक तूफान ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये वो दौर था जब छात्रों ने अपनी किताबें बंद कर दी, वकीलों ने अपनी अदालतें छोड़ दी और आम लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। और इस बड़ी सियासी लहर के साथ एक और मतलब बेहद भावनात्मक धारा भी जुड़ी थी, खिलाफत आंदोलन। एक ऐसा मुद्दा जिसका घर भारत में नहीं तुर्की में था, लेकिन जिसने यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों को एक धागे में पिरो दिया। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि ये सब क्यों शुरू हुआ, कैसे ये आग पूरे देश में फैली, और फिर जब मंजिल सामने दिख रही थी तो अचानक ब्रेक क्यों लग गया। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो लम्हा था जिसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर गांव देहात की धूल और गलियों तक पहुंचा दिया। इसने संघर्ष के मायने ही बदल दिए। ये सिर्फ आज़ादी की नहीं, बल्कि एक तरह से आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई थी। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। मतलब इतना बड़ा आंदोलन रातों रात तो खड़ा नहीं होता। इसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा और धोखा था। अगर हम वजहों को टटोलें तो 4 बड़े घाव नजर आते हैं। पहला तो था पहले विश्व युद्ध का धोखा। भारतीयों ने सोचा था कि अंग्रेजों का साथ देने पर कुछ सुधार मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे। पर जंग खत्म होते ही मिला क्या? महंगाई, ज्यादा टैक्स और दमन। फिर 1919 में आया दूसरा जख्म, रॉलेट एक्ट। सोचिए, एक ऐसा काला कानून जो सरकार को हक देता था कि वो किसी को भी बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक की बिना पर जेल में डाल सकती है। ये तो सीधे सीधे लोगों की आजादी पर हमला था। और फिर तीसरा और सबसे गहरा गांव, जलियांवाला बाग। उस हत्याकांड ने तो अंग्रेजों के इंसाफ के नकाब को पूरी तरह नोच फेंका। गांधी जी जैसे इंसान का भी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से भरोसा उड़ गया। बिल्कुल। और इन 3 वजहों के साथ एक चौथी वजह आकर जुड़ गई जो शायद सबसे असरदार साबित हुई, खिलाफत का मुद्दा। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों वजहें समाज के अलग अलग हिस्सों को छू रही थीं, जैसे आर्थिक तंगी आम आदमी को, रॉलेट एक्ट पढ़े लिखे वर्ग को और जलियांवाला बाग पूरे पंजाब हर देश को। लेकिन खिलाफत ने इन सबको एक साथ ला खड़ा किया। तुर्की के खलीफा, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उनकी गद्दी खतरे में थी, क्योंकि ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध में तुर्की को हरा दिया था। इस बात से भारत के करोड़ों मुसलमान बेहद नाराज थे। मतलब माहौल में बारूद तो था ही, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी, बड़ी हैरानी की बात है, भारत के बाहर से आई, है ना। एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधे सीधे भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने यहाँ की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, और खिलाफत के मुद्दे को थोड़ा और समझना जरूरी है। देखिए, खलीफा सिर्फ तुर्की के सुल्तान नहीं थे, वो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के लिए एक तरह से पोप जैसी आध्यात्मिक हैसियत रखते थे।
तो उन पर हमला इस्लाम पर हमले जैसा महसूस हुआ। ये मुद्दा 7 समंदर पार का था, लेकिन इसकी आग भारत के करोड़ों दिलों में जल रही थी। भारत में अली बंधुओं, मोहम्मद अली और शौकत अली और मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। और यहीं पर गांधी जी की एंट्री होती है। उन्हें इस गुस्से में एक बहुत बड़ा मौका दिखा। ताव पास करने से नहीं मिलेगी, उसके लिए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाना होगा। उन्हें लगा कि खिलाफत का मुद्दा वो सीमेंट बन सकता है जो इन दोनों समुदायों को जोड़ दे। उन्होंने खुल के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस को भी इसके लिए राजी किया। हाँ, कुछ इतिहासकार ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या धर्म को राजनीति में लाना एक खतरनाक दाव था? क्या इसने भविष्य में धार्मिक पहचान को राजनीति का हिस्सा बनाने का रास्ता खोल दिया? ये वो सवाल हैं जिन पर आज भी बहस होती है। लेकिन उस वक्त कुछ समय के लिए ही सही, ऐसा लगा जैसे भारत धर्म की दीवारों से ऊपर उठ गया है। तो अब मंच तैयार था, गुस्सा था, एक साझा मकसद था और हिंदू मुस्लिम एकता भी थी। यहीं से असहयोग का वो क्रांतिकारी विचार सामने आता है। 1920 में गांधी जी ने आंदोलन का बिगुल बजाया, लेकिन उन्होंने तोप या तलवार की बात नहीं की। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन हैरान कर देने वाला आइडिया सामने रखा। यहाँ गांधी जी का जीनियस देखने को मिलता है। उन्होंने सवाल को ही पलट दिया। सवाल ये नहीं था कि हम अंग्रेजों को कैसे हराएं, सवाल ये बन गया अंग्रेज हम पर राज ही कैसे कर पा रहे हैं। और जवाब था, क्योंकि हम उन्हें करने दे रहे हैं। हमारा सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक मनोवैज्ञानिक थकता पलट था। उन्होंने कहा सहयोग करना बंद कर दो और ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और इस असहयोग के कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था? मतलब क्या करना था लोगों को? सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दो, अदालतें खाली कर दो, सरकारी नौकरियां छोड़ दो, अंग्रेजों की दी हुई उपाधियां लौटा दो और सबसे बढ़कर विदेशी माल का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ, खादी पहनो। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? मतलब एक गरीब इंसान को ये कहना कि वो अपनी सस्ती विदेशी मिल की धोती जला दे और महंगी खादी खरीदे, क्या लोगों ने इसे आसानी से अपनाया? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और सच कहूं तो इसे पूरी तरह से सबने नहीं अपनाया। खादी महंगी थी और तुरंत हर जगह उपलब्ध भी नहीं थी। लेकिन यहाँ सिंबलिज्म यानी प्रतीकवाद असलियत से ज्यादा ताकतवर था। खादी पहनना सिर्फ कपड़ा पहनना नहीं था, ये एक ऐलान था कि मैं आज़ाद हूँ। ये ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था पर सीधी चोट थी। इस विचार की खूबी यही थी कि इसने आज़ादी की लड़ाई को हर किसी के लिए मुमकिन बना दिया। आपको लड़ने के लिए सैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। एक छात्र जो स्कूल छोड़ रहा है या एक औरत जो चरखा काट रही है, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इसने संघर्ष का लोकतंत्रीकरण कर दिया। तो फिर जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो देश में हुआ क्या? 1920 से 1922 के बीच पूरे देश में एक ऐसी लहर दौड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसे सिर्फ आंकड़ों में देखना शायद पूरी तस्वीर न दे, लेकिन सोचिए, कैलकाटा के नेशनल कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस प्रिंसिपल बने और हजारों छात्रों ने सरकारी कॉलेज छोड़ दिए। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वकील जो आज के हिसाब से करोड़ों कमाते थे, उन्होंने अपना वकीलों वाला कोट उतारकर खादी पहन ली। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था। नहीं, ये अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा था। एक झटके में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और रुतबे को दांव पर लगा देना। और पहली बार महिलाएं घरों की दहलीज लांघकर सड़कों पर उतरीं। उन्होंने शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए, गिरफ्तारियां दी। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक क्रांति भी थी। बिल्कुल, और ये आग सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अवध मतलब आज के उत्तर प्रदेश में किसानों ने जमींदारों और अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में लोगों ने जंगल के कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। बंगाल के चाय बागानों में मजदूर हड़ताल पर चले गए और गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपने गांवों की ओर चल पड़े। आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग था। किसान के लिए लगान से मुक्ति, आदिवासी के लिए जंगल पर हक। लेकिन उन सबको एक धागे में पिरोने वाला नाम था गांधी और एक ही मंत्र था असहयोग। तो इसका असर ब्रिटिश हुकूमत पर क्या पड़ रहा था? वो तो हिल गए होंगे। हिल गए ये तो बहुत छोटा शब्द है। वो डर गए थे। उनकी अदालतें, उनके दफ्तर खाली होने लगे, उनके खजाने पर असर पड़ने लगा, क्योंकि विदेशी माल का आयात लगभग आधा हो गया था। आधा? हाँ, इतिहास में पहली बार उन्हें भारत पर अपना कंट्रोल खोने का असली डर सताने लगा। जो साम्राज्य मानता था कि उस पर कभी सूरज नहीं डूबता,
उसे लगने लगा कि भारत में उसकी शाम होने वाली है। ऐसा लगने लगा था कि स्वराज यानी आजादी बस कुछ ही महीनों की दूरी पर है। पर कहानी में एक और मोड़ बाकी था। और वो मोड़ आया फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में। वहां जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। इसके जवाब में गुस्साई भीड़ ने आपा खो दिया और पुलिस थाने में आग लगा दी। उस आग में 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। ये एक हिंसक घटना थी, इसमें कोई शक नहीं। और जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें सबको चौंका दिया। उन्होंने पूरे देश में चल रहे जबरदस्त आंदोलन को तुरंत वापस लेने का ऐलान कर दिया। मुझे ये बात आज भी हैरान करती है। जब जीत इतनी करीब थी तो एक अकेली घटना की वजह से सब कुछ रोक देना, क्या ये सही फैसला था? उस वक्त तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता भी इस फैसले से सहमत नहीं थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें गांधी जी के स्वराज की अवधारणा में मिलता है। ज्यादातर नेताओं के लिए ये एक अकेले दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उनका मानना था कि इतने बड़े देशव्यापी आंदोलन में ऐसी छोटी-मोटी हिंसा को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा कोई रणनीति नहीं थी, वो एक अटूट सिद्धांत था। उनका मानना था कि अगर लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो स्वराज के लिए भी तैयार नहीं हैं। मतलब उनके लिए आजादी से ज्यादा जरूरी था कि आजादी किस रास्ते से मिले। बिल्कुल, उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था स्वयं पर राज। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जहां हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखे। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक आध्यात्मिक लक्ष्य था। उनका तर्क था कि हिंसा के रास्ते से मिली आजादी भारत की नैतिक आत्मा को ही नष्ट कर देगी और एक हिंसक समाज का निर्माण करेगी जो अंग्रेजों के राज से भी बदतर होगा। इस फैसले से लाखों लोग निराश हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गांधी जी ने लोकप्रियता की जगह अपने सिद्धांत को चुना। तो फिर क्या ये आंदोलन एक नाकामी था, क्योंकि इसका जो फौरी मकसद था 1 साल में स्वराज, वो तो पूरा नहीं हुआ? अगर हम सिर्फ फौरी नतीजों को देखें तो शायद ऐसा लगे, लेकिन असल में ये आंदोलन एक बहुत बड़ी कामयाबी था। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी आज़ादी नहीं बल्कि कांग्रेस का खुद का बदलना था। वो वकीलों की एक डिबेटिंग सोसाइटी से निकलकर सड़क पर उतर आई, एक ऐसा जन संगठन बन गई जिसकी जड़ें गांव और कस्बों तक पहुंच गईं। और इसने आम लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया, उन्हें सिखाया कि वो भी देश की तकदीर बदल सकते हैं। हाँ, और इसने अंग्रेजों को आईना दिखा दिया। उस आईने में ब्रिटिश राज बहुत शक्तिशाली नहीं बल्कि लाखों भारतीयों के सहयोग पर टिका एक ढांचा दिख रहा था, और गांधी जी ने सबको बता दिया था कि इस ढांचे से अपनी ईंट कैसे निकालनी है। भले ही ये आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार के मन में वो डर पैदा कर दिया जो पहले कभी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इसने भविष्य के आंदोलनों जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। ये एक तरह की ट्रेनिंग थी, एक ड्रेस रिहर्सल। और गांधी जी वो पूरे देश के निर्विवाद नेता बनकर उभरे, एक ऐसे नेता जिनकी एक आवाज पर पूरा देश रुक सकता था। संक्षेप में कहें तो इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र ही बदल दिया। जो लड़ाई पहले सिर्फ प्रस्तावों और याचिकाओं तक सीमित थी, वो अब सीधी कार्रवाई और जन भागीदारी की लड़ाई बन गई थी। लोगों ने अपनी ताकत को पहचान लिया था। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये निकला कि 1920-22 का असहयोग आंदोलन खिलाफत के मुद्दे से मिली हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन पाया। इसका सबसे बड़ा हथियार था अहिंसक बहिष्कार। और भले ही चौरी चौरा की हिंसा के बाद इसे वापस ले लिया गया, लेकिन इसने भारत में सच्चे जन राष्ट्रवाद की आग जला दी थी। और जाते जाते एक विचार, ये आंदोलन तो वापस ले लिया गया, लेकिन इसने जो सवाल लोगों के जहन में खड़ा किया था उसे वापस नहीं लिया जा सका। इसने एक मौलिक प्रश्न पूछा जिसके साथ भारतीय आगे भी जूझते रहे। एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता कैसे हासिल करता है? किसी भी कीमत पर राजनीतिक जीत हासिल करके या अपने नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहकर, भले ही इसके लिए सफर थोड़ा लंबा और मुश्किल क्यों न हो जाए? इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। असहयोग आंदोलन जब रुका
तो पूरे देश में आप कह सकते हैं एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हाँ, एक निराशा का माहौल था और चौरी चौरा की घटना के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल था कि क्या ये रास्ता सही है। हाँ, कि क्या सिर्फ लाठी खाकर और जेल जाकर एक इतने बड़े साम्राज्य को हराया जा सकता है? क्या अहिंसा वाकई काफी है? और देखिए, ये सवाल वाजिब भी था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आजादी की लड़ाई शायद कुछ सालों के लिए पटरी से उतर गई है। लेकिन इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो अक्सर सबसे गहरी खामोशी में ही सबसे बड़े तूफान की तैयारी कर रहा होता है। और ये तूफान आया एक ऐसे आंदोलन की शक्ल में जिसने न सिर्फ ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने मुट्ठी भर नमक को आजादी का सबसे ताकतवर हथियार बना दिया। तो आज हम उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ बड़ी सवालों के जवाब ढूंढें, जैसे गांधी जी ने आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई के लिए नमक जैसी मामूली चीज को ही क्यों चुना। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और ये आंदोलन दांडी से निकलकर पूरे भारत में कैसे फैला? और हाँ, जब लंदन में बड़ी बड़ी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा था? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब 1930 से 1934 तक। हाँ, और नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में था, जिसकी शुरुआत हुई थी ऐतिहासिक दांडी मार्च से। बिल्कुल। और इस आंदोलन के कुछ बड़े पड़ाव भी थे, जैसे गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। अच्छा। और ये सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत थे। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। इस आंदोलन की जमीन कैसे तैयार हुई? देखिए, इसकी कई वजह थी, लेकिन एक बड़ी वजह थी 1928 में आया साइमन कमीशन। हाँ, जिसके बारे में सबने पढ़ा है। अंग्रेज भारत के लिए कानून बनाना चाहते थे, लेकिन उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो ऐसा हुआ कि हमारे ही घर में क्या बनेगा ये कोई और तय कर रहा है। वही तो। और इसी बात ने पूरे देश को नाराज कर दिया। हर शहर, हर गली में एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। हाँ, साइमन गो बैक। इस विरोध ने ना सोई हुई राजनीतिक चेतना को फिर से जगा दिया। लोगों को समझ आ गया था कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इसी माहौल में 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और वहीं पर पहली बार वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ, पूर्ण स्वराज। मतलब अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूरी आजादी चाहिए। और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हाँ, तो माहौल मतलब पूरी तरह से तैयार था। हाँ, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। माहौल में बिजली दौड़ रही थी। गांधी जी इस ऊर्जा को एक बड़े जन आंदोलन में बदलना चाहते थे। लेकिन वो जानते थे कि इस बार मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो देश के हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, शहर में रहता हो या गांव में, हाँ, सीधे तौर पर छुए। उन्हें एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो पूरे भारत को एक धागे में पिरो सके। और यहीं पर नमक की एंट्री होती है। ये सोचना ही कितना कमाल का है। आजादी, स्वराज, ये सब बड़े और भारी शब्द हैं। हाँ, लेकिन गांधी जी ने इन सबको जोड़ दिए एक बहुत ही मामूली सी चीज से, नमक। बिल्कुल। उस वक्त लोगों को ये आइडिया अजीब नहीं लगा था कि हम नमक बनाकर अंग्रेजों को भगा देंगे। अरे लगा था। कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को भी शुरू में ये विचार थोड़ा कह सकते हैं बचकाना लगा था, लेकिन यही गांधी जी की दूरदर्शिता थी। अच्छा। उन्होंने समझा कि नमक सिर्फ एक मसाला नहीं है, वो एक जरूरत है, और अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगाया हुआ था। मतलब भारत के संसाधनों से बनी चीज के लिए हर भारतीय को, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों न हो, अंग्रेजी हुकूमत को पैसा देना पड़ता था। ठीक यही बात, ये अन्याय हर किसी की रसोई तक पहुंच चुका था। तो इस एक मुद्दे ने आजादी की लड़ाई को एक राजनीतिक बहस से निकालकर हर घर का, हर इंसान का व्यक्तिगत संघर्ष बना दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी, लेकिन ये कानून का सीधा उल्लंघन था। अंग्रेजों के नैतिक अधिकार पर सीधी चोट। बिल्कुल। गांधी जी ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी भी लिखी, उन्हें बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इरविन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा ये सब बस एक ड्रामा है। और फिर वो ड्रामा शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया के मंच पर भारत की कहानी बदल दी। 12 मार्च 1930, साबरमती आश्रम। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए निकल पड़े। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थे, ये अपने आप में एक संदेश था। लगभग 240 मील की पैदल यात्रा। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, ये एक छोटी सी धारा से एक नदी में बदलती गई। अच्छा। हर गांव, हर कस्बे में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ते गए। पूरी दुनिया के पत्रकार इसे कवर कर रहे थे।
वो देख रहे थे कि कैसे एक 61 साल का दुबला पतला आदमी हाथ में एक लाठी लिए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। और अंग्रेज इसे समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। उस वक्त वाइसराय अर्विन ने लंदन में लिखा था कि गांधी का ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और समुद्र का पानी उबालने से ब्रिटिश राज खत्म नहीं होगा। वो इसकी ताकत को बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। और फिर आया 6 अप्रैल 1930 का दिन। 24 दिन चलने के बाद गांधी जी दांडी के तट पर पहुंचे। और उन्होंने बस मुट्ठी में समुद्र के किनारे का नमक उठाया। कोई भाषण नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक छोटा सा सांकेतिक काम। लेकिन इस एक इशारे ने जैसे पूरे देश को जगा दिया। वो सिर्फ नमक उठाना नहीं था, वो एक ऐलान था। हाँ, वो ऐलान था कि हम तुम्हारे अन्यायपूर्ण कानूनों को नहीं मानते। वो ब्रिटिश साम्राज्य के एकाधिकार को एक शांतिपूर्ण चुनौती थी। और इस एक घटना ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की ऐसी लहर पैदा की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये तो बस शुरुआत थी। दांडी में जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे पूरे भारत में एक तूफान आ गया। हाँ, ये आंदोलन सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण में सी राजगोपालाचारी ने वैसी ही एक यात्रा की थी, है ना? बिल्कुल, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में तो एक और ही कहानी चल रही थी। अब सीमांत गांधी की बात कर रही हैं। हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन ने, जिन्हें लाल कुर्ती भी कहते थे, इस आंदोलन को एक अलग ही बुलंदी पर पहुंचा दिया। और ये दिलचस्प है कि वो लोग थे तो पठान, जिन्हें अक्सर हिंसक माना जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। इस आंदोलन की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो थी महिलाओं की भागीदारी। अभूतपूर्व भागीदारी थी। इस बार औरतें सिर्फ घरों से समर्थन नहीं कर रही थी, बल्कि हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए, जुलूसों में हिस्सा लिया और जेल भी गईं। सरोजिनी नायडू जैसे नेता तो आंदोलन को लीड कर रही थीं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। बिल्कुल, इस आंदोलन ने भारतीय महिलाओं को घर की दहलीज लांघकर राष्ट्रीय मंच पर खड़ा कर दिया। और इसका असर सिर्फ शहरों तक नहीं था। गांव में किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। आदिवासी समुदायों ने जंगल के कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। मतलब हर तरफ अवज्ञा का माहौल था। जब आंदोलन इतनी तेजी से फैल रहा था तो अंग्रेज चुप तो नहीं बैठे होंगे? कहाँ? उनकी प्रतिक्रिया वही थी जो एक घबराया हुआ साम्राज्य करता है, क्रूर दमन। मतलब लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां। हाँ, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा होगा कि गांधी जी को जेल में डालने से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कैसे? गांधी जी की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। आंदोलन और भी ज्यादा भड़क गया और यहीं पर एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। धरसाना असॉल्ट वर्क्स पर। हाँ, धरसाना में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने वहां नमक के कारखाने पर एक शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व किया। और वहां जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वहां एक अमेरिकी पत्रकार थे, वेब मिलर। उन्होंने अपनी आंखों देखी लिखी है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि कैसे सत्याग्रही शांति से आगे बढ़ते थे और पुलिस उन पर लोहे की मूठ वाली लाठियों से बेरहमी से हमला करती थी। लोग लहूलुहान होकर गिर पड़ते थे, लेकिन कोई भी हाथ नहीं उठाता था। कोई नहीं। जैसे ही एक जत्था गिरता, दूसरा उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ जाता। मिलर ने लिखा, मैंने 18 सालों में कई विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ असीम शारीरिक बल और दूसरी तरफ रूप से कितना ऊंचा खड़ा है। हाँ। और ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सत्ता बचाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। इसने भारत के पक्ष में एक जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति पैदा कर दी। और इसी दबाव का नतीजा था गांधी इरविन समझौता। हाँ, अब अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अब लाठी के जोर पर भारत पर राज नहीं किया जा सकता। बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। 1931 आते आते वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को भी एहसास हो गया। उन्होंने गांधी जी को जेल से रिहा किया और बातचीत के लिए बुलाया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है ना? बहुत बड़ा। जिस इंसान को कुछ महीने पहले राजद्रोही कहकर जेल में डाला गया था, आज वाइसरॉय का महल उसके स्वागत के लिए दरवाजे खोल रहा था। पर एक सवाल उठता है, गांधी जी जो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के साथ आंदोलन में उतरे थे, वो एक समझौते के लिए क्यों मान गए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसको लेकर उस वक्त कांग्रेस के अंदर भी काफी बहस थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि ये आजादी के लक्ष्य से एक समझौता है, लेकिन गांधी जी शायद ज्यादा दूर की सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे वो?
देखिए, आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा था और लोगों की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, तो एक रणनीतिक विराम जरूरी था। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी इस समझौते का प्रतीकात्मक महत्व। पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि ने भारत के एक नेता के साथ बराबरी के स्तर पर बैठकर एक समझौता किया था। इस एक पल ने शक्ति का पूरा समीकरण बदल दिया। हाँ, इसने दुनिया को दिखा दिया कि कांग्रेस ही भारतीय जनता की असली आवाज है। तो इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और गांधी जी लंदन में होने वाली दूसरी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए। हाँ, ये मुख्य शर्तें थी। हालांकि इसमें भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा माफ करने की बात शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई। पर वो गोलमेज सम्मेलन भी तो असफल ही रहा। हाँ, तीनों ही एक तरह से असफल रहे। पहला कांग्रेस के बिना और दूसरे में गांधी जी के होने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पहुंचकर गांधी जी ने देखा कि खेल कुछ और ही चल रहा है। अंग्रेजों का मकसद भारत को आजादी देना नहीं था, बल्कि भारत को और ज्यादा बांटना था। हाँ, उन्होंने सम्मेलन में भारत के अलग अलग समूहों को बुला रखा था, राजे महाराजे, मुस्लिम लीग, दलितों के प्रतिनिधि, सबको। अच्छा, मतलब बांटो और राज करो की वही पुरानी नीति। बिल्कुल, वो सत्ता के बंटवारे और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व, खासकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर बहस को उलझा कर रखना चाहते थे। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ये भारत को हमेशा के लिए बांट देगा। नतीजा ये हुआ कि कोई सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। और जब वो वापस आए तो यहाँ माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हाँ, यहाँ पर दमन का एक नया और ज्यादा क्रूर दौर शुरू हो चुका था। नए वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन ने गांधी इरविन समझौते को ताक पर रख दिया था। नेहरू और गफ्फार खान जैसे नेता पहले से ही जेल में थे। और आते ही गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब आंदोलन को पूरी तरह कुचलने की कोशिश की। हाँ, और धीरे धीरे 1934 तक यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया। तो अगर हम देखें, आंदोलन खत्म हो गया, गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया और तत्काल आजादी भी नहीं मिली, तो क्या इस पूरे संघर्ष को एक विफलता माना जाना चाहिए? ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा सोचना इतिहास की एक बहुत ही अधूरी समझ होगी। तो इसका हासिल क्या रहा? इस आंदोलन ने भले ही तत्काल आजादी न दिलाई हो, लेकिन इसने आजादी की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि उसे उखाड़ना नामुमकिन हो गया। वो कैसे? सबसे पहली बात, पूर्ण स्वराज का विचार अब कुछ नेताओं का विचार नहीं रहा, वो पूरे देश का लक्ष्य बन गया। दूसरी बात, जन भागीदारी। हाँ, जन भागीदारी का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। महिलाएं, किसान, आदिवासी, समाज का हर वो तबका जो अब तक हाशिए पर था, वो आजादी की लड़ाई में मुख्य किरदार बन गया। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसने अंग्रेजों के मन में ये बात बिठा दी कि वो भारत पर हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते। उन्हें आज नहीं तो कल सत्ता छोड़नी ही होगी। मतलब इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि आप जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा शक्ति पर राज नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसने 1947 की आजादी का रास्ता तैयार कर दिया था। तो अब जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम मुख्य बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था 1930 से 1934। इसकी शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से 1930 में। इस दौरान एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में। और सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे। और इस पूरे आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज। बिल्कुल। बस इस एक छवि को याद रखिए। एक छड़ी लेकर चलता हुआ एक दुबला पतला आदमी सत्य और साहस से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को हरा रहा है। वाकई, एक मुट्ठी नमक से शुरू हुई कहानी ने एक साम्राज्य के अंत की पटकथा लिख दी। हमारी अगली बातचीत होगी 1942 के उस अंतिम महासंग्राम पर, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उस दौर में नमक जैसी एक साधारण चीज ने पूरे देश को एक मकसद के लिए एकजुट कर दिया था। सोचने वाली बात है कि आज के हमारे इस बिखरे हुए दौर में वो कौन सी एक चीज या कौन सा एक विचार हो सकता है जो अलग अलग सोच वाले करोड़ों लोगों को किसी एक अच्छे साझा लक्ष्य के लिए फिर से एक साथ ला सके। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मोड़ की जो शायद सबसे तीव्र और सबसे निर्णायक था।
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, है ना, ये एक अंतिम जन विद्रोह था। बिल्कुल, ये वो पल था जब पूरे देश ने एक साथ एक आवाज में कह दिया था कि बस अब अंग्रेजी शासन को खत्म होना ही होगा। आज हम यही समझेंगे कि यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसकी मुख्य बातें क्या थीं और कैसे इसने भारत की आजादी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और इसकी कहानी भी कमाल की है। मतलब रातों रात सारे बड़े नेता जेल में, लेकिन आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और भड़क गया। हाँ, युवाओं ने भूमिगत होकर मोर्चा संभाला, आम लोगों ने समानांतर सरकारें तक चला दी, और वो एक नारा, करो या मरो, वो तो पूरे भारत में गूंज उठा था। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो कोई भी क्रांति अचानक तो नहीं होती जी। 1942 में ऐसा क्या हो गया था कि पूरे देश का सब्र मतलब जवाब दे गया? मुझे लगता है इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध से हुई। हाँ, और यहीं पर अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की। उन्होंने भारत से, हमारे नेताओं से बिना पूछे, बिना कोई सलाह लिए भारत को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया। सोचिए, भारत के संसाधन, भारत का पैसा, भारत के सैनिक सब युद्ध में इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन बदले में आजादी का कोई ठोस वादा तक नहीं था। मतलब यह है कि हमारी लड़ाई के लिए जान आप दो, लेकिन आपके भविष्य का फैसला हम करेंगे। बिल्कुल, और इसी अपमान के बीच 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। हाँ, वो शायद एक आखिरी मौका था चीजें संभालने का। मौका था, पर अंग्रेजों ने उसे भी गंवा दिया। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो अपने आप में ही अधूरा था। वो कह रहे थे कि युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन कांग्रेस तो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य 1 दशक पहले ही घोषित कर चुकी थी। सही बात है। तो 1942 में आप हमें अर्ध स्वतंत्रता का एक लॉलीपॉप दे रहे थे। गांधी जी ने इसे बिल्कुल सही कहा था। ये एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो एक तरफ ये राजनीतिक नाकामी थी और दूसरी तरफ आम इंसान की जिंदगी पर भी तो असर पड़ रहा होगा। युद्ध का मतलब महंगाई, राशन की कमी। बिल्कुल, ये वो एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली स्थिति थी। राजनीति के स्तर पर निराशा थी और जमीन पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और अंग्रेजी दमन भी बढ़ता जा रहा था। इसी माहौल में गांधी जी को यह एहसास हुआ कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 8 अगस्त 1942, बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। कहते हैं गांधी जी ने यहाँ जो भाषण दिया उसने पूरे देश में जैसे आग लगा दी। और उस भाषण का सार था एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नारा, करो या मरो। और ये नारा गांधी जी के पिछले आंदोलनों से बहुत अलग था। इसमें अब कोई बीच का रास्ता नहीं था। मतलब साफ था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और अंग्रेजों को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया। हाँ, कि भारत से तुरंत जाओ। लेकिन अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया। उन्हें लगा कि वो इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचल देंगे। हाँ, उनकी रणनीति बहुत सीधी थी। उन्होंने सोचा कि सांप का सिर ही कुचल दो। प्रस्ताव पास होने के कुछ ही घंटों के अंदर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर जी, इसके तहत गांधी जी, नेहरू, पटेल, आजाद, मतलब कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश की अलग-अलग जेलों में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा लीडर नहीं तो आंदोलन नहीं। और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी। ये उनकी ऐतिहासिक भूल थी। उन्हें लगा था कि वो सांप का सर काट रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने एक सांप की जगह हजारों छोटे-छोटे, ज्यादा फुर्तीले और अप्रत्याशित सांपों को जन्म दे दिया था। तो जब सारे बड़े नेता जेल में थे तब हुआ क्या? मतलब आंदोलन चला कैसे? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जनता खुद ही नेता बन गई। अच्छा, ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जो अपने आप फूट पड़ा। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मजदूर फैक्ट्रियों से बाहर आ गए। लोगों ने अंग्रेजी राज के जो प्रतीक थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे टेलीफोन की लाइनें काटना, रेलवे ट्रैक उखाड़ना। और मैंने पढ़ा है कि पुलिस थानों और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया जाने लगा। हाँ बिल्कुल, और जो सबसे असाधारण बात हुई वो थी कुछ जगहों पर समानांतर सरकारों का गठन। हाँ, ये तो कमाल है। मतलब लोगों ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया बल्कि अपना खुद का शासन चलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में, बंगाल के तामुलुक में और महाराष्ट्र के सतारा में। ये समानांतर सरकारें, जिन्हें जातीय सरकार कहा जाता था, ये इस बात का ऐलान थी
कि भारत को अब किसी बाहरी हुकूमत की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ नाम की सरकारें नहीं थीं। नहीं, 17 में जो सरकार बनी वो तो सालों तक चली। इन सरकारों के अपने न्याय के सिस्टम थे, ये टैक्स वसूलती थीं और अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखती थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि भारतीय अपना शासन खुद चला सकते हैं। और इस पूरे विद्रोह में महिलाओं की भूमिका, वो भी तो बहुत असाधारण थी। निश्चित रूप से। जब साले पुरुष नेता जेल में थे तब अरुणा आसफ अली जैसी वीरांगनाओं ने मोर्चा संभाला। और उषा मेहता की कहानी तो वो किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। वो जो सीक्रेट रेडियो चलाती थी। हाँ, कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो। सोचिए, वो हर कुछ दिन में अपना ठिकाना बदलती थी ताकि अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। और अंधेरे कमरों से वो गांधी जी का संदेश और क्रांति की खबरें पूरे देश तक पहुंचा रही थी। वो आवाज उस वक्त उम्मीद की आवाज थी। जाहिर है, जब जनता इस स्तर पर विद्रोह कर रही हो तो अंग्रेजी हुकूमत चुप तो नहीं बैठी होगी। उनका जवाब कैसा था? उनका जवाब क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। मतलब ये दमन के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। 90,000 से ज्यादा लोगों को तो पहले कुछ महीनों में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 90,000? हाँ, सार्वजनिक जगहों पर बिना चेतावनी के गोलियां चलाना, लाठीचार्ज करना, ये सब आम बात थी। और प्रेस पर तो पूरी तरह सेंसरशिप लगा दी गई थी। मैंने सुना है कि दमन का स्तर इससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। हाँ, ये और भी भयानक था। विद्रोह को कुचलने के लिए सिर्फ पुलिस और सेना ही नहीं बल्कि वायुसेना का भी इस्तेमाल किया गया। क्या? वायुसेना का? जी। बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई जहाजों से मशीन गनों से गोलियां बरसाई गई। हवाई जहाजों से? अपने ही लोगों पर गोलियां? ये तो दिखाता है कि अंग्रेज हुकूमत किस हद तक बौखला गई थी। बिल्कुल, ये बौखलाहट और डर का मिलाजुला रूप था। गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाता था। कई गांवों को जला दिया गया। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीबन 10,000 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। तो इस भयानक दमन के बाद क्या आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया गया? क्या हम इसे एक विफलता माने? देखिए, अगर आप सिर्फ बारीक तौर पर देखें तो हाँ, 1944 तक आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया गया था। लेकिन इस आंदोलन की असली सफलता राजनीतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। मनोवैज्ञानिक? वो कैसे? इसने एक चीज हमेशा के लिए बदल दी। भारतीयों के मन से अंग्रेजों का डर खत्म हो गया और अंग्रेजों के मन में ये सच्चाई घर कर गई कि वो अब सिर्फ ताकत के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। मतलब? उनके शासन का जो नैतिक अधिकार था वो खत्म हो गया। एकदम सही। इस आंदोलन ने अंग्रेजी राज की नींव को इस कदर हिला दिया कि उसका ढहना बस कुछ ही समय की बात रह गई थी। 1942 के बाद विश्व मंच पर भी ब्रिटेन की साख मिट्टी में मिल गई। एक तरफ वो दुनिया में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारत में लोगों को गोलियों से भून रहे थे। ये दोहरापन अब छिप नहीं सकता था। और अमेरिका जैसे देशों का भी तो दबाव पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। अमेरिका लगातार ब्रिटेन पर दबाव बना रहा था कि वो भारत की आजादी की बात करें। और दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन खुद भी आर्थिक और सैन्य रूप से तबाह हो चुका था। तो दूसरे शब्दों में कहे तो 1942 के आंदोलन ने 1947 में आजादी के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1942 ने यह तय कर दिया कि भारत की आजादी पर अब कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये था कि सत्ता का हस्तांतरण कब और कैसे होगा। तो चलिए इसे उन लोगों के लिए संक्षेप में दोहराते हैं जो शायद परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो साल 1942, प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्ताव, नारा करो या मरो, और मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की विफलता और दूसरे विश्व युद्ध का संकट, और सबसे बड़ी विशेषता नेताओं के बिना एक विशाल जनविद्रोह। और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि यह स्वतंत्रता की ओर अंतिम और निर्णायक मोड़ था। ये याद रखना जरूरी है, 1942 ने स्वतंत्रता दी नहीं, लेकिन उसने स्वतंत्रता को अपरिहार्य बना दिया। बिल्कुल। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक का सफर देखें तो ये भारतीय लोगों के आत्मविश्वास का सफर है। और इसकी सबसे ऊंची उड़ान हमें 1942 में दिखी। और ठीक 5 साल बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। बिल्कुल। और ये आज भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है ना? क्या? कि जब स्थापित नेतृत्व मौजूद ना हो, जब सारे नेता जेल में हों, तो आम लोग अपनी तकदीर को किस हद तक बदल सकते हैं? 1942 का आंदोलन दिखाता है कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जनता खुद अपनी नेता बन जाती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमेशा गौर किया जाना चाहिए।
आज की हमारी पड़ताल भारत के उस कानूनी सफर पर है जिसने हमारे संविधान की नींव रखी। हम अक्सर आजादी के संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन उसी दौरान पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी, एक रस्साकशी की कहानी। हाँ, एक तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत जो भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे भारतीय जो धीरे धीरे अपने राजनीतिक हक की मांग कर रहे थे। बिल्कुल। और 1773 से लेकर 1935 तक ब्रिटिश संसद में पास हुए कानून इसी खींचतान का दस्तावेज हैं। ये सिर्फ सूखे कानूनी दस्तावेज नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर भारत अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज हम इन्हीं कानूनों के पीछे की कहानी, उनकी वजहों और उनके दूरगामी असर को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सिर्फ तथ्य ना लगें बल्कि एक पूरी कहानी की तरह समझ में आए। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जहां एक व्यापार करने आई कंपनी भारत की शासक बन बैठी थी और लंदन में बैठी सरकार को लगा कि अब लगाम कसने का वक्त आ गया है। और यहीं से भारत के संवैधानिक विकास का पहला अध्याय शुरू होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने धीरे धीरे सत्ता का संतुलन बदला। कैसे? पहले कंपनी से क्राउन की तरफ और फिर लंदन से दिल्ली की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 1773 से। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ मसालों का व्यापार नहीं कर रही थी, वो बंगाल पर राज कर रही थी। हाँ, लेकिन खबरें लंदन पहुंच रही थीं कि कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं और पूरा शासन कुप्रबंधन का शिकार है। मतलब कंपनी दिवालिया होने वाली थी, पर उसके अधिकारी अमीर हो रहे थे। बिल्कुल। इसी वजह से ब्रिटिश संसद को दखल देना पड़ा। उन्होंने कंपनी को कर्ज तो दिया, लेकिन साथ में एक शर्त रखी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के भारतीय मामलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसमें एक बड़ा बदलाव था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन सिर्फ पद का नाम बदलने से क्या फर्क पड़ा? क्या इससे वॉरेन हेस्टिंग्स के पास सच में ज्यादा ताकत आ गई थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी था कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अच्छा, मतलब अब नीतियां बनाने में कलकत्ता का दबदबा रहेगा। हाँ, ये भारत में सत्ता के केंद्रीकरण की पहली कोशिश थी। इसके साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। लेकिन यहीं से एक नया कंफ्यूजन पैदा हुआ। कैसा कंफ्यूजन? कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की शक्ति ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट की? ये टकराव आने वाले सालों में बना रहा। तो 1773 के एक्ट से सरकार ने कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश तो की, लेकिन लगता है ये काफी नहीं था। बिल्कुल नहीं था। वो जो पावर को लेकर कंफ्यूजन था वो बना रहा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने और नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए अगला बड़ा कदम उठाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा। इसने एक बहुत ही चालाक व्यवस्था बनाई जिसे दोहरा नियंत्रण या डुअल कंट्रोल कहते हैं। दोहरा नियंत्रण सुनने में तो ये और भी ज्यादा कंफ्यूजन वाला लगता है। इसका मतलब क्या था? नहीं, इसे ऐसे समझिए कि सरकार ने कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ओके। कंपनी के डायरेक्टर्स को कहा गया कि आप व्यापार और रोजमर्रा का प्रशासन देखिए, लेकिन भारत से जुड़ी सभी राजनीतिक, सैनिक और राजस्व संबंधी नीतियां कौन बनाएगा? वो कोई और तय करेगा। हाँ, ये तय करने के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें ब्रिटिश सरकार के मंत्री होते थे। अच्छा, तो एक तरह से 2 बॉस हो गए, एक जो रोज के काम देखता है और दूसरा जो बड़े फैसले लेता है। बिल्कुल। मतलब साफ था कि भारत में जमीन पर भले ही कंपनी के लोग दिखें, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल अब लंदन में सरकार के हाथ में था। एकदम सही। इस एक्ट ने पहली बार भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाके को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा, और फिर इसके बाद चार्टर एक्ट्स का एक लंबा सिलसिला चला। हाँ, ये चार्टर एक्ट्स तो हर 20 साल में आते थे। ये सिर्फ कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करने के बहाने थे या इनके पीछे भी कोई बड़ी रणनीति थी? ये एक धीमी प्रक्रिया थी कंपनी को खत्म करने की। आपने सही पकड़ा। अच्छा। हर 20 साल में ब्रिटिश सरकार कंपनी की ताकत को थोड़ा और कम कर देती थी। जैसे 1813 के एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। यानी अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। हाँ, और फिर 1833 का एक्ट आया जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बिल्कुल। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट ने कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से पूरी तरह एक प्रशासनिक संस्था में बदल दिया। और वो चाय और चीन वाला एकाधिकार भी खत्म हो गया? वो भी खत्म।
और फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया, जिसने आप कह सकते हैं आखिरी कील ठोकी। इसने सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की। मतलब अब कंपनी अपने पसंदीदा लोगों को बड़े पदों पर नहीं बिठा सकती थी। नहीं, अब परीक्षा पास करके ही कोई अधिकारी बन सकता था। और ये भारतीयों के लिए भी एक बड़ा मौका था, है ना? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की, लेकिन इसमें भी एक पेंच था। क्या? परीक्षा लंदन में होती थी, अंग्रेजी में, और उम्र की सीमा बहुत कम रखी जाती थी, ताकि ज्यादातर भारतीय उसमें सफल ना हो पाए। हाँ, तो दरवाजा खोला तो गया, लेकिन बहुत थोड़ा सा। और फिर आता है 1857 का महाविद्रोह। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसने तो पूरे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। बिल्कुल, ये कंपनी के शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 1857 ने यह साफ कर दिया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश का शासन नहीं छोड़ा जा सकता। विद्रोह के बाद जब शांति बहाल हुई तो ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पास किया। उसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया था। हाँ, अच्छी सरकार के लिए अधिनियम, नाम तो बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या इससे आम भारतीय के लिए कुछ बदला? क्या इससे सत्ता का हस्तांतरण कहना सही है? सत्ता तो लंदन में ही रही, बस कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे सरकार के हाथ में आ गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। असल में ये भारतीयों के लिए सिर्फ मैनेजमेंट का बदलाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों को खत्म करके भारत के लिए राज्य सचिव का एक नया पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। अच्छा। और भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। तो अब भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, लेकिन सीधे शासन के साथ नई चुनौतियां भी आईं। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। लोग अब अपने अधिकारों की मांग करने लगे थे। सही कहा। अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि सिर्फ ताकत से राज नहीं किया जा सकता। उन्हें भारतीयों को शासन में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी देनी होगी। हाँ, ताकि उनका गुस्सा शांत रहे। यहीं से भारतीय परिषद अधिनियमों का दौर शुरू हुआ। 1861 के एक्ट ने पहली बार वायसरॉय की परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करने की इजाजत दी। लेकिन ये सिर्फ नाम के सदस्य होते होंगे, है ना? उनके पास कोई असली शक्ति तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ सलाह दे सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे। फिर 1892 का एक्ट आया, जिसने सदस्यों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार दिया। अच्छा। सोचिए, आप देश के बजट पर बहस तो कर सकते हैं, पर उसमें 1 रुपया भी बदलने के लिए वोट नहीं दे सकते। ये तो बहुत ही सीमित अधिकार था। बहुत ज्यादा। और फिर 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार आया, जो एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम माना जाता है। इसमें ऐसा क्या खास था? इसमें 2 बड़ी बातें थीं। पहली, विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया और सदस्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए, जैसे कि प्रस्ताव पेश करना। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। अच्छा, तो ये वो मोड़ था जहां राजनीति में धर्म का आधिकारिक प्रवेश हुआ। इसका मतलब क्या था? ये सिर्फ एक चुनावी नियम था या इसके पीछे कोई गहरी चाल थी? ये सिर्फ एक चुनावी नियम नहीं था। ये पहली बार था जब भारतीय पहचान को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था। इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और उनके लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही देंगे। और अंग्रेजों का तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क ये था कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के हित बहुसंख्यकों से अलग हैं, लेकिन असल में ये वो बीज था जिसने बांटो और राज करो की नीति को एक संस्थागत रूप दे दिया। और इसका असर तो हमें दशकों बाद भारत के विभाजन में देखने को मिला। बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध के बाद माहौल फिर बदला। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान दी थी। हाँ। अब भारतीयों को उम्मीद थी कि इसके बदले में उन्हें स्वशासन का अधिकार मिलेगा। और इसी उम्मीद के जवाब में 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस कानून ने पहली बार भारत में एक जिम्मेदार सरकार की बात की और इसने प्रांतों में एक बहुत ही अजीब सी व्यवस्था लागू की, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। द्वैध शासन, ये दोहरे नियंत्रण से कैसे अलग था? ये एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था थी। इसे समझने के लिए सोचिए कि प्रांतीय सरकार एक घर की तरह। ठीक है। इस घर के कुछ जरूरी विभाग जैसे वित्त, पुलिस और न्याय गवर्नर ने अपने पास रख लिए।
ये आरक्षित विषय कहलाए। और बाकी? और कुछ कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। ये हस्तांतरित विषय थे। मतलब अधिकार तो दिया, पर तिजोरी की चाबी अपने पास रखी। भारतीय मंत्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम तो करना था, लेकिन उसके लिए पैसा तो गवर्नर से ही मांगना पड़ता होगा। बिल्कुल। ये तो सत्ता का एक भ्रम जैसा लगता है। सही पकड़ा आपने। ये एक आधा अधूरा पावर शेयरिंग था। असली शक्ति अभी भी ब्रिटिश गवर्नर के पास ही थी। फिर भी इसे लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि पहली बार भारतीयों को मंत्री के तौर पर सरकार चलाने का अनुभव मिला। अच्छा। इसी एक्ट ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका यानी लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्था की भी नींव रखी। ठीक है, तो अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ। मैंने सुना है कि ये इतना बड़ा और विस्तृत था कि हमारे आज के संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं का नतीजा था ये एक्ट। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता देना। यानी अब प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के नेतृत्व में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार बन सकती थी। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। और केंद्र के लिए क्या प्रस्ताव था? केंद्र में इसने एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें शामिल होती। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बिल्कुल। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई, जो आज के सुप्रीम कोर्ट का पूर्वज है। तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या ये महासंघ कभी बन पाया? नहीं, प्रस्तावित महासंघ कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। तो फिर इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने 1937 के प्रांतीय चुनावों का रास्ता खोला। इन चुनावों में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने बड़ी जीत हासिल की और कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। मतलब पहली बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर शासन चलाने का अनुभव मिला। हाँ, और इसी अनुभव ने आजादी के बाद देश को चलाने के लिए नेताओं की एक पीढ़ी तैयार की। तो चलिए इस पूरी संवैधानिक यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी 1773 में कंपनी पर एक लगाम कसने से शुरू हुई। फिर 1858 में विद्रोह के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। 1909 में बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहनाया गया। 1919 में सत्ता का एक अधूरा हस्तांतरण हुआ, वो द्वैध शासन वाला। और 1935 में जाकर प्रांतीय स्वायत्तता और हमारे आज के संविधान का एक ढांचा तैयार हुआ। बिल्कुल। ये लंबी कानूनी यात्रा एक सच्चाई साबित करती है कि भारत की स्वतंत्रता अचानक नहीं मिली। ये संघर्ष और सुधारों के माध्यम से कदम दर कदम बनाई गई थी। इन अधिनियमों को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी आवश्यक है कि हमारा आधुनिक राजनीतिक ढांचा, हमारी संसद, हमारी नौकरशाही, ये सब कैसे विकसित हुए। इन सब की जड़ें इसी इतिहास में हैं। हाँ। तो हमने देखा कि कैसे कानूनों की एक श्रृंखला ने धीरे धीरे भारत के शासन की रूपरेखा को बदला। ये पूरी प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर थी, जहां कानून लंदन में बनाए जा रहे थे और भारत में लागू हो रहे थे। और ये अपने आप में एक विरोधाभास है। कैसा? कि भारत के लिए लोकतंत्र की नींव ऐसे कानूनों से रखी जा रही थी जिन्हें बनाने में भारतीयों की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है। हमने संवैधानिक विकास की ये कहानी तो देख ली, जो लंदन के संसद भवन से लेकर दिल्ली के वाइसराय हाउस तक चलती है। लेकिन ये कानूनी ढांचा जमीन पर आम भारतीय की आकांक्षाओं को कितना दर्शाता था? क्या ये वास्तविक शक्ति का हस्तांतरण था या सिर्फ एक ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया पिंजरा? इस पर विचार करना जरूरी है। आज हम बात करेंगे भारत की आजादी की कहानी के शायद सबसे उलझे हुए 20 सालों की, 1927 से 1947। ये वो दौर था जब दशकों का संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा था। बिल्कुल, ये दौर सिर्फ आंदोलनों का नहीं था, ये बैठकों का, प्रस्तावों का और हाँ, राजनीतिक दांव-पेच का भी दौर था। और इन्हीं सब ने मिलकर भारत का भविष्य तय किया। सही बात है, क्योंकि आजादी मतलब वो अचानक से नहीं मिली।
ये कई छोटी बड़ी घटनाओं का एक नतीजा थी। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण पड़ावों को समझेंगे, जैसे कि साइमन कमीशन ने पूरे भारत को इतना नाराज क्यों कर दिया। नेहरू रिपोर्ट, जो संविधान बनाने का हमारा पहला प्रयास था, उसमें क्या था? और पूना पैक्ट, उसने दलित प्रतिनिधित्व को कैसे बदला? हाँ, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया? और आखिर में कैबिनेट मिशन, स्वतंत्रता से पहले की आखिरी बड़ी योजना। ये सभी विषय एसएससी, यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए तो फिर पहली चाल से शुरू करते हैं। जी। साल 1927, साइमन कमीशन। हाँ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का जायजा लेने के लिए एक कमेटी भेजी। सुनने में तो ये एक बड़ा सामान्य सा प्रशासनिक कदम लगता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात थी और वही सारा मुद्दा बन गई। वो बात ये थी कि उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी नहीं। सोचिए, ये कितना बड़ा अपमान था। बिल्कुल, अंग्रेज कह रहे थे कि हम ये तय करने आए हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन इस बातचीत में आपकी कोई जगह नहीं है। जी, ये सिर्फ एक राजनीतिक भूल नहीं थी, ये एक तरह से पूरे देश की इज्जत पर एक तमाचा था। और शायद इसी वजह से पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे, जबरदस्त विरोध हुआ। हाँ। और लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गई। तो इस घटना ने स्वशासन की मांग को और भी तेज कर दिया होगा। बहुत ज्यादा। राजनीतिक रूप से देखे तो साइमन कमीशन पूरी तरह से फेल रहा। हाँ, लेकिन इसने अनजाने में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दे दी। बिल्कुल। ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने ये चुनौती दी कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते, तो भारतीय नेताओं ने इसे स्वीकार किया। बिल्कुल। और यहीं से नेहरू रिपोर्ट की कहानी शुरू होती है ना। हाँ, ये एक तरह का जवाब था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी 1928 में। हाँ, 1928 में, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। आप कह सकते हैं कि ये भारत के संविधान का पहला मसौदा था, जिसे भारतीयों ने खुद तैयार किया था। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। और इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थीं? क्या इसमें पूरी आजादी की मांग थी? पूरी तरह से नहीं, इसने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि भारत अपने अंदरूनी फैसले खुद लेगा, लेकिन बाहरी सुरक्षा और विदेश मामले अभी भी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहेंगे। अच्छा। इसके अलावा इसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की बात थी, एक संसदीय प्रणाली की सरकार की बात थी। ये तो उस समय के हिसाब से काफी प्रगतिशील दस्तावेज लगता है। हाँ, था, लेकिन इसमें एक ऐसी बात थी जिसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। क्या? रिपोर्ट ने अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खारिज कर दिया। और यहीं पर आकर बात अटक गई। हाँ, यहीं पर राजनीतिक असहमति पैदा हो गई, खासकर मुस्लिम लीग के साथ। वो अपने लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे। जी, और दूसरे सुरक्षा उपाय भी। इसी एकता की कमी के कारण नेहरू रिपोर्ट कभी लागू नहीं हो पाई। लेकिन इसने एक बात तो साबित कर दी। हाँ, कि भारतीय खुद पर शासन करने के लिए तैयार भी थे और सक्षम भी। अब हम एक बहुत ही संवेदनशील और ऐतिहासिक मुद्दे पर आते हैं, 1932 का पूना पैक्ट। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार मतलब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, और इसमें उन्होंने दलित वर्गों को भी अलग निर्वाचक मंडल दे दिया। इसका मतलब अब दलित वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। जी। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इसका समर्थन किया होगा। ये तो उनके लिए एक तरह की जीत थी। हाँ, शुरू में उन्होंने इसका समर्थन किया। उनका तर्क बिल्कुल साफ था कि इससे दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। बिल्कुल। उन्हें डर था कि संयुक्त प्रणाली में दलित उम्मीदवार सवर्ण हिंदुओं के वोटों पर निर्भर रहेंगे और कभी भी अपने लोगों के लिए खुलकर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। क्यों? गांधी जी की चिंता राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक थी। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए स्थायी रूप से विभाजित हो जाएगा। अच्छा। वो मानते थे कि छुआछूत एक सामाजिक बुराई है जिसे समाज के भीतर से ही सुधारना होगा, न कि राजनीतिक तौर पर अलग करके। और इसी के विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जी, और पूरे देश पर एक दबाव बन गया। कोई नहीं चाहता था कि गांधी जी की जान को कोई खतरा हो। तो फिर एक समझौता हुआ। हाँ, अंत में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस समझौते में क्या तय हुआ? इस समझौते के तहत अलग निर्वाचक मंडलों को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन संयुक्त निर्वाचक मंडल में ही दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं और सीटें बढ़ाई गईं।
मतलब ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। हाँ, और इसी समझौते ने भारत में आरक्षण की भविष्य की प्रणाली की नींव रखी। अब हम चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौर में। ब्रिटेन को युद्ध में भारत के समर्थन की बहुत जरूरत थी। बहुत ज्यादा। तो 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन? जी। तो क्रिप्स ने प्रस्ताव दिया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। युद्ध के बाद? हाँ, और ये भी कि प्रांतों को भारत से अलग होने का अधिकार होगा और युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए एक निकाय बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? इसमें तो डोमिनियन स्टेटस का वादा था। क्योंकि इसमें तत्काल स्वतंत्रता का कोई वादा नहीं था। सब कुछ युद्ध के बाद पर टिका था। और बहुत सारी शर्तें थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसमें भारत के विभाजन की एक संभावना भी दिख रही थी, जो प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने की बात थी। बिल्कुल। इसी वजह से कांग्रेस और दूसरे दलों ने इसे खारिज कर दिया। गांधी जी ने तो इसे एक दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्टेटेड चेक कहा था। मतलब एक ऐसा वादा जिसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। और इस मिशन की विफलता का सीधा नतीजा था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो। जी। और अब हम अंग्रेजों की अंतिम बड़ी योजना पर पहुंचते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। और अब वो सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार थे। मतलब अब वो जाना चाहते थे। तो इस मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा? इस मिशन ने एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक संघीय ढांचा होता, एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, और इसने एक संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसका काम भारत का संविधान तैयार करना था। और साथ ही एक अंतरिम सरकार बनाने की भी योजना थी। जी। तो क्या ये योजना सफल हुई? शुरुआत में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा का गठन भी हो गया। हाँ, हो गया। लेकिन जल्द ही राजनीतिक तनाव इतना बढ़ गया, अविश्वास इतना गहरा हो गया कि अंततः 1947 में देश का विभाजन हो गया। बिल्कुल। फिर भी कैबिनेट मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी ने उस संविधान सभा का निर्माण किया जिसने आजाद भारत का संविधान लिखा। तो अगर हम इस पूरे दौर को देखें 1927 से 1946 तक, तो ये एक स्पष्ट यात्रा दिखाती है। हाँ, ये यात्रा ब्रिटिश नियंत्रित सुधारों से शुरू होकर भारतीयों के नेतृत्व में संविधान निर्माण तक पहुंचती है। हर घटना, चाहे वो साइमन कमीशन हो, नेहरू रिपोर्ट हो, पूना पैक्ट या फिर क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, सब स्वतंत्रता की ओर एक कदम थे। इन घटनाओं ने न केवल राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण किया, बल्कि भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण को भी विकसित किया। और 1946 तक ये सवाल नहीं रह गया था कि भारत आजाद होगा या नहीं। सवाल सिर्फ ये था कि कब और कैसे और किस कीमत पर। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अगर हम परीक्षा के लिए जल्दी से दोहराएं, तो 1927 साइमन कमीशन, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1932 पूना पैक्ट, 1942 क्रिप्स मिशन और 1946 कैबिनेट मिशन। और इस पूरी कहानी से एक शक्तिशाली सत्य उभर कर आता है। हाँ, कि स्वतंत्रता एक पल में नहीं दी जाती, ये वर्षों के संघर्ष, बातचीत और बलिदान से बनती है। ये एक धीमी, जटिल, लेकिन ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर इन मिशनों में से कोई एक सफल हो जाता, मान लीजिए कैबिनेट मिशन ही, हाँ, तो क्या भारत का भविष्य कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के छात्रों को हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। हर विफलता ने संघर्ष को एक नया रूप दिया और हर सफलता ने आजादी को थोड़ा और करीब ला दिया। हमारी अगली चर्चा में हम औपनिवेशिक शासन के अंत पर पहुंचेंगे। 1947 का भारत का स्वतंत्रता और विभाजन। अगस्त 1947, सोचिए कैसा अजीब मंजर रहा होगा। एक तरफ दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में घर जल रहे थे। एक ही वक्त पर उम्मीद और नाउमीदी, जिंदगी और मौत सब साथ साथ चल रहे थे। हाँ, 200 साल की गुलामी खत्म हो रही थी, लेकिन एक मुल्क भी दो हिस्सों में टूट रहा था। आज हम इसी उलझे हुए दौर की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि बंटवारा क्यों हुआ? क्या इसे टाला जा सकता था? और आखिर वो कौन से फैसले थे जिन्होंने करोड़ों लोगों की तकदीर लिख दी? और ये सिर्फ तारीखों और कानूनों की कहानी नहीं है, ये उन मजबूरियों, महत्वाकांक्षाओं और कह सकते हैं गलतियों की कहानी है जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हालात उस मोड़ पर कैसे पहुंचे जहां बंटवारा ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगा। चलिए तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां तनाव सबसे ज्यादा था,
मतलब 1940 के दशक से मुस्लिम लीग और जिन्ना एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। हाँ, और ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं रह गई थी, इसका असर जमीन पर गलियों तक पहुंच चुका था। मतलब दंगे और हिंसा। बिल्कुल। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता में जो भयानक दंगे हुए, उसने ये साफ कर दिया था कि राजनीतिक असहमति अब खूनी दुश्मनी में बदल रही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। और इसी माहौल में अंग्रेजों की भी अपनी जल्दी थी। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी और वो जल्द से जल्द भारत से निकलना चाहते थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान जैसी कोशिशें भी तो हुई थीं भारत को एक रखने की, वो नाकाम क्यों हो गई? देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान एक बहुत ही जटिल लेकिन भारत को एकजुट रखने की आखिरी गंभीर कोशिश थी। पर समस्या ये थी कि दोनों पक्ष, कांग्रेस और लीग, इस प्रस्ताव की अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे। भरोसे भी बननी थी। बहुत ज्यादा। कांग्रेस को डर था कि ये भविष्य में पाकिस्तान बनाने का एक छिपा हुआ रास्ता है, जबकि लीग को लगता था कि कांग्रेस इसे मानकर भी बाद में एक मजबूत केंद्र सरकार बना देगी। तो वो आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। 1947 की शुरुआत तक ये लगने लगा था कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो पूरा देश गृह युद्ध की आग में जल जाएगा। और इसी नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की। हाँ, और उन्हें एक नामुमकिन सा काम दिया गया था, भारत को आजादी देना। और उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। 3 जून 1947 को उन्होंने अपना प्लान पेश कर दिया। जी, और उस प्लान की रफ्तार ही उसकी सबसे बड़ी खासियत और कह सकते हैं सबसे बड़ी खामी बनी। माउंटबेटन को अंदाजा था कि अगर फैसला लेने में देर हुई तो हालात और बिगड़ेंगे। उनके प्लान के मुख्य बिंदु सीधे और साफ थे। जैसे कि पहला, ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। दूसरा, पंजाब और बंगाल, जहां हिंदू मुस्लिम आबादी मिलीजुली थी, उन्हें भी बांटा जाएगा। और कुछ इलाकों जैसे NWFP और सिलहट में जनमत संग्रह होगा कि वो किधर जाना चाहते हैं। और जो रियासतें थीं, मतलब वो तो सीधे सीधे ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थी, है ना? उनका क्या हुआ? हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा मामला था। माउंटबेटन योजना ने रियासतों को 3 विकल्प दिए, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या फिर तकनीकी रूप से आजाद रहें। आजाद रहें। जी, और ये आजाद रहने का विकल्प ही आगे चलकर कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी बड़ी समस्याओं की जड़ बना। और सबसे अहम बात जो माउंटबेटन ने कही वो ये थी कि सत्ता का हस्तांतरण इसी साल 15 अगस्त तक हो जाएगा। 1 मिनट, क्या कहा? सिर्फ 72 दिनों के अंदर? हाँ, सिर्फ 72 दिन। इतने बड़े देश का बंटवारा करने के लिए ये तो अविश्वसनीय लगता है। कांग्रेस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? आखिर वो तो हमेशा अखंड भारत की बात करती आई थी। कांग्रेस के लिए ये एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक फैसला था। नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने इसे कड़वी गोली की तरह निगला। मतलब मजबूरी में स्वीकार किया। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर वो इस योजना को अस्वीकार करते हैं तो देश में जो हिंसा चल रही है वो एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल जाएगी, जिसे रोकना नामुमकिन होगा। उन्होंने एक विभाजित लेकिन आजाद भारत को एक कागजी तौर पर एकजुट लेकिन लगातार जलते हुए भारत से बेहतर समझा। और इस तेजी का ही नतीजा था वो मानवीय त्रासदी जिसके बारे में बात करते हुए भी आज रूह कांप जाती है। बिल्कुल। रैटक्लिफ लाइन, हाँ, एक ऐसी लकीर जो एक ऐसे अंग्रेज अफसर ने खींची जो पहले कभी भारत आया ही नहीं था। सही कहा। सिरिल रैटक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए थे। उन्होंने पुराने नक्शों के आधार पर लाइनें खींच दी जिन्हें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने पढ़ा है कि कई गांव ऐसे थे जिनका आधा हिस्सा भारत में और आधा पाकिस्तान में आ गया। हाँ, और सबसे भयानक बात ये थी कि बंटवारे की रेखा का ऐलान आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को किया गया। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त को जब लोग आजादी का जश्न मना रहे थे तब करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका शहर या गांव भारत में है या पाकिस्तान में। बिल्कुल। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। और इसी अनिश्चितता और अफवाहों ने डर और हिंसा को चरम पर पहुंचा दिया। लोगों को लगा कि अगर वो गलत तरफ रह गए तो मारे जाएंगे। और फिर वो पलायन शुरू हुआ। मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। करीब 1.5 करोड़ लोग अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़कर सीमा पार कर गए। रास्ते में जो हिंसा हुई उसका कोई हिसाब नहीं है। अनुमान है कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए। ट्रेनें लाशों से भरकर पहुंच रही थीं। ये सिर्फ दंगे नहीं थे, ये एक प्रशासनिक विफलता थी। मुझे जो बात हमेशा हैरान करती है वो ये है कि क्या उस वक्त के नेता नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन को इस बात का जरा भी अंदाजा था कि नतीजा इतना भयावह होगा? देखिए, शायद उन्हें हिंसा का अंदेशा तो था, लेकिन इस पैमाने का नहीं। हर कोई ये सोच रहा था कि
एक बार सीमा तय हो जाएगी तो चीजें शांत हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने उस डर और नफरत की गहराई को कम आंका। और माउंट बैटन की जल्दी ने हालात को और बिगाड़ दिया। हाँ, उन पर ब्रिटेन से भी दबाव था कि वो जल्द से जल्द सत्ता सौंप कर निकलें ताकि बंटवारे की हिंसा की सीधी जिम्मेदारी ब्रिटेन पर ना आए। नतीजा ये हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, लेकिन कानून और व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। तो एक तरफ ये भयानक हिंसा हो रही थी और दूसरी तरफ लंदन और दिल्ली में नेता कागजों पर भविष्य लिख रहे थे। इस पूरे फैसले को कानूनी जामा कैसे पहनाया गया? इसके लिए ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसने 200 साल की हुकूमत को आधिकारिक तौर पर खत्म किया। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? प्रावधान बहुत स्पष्ट थे। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए डोमिनियन बनेंगे। यहाँ डोमिनियन शब्द पर रुकना जरूरी है। इसका मतलब ये था कि हम 15 अगस्त को पूरी तरह से एक आजाद गणराज्य नहीं बने थे। हाँ, बिल्कुल सही। डोमिनियन का मतलब था कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर एक स्वशासित देश होंगे और हमारा राष्ट्राध्यक्ष तकनीकी तौर पर ब्रिटेन का राजा ही रहेगा। भारत 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होने के बाद एक पूर्ण गणराज्य बना। अच्छा। लेकिन इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को पूरी तरह से संप्रभु बना दिया। मतलब अपने कानून खुद बनाने के लिए आजाद। जी, अब वो ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदल सकती थी और अपने देश के लिए अपना संविधान बना सकती थी। संप्रभुता का हस्तांतरण इसी एक प्रावधान में छिपा था। और फिर वो रात आई 14-15 अगस्त की आधी रात, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वो मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। आधी रात के स्ट्रोक पर, जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये एक ऐतिहासिक पल था, इसमें कोई शक नहीं। सदियों की गुलामी के बाद एक नए राष्ट्र का जन्म हो रहा था, तिरंगा फहराया गया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा ज्यादा संजीदा पहलू भी है। आप गांधी जी की बात कर रही हैं। वो दिल्ली के इन जश्न में शामिल नहीं थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस इंसान को राष्ट्रपिता कहा गया, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के जश्न से हजारों मील दूर बंगाल के नोहाखली में था, जहां भयंकर दंगे हो रहे थे। सही कहा। वो वहां अनशन पर बैठे थे, लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। उनका वहां ना होना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और नैतिक बयान था। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि गांधी जी के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। उनके लिए आजादी का मतलब था दिलों का मिलना, सामाजिक सद्भाव। जब उन्होंने देखा कि देश बट रहा है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, तो उनके लिए ये कोई जश्न का मौका नहीं था। उनके लिए ये एक अधूरी आजादी थी। बिल्कुल। ये इस बात को साफ करता है कि राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, लेकिन असली स्वराज यानी खुद पर राज, दिलों पर राज की लड़ाई अभी बाकी थी। तो जब हम 1947 को मुड़कर देखते हैं, तो इसकी विरासत कितनी जटिल है। एक तरफ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के जन्म का गर्व है और दूसरी तरफ बंटवारे का एक कभी न भरने वाला जख्म। हाँ, और इस द्वंद्व को समझना ही सबसे जरूरी है। 1947 हमें गर्व करने की वजह भी देता है और भविष्य के लिए चेतावनी भी। गर्व इसलिए कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत एक लोकतांत्रिक रास्ते पर चला, और चेतावनी इसलिए क्योंकि बंटवारा हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति में धर्म और नफरत को घोला जाता है, तो उसकी कीमत आम इंसानों को अपनी जान और अपनी जड़ों से चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस बातचीत के कुछ मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबैटन योजना आई, जिसने बंटवारे का खाका तैयार किया। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इसे कानूनी रूप दिया। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे की भारी कीमत चुकाकर। सही। अंत में सोचने के लिए एक बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को काम खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली काम तो शुरू हुआ था। एक नए राष्ट्र के निर्माण का काम। हाँ, एक बिखरे हुए, गरीब और सदमे में डूबे समाज को एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदलने का काम। आजादी जीती गई थी, लेकिन उसे बनाए रखने और उसे हर नागरिक के लिए सार्थक बनाने की चुनौती तब भी थी और आज भी है। ये संघर्ष की समाप्ति और एक नई, कभी न खत्म होने वाली यात्रा की शुरुआत थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। इसमें कई बड़े आंदोलन हुए, कई बड़े नेता हुए,
लेकिन इस पूरी कहानी की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी। और कांग्रेस की कहानी समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सालाना अधिवेशनों को समझना। आज हम इसी पर बात करेंगे, खास तौर पर उन सभी के लिए जो एसएससी या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी विषय है। देखिए, अक्सर छात्र इसे तारीखों और नामों की एक लंबी लिस्ट की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल। 1906 में अध्यक्ष कौन था, 1929 में प्रस्ताव क्या था, वगैरह वगैरह, और इसे बस रटने की कोशिश करते हैं, जो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए आज हम इन अधिवेशनों को एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अधिवेशन सिर्फ बैठकें नहीं थीं, बल्कि ये वो सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर भारत आजादी तक पहुंचा। सही कहा। कहानी की तरह समझने से ये सारे तथ्य अपने आप तर्क के साथ याद हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1885 में। अंग्रेजी राज मजबूती से कायम है और कुछ पढ़े लिखे भारतीय पहली बार एक अखिल भारतीय मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। सुनने में तो बहुत बड़ी घटना लगती है, पर क्या ये वाकई वैसी थी? असल में ये एक बहुत ही शांत और कहना चाहिए कि छोटी शुरुआत थी। इसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अच्छा, सिर्फ 72? जी, सिर्फ 72। और ये लोग कौन थे? ज्यादातर वकील, पत्रकार, जमींदार। आज की भाषा में कहें तो ये उस वक्त का इंटेलेक्चुअल एलीट था, जो देश के भविष्य पर बहुत ही सधे हुए अंदाज में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। यानी उस वक्त कोई आजादी के नारे नहीं लग रहे थे, कोई जन आंदोलन जैसी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उस कमरे में माहौल बहुत गंभीर था, अकादमिक था। वो लोग ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं देने, सुधारों की मांग करने और भारतीयों के लिए प्रशासन में ज्यादा हिस्सेदारी की बात करने के लिए जुटे थे। अच्छा। लेकिन यहीं पर कहानी का असली जादू छिपा है। कौन सोच सकता था कि 72 लोगों की वो शांत बैठक आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनेगी? सही बात है। इतिहास अक्सर ऐसे ही खामोशी से शुरू होता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर छोटे, सोचे समझे कदमों से ही होती हैं। तो 72 लोगों की एक शांत बैठक से ये एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना? जरूर कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा जिसने कांग्रेस का चरित्र ही बदल दिया। वो पहला बड़ा मोड़ कब आया? वो पहला बड़ा मोड़ आया लगभग 20 साल बाद, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 कलकत्ता। जी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। स्वराज यानी अपना राज। लेकिन एक सवाल है, क्या 1906 में स्वराज का मतलब वही था जो हम आज समझते हैं, मतलब पूरी आजादी? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं। देखिए, 1906 का स्वराज काफी हद तक ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन या सेल्फ रूल जैसा था। अच्छा, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। लेकिन ये शब्द अपने आप में एक चिंगारी थी। इसने भारतीय राजनीति को एक लक्ष्य दे दिया था, पर इस लक्ष्य को लेकर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद शुरू हो गए। और इसका नतीजा हमें ठीक अगले साल 1907 के सूरत अधिवेशन में देखने को मिला। सूरत अधिवेशन, ये तो इतिहास में एक बहुत नाटकीय घटना के तौर पर दर्ज है। बिल्कुल। इसे सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट कहते हैं। यहाँ कांग्रेस के दो गुटों, नरम दल और गरम दल के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। ये सिर्फ नेताओं की अनबन नहीं थी, है ना? नहीं, ये दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। नरम दल का मानना था कि याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों से काम चलेगा। वहीं बाल गंगाधर तिलक जैसे गरम दल के नेताओं का कहना था कि भिक्षा मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, हमें सीधी कार्रवाई का रास्ता अपनाना होगा। और सूरत में ये टकराव बहुत बढ़ गया। इतना बड़ा कि कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, और इस फूट ने आंदोलन को कई सालों के लिए कमजोर कर दिया। तो सूरत में इस बड़ी फूट के बाद आंदोलन तो बिखर सा गया होगा। इस बिखराव से उभरने और एकता वापस लाने में कितना समय लगा? लगभग 9 साल लग गए, और एकता की वो कोशिश हमें दिखती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 लखनऊ। जी। ये अधिवेशन भारतीय राजनीति में एक नई उम्मीद की तरह था। यहाँ दो ऐतिहासिक घटनाएं एक साथ हुई।
पहली, नरम दल और गरम दल, जो सूरत में अलग हो गए थे, वो फिर से एक हो गए। अच्छा, तो कांग्रेस फिर से एक हो गई। हाँ, कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी लड़ाई खत्म कर ली। और दूसरी घटना तो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। हाँ बिल्कुल, प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस समय कांग्रेस और लीग दोनों के सदस्य थे, उन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। इस समझौते के तहत दोनों संगठन मिलकर ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग करने पर सहमत हुए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारत की दो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियां, हिंदू और मुस्लिम, मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ सकती हैं। ये तो वाकई एक बहुत उम्मीद भरा पल रहा होगा। ये बहुत बड़ा पल था, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी एकता ने भविष्य के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। अच्छा, इसी एकता की नींव पर बाद में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े जन आंदोलनों का उदय हुआ। ये गांधीवादी युग के शुरू होने से ठीक पहले का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। और यहीं से कहानी में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। 1916 की एकता ने जमीन तो तैयार कर दी थी, लेकिन उस जमीन पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए एक नई ऊर्जा की जरूरत थी। बिल्कुल, एक नए नेतृत्व की। और वो ऊर्जा हमें 1920 के नागपुर अधिवेशन में दिखाई देती है। सही कहा, 1920 का नागपुर अधिवेशन ये कांग्रेस के चरित्र को पूरी तरह बदलने वाला था। यहाँ दो बड़े और निर्णायक फैसले लिए गए। पहला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को भारी बहुमत से अपनाया गया। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। जी। और दूसरा फैसला, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो था कांग्रेस का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। भाषाई आधार पर पुनर्गठन। इसका क्या मतलब था? मतलब इसका क्या असर हुआ? इसका मतलब था कि कांग्रेस की प्रांतीय समितियां अब ब्रिटिश प्रांतों की सीमाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि भाषाई क्षेत्रों के हिसाब से बनेंगी। इससे कांग्रेस पहली बार आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंची। अच्छा, तो ये एक तरह से कांग्रेस को वकीलों और बुद्धिजीवियों की पार्टी से निकालकर किसानों और मजदूरों की पार्टी बना दिया। और फिर आता है दशक का सबसे बड़ा अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे एक युवा नेता, जवाहरलाल नेहरू। और ये सिर्फ एक अधिवेशन नहीं था, ये एक ऐलान था। बिल्कुल, यहाँ जो हुआ उसने आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही बदल दिया। स्वराज शब्द जो 1906 से चला आ रहा था, उसे एक नया और स्पष्ट अर्थ दिया गया, पूर्ण स्वराज। पूरी आजादी। पूरी आजादी। ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं था। डोमिनेंट स्टेटस से पूर्ण स्वराज पर जाना, ये कांग्रेस का खुद को एक याचिकाकर्ता से एक भावी सरकार के रूप में देखने का ऐलान था। अब वो रियायतें नहीं मांग रहे थे। नहीं, अब वो सत्ता का दावा कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 1929 में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है। लेकिन एक आजाद भारत दिखेगा कैसा? क्या उसके नागरिकों के अधिकार होंगे? उसकी आर्थिक नीति कैसी होगी? क्या इस पर भी कोई विचार हुआ? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है 1931 के कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन? जी, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये अधिवेशन परीक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार आजाद भारत का एक खाका पेश किया। एक ब्लूप्रिंट जैसा? हाँ, एक ब्लूप्रिंट। दो ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाए गए। पहला था मौलिक अधिकारों पर, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, कानून के सामने बराबरी, इन सब अधिकारों की बात थी। और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर। ये तो कमाल है। यानी आजादी से 16 साल पहले ही कांग्रेस भविष्य के भारत का संविधान सोच रही थी। आप बिल्कुल सही कह सकती हैं। और आप जानते हैं, कमाल की बात यह है कि आज हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी पहली झलक, उनका डीएनए हमें इसी कराची प्रस्ताव में मिलता है। अच्छा, यहीं से वो सोच शुरू हुई थी। तो अब कांग्रेस के पास लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, और एक खाका भी था कि वो भारत कैसा होगा। अब बस एक अंतिम और जोरदार धक्के की जरूरत थी। और वो धक्का लगा 1942 में। जी, 1942 बॉम्बे अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था। कांग्रेस ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। 1942 के बॉम्बे अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। और नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में था। जी, और उन्होंने यहीं पर देश को नारा दिया, करो या मरो। ये आजादी से पहले का अंतिम और सबसे बड़ा जनविद्रोह था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। करो या मरो के नारे के बाद ये तो साफ हो गया था कि भारत की आजादी अब बस कुछ ही समय की बात है।
तो अब हम कहानी के बिल्कुल अंतिम चरण पर आते हैं। आजादी से ठीक पहले का माहौल कैसा था? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। ब्रिटिश सरकार बातचीत के लिए मजबूर हो गई थी। इस माहौल में आजादी से ठीक पहले कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। लेकिन इससे ठीक पहले के घटनाक्रम को जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष के तौर पर दिशा दी थी। और इस अधिवेशन के बाद? इसके बाद भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें कांग्रेस शामिल हुई। संविधान सभा, जो भारत का संविधान लिखने वाली थी, उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये अधिवेशन एक तरह से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा था। बिल्कुल। अब कांग्रेस सिर्फ एक आंदोलनकारी संगठन नहीं रही थी, बल्कि वो एक सरकार चलाने की तैयारी कर रही थी। अब जरा एक बार पीछे मुड़कर देखिए। जो कहानी 1885 में बॉम्बे में 72 लोगों की एक शांत बैठक से शुरू हुई थी, हाँ, वो 1946 तक लाखों लोगों की आकांक्षाओं को समेटे हुए एक विशाल राष्ट्र को स्वतंत्रता के दरवाजे तक ले आई थी। ये यात्रा अपने आप में असाधारण थी। असाधारण। और हर अधिवेशन इस यात्रा का एक पड़ाव था, जिसने कहानी को आगे बढ़ाया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परीक्षा के नजरिए से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जो मील के पत्थर की तरह हैं। इन्हें याद रखना सबसे जरूरी है। हाँ, अगर सिर्फ इन मुख्य पड़ावों को याद रखा जाए तो ज्यादातर सवाल हल हो जाते हैं। पहला, 1885 बॉम्बे। पहला अधिवेशन, एक विनम्र शुरुआत। फिर 1906 कलकत्ता। पहली बार स्वराज की मांग। उसके बाद 1916 लखनऊ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, यानी एकता की कोशिश। फिर सबसे जरूरी 1929 लाहौर। लक्ष्य बदला, पूर्ण स्वराज का ऐलान। बिल्कुल। फिर 1931 कराची। भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट, यानी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव। और अंत में 1942 बॉम्बे। अंतिम आह्वान, भारत छोड़ो प्रस्ताव। जी। तो अगर हम इस कहानी को देखें, 1885 में शुरुआत, 1907 में विभाजन, 1916 में एकता की कोशिश, 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य, 1931 में भविष्य का ब्लूप्रिंट और आखिर में 1942 में करो या मरो। ये सिर्फ अधिवेशन नहीं, ये भारत के एक राष्ट्र बनने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हम आधुनिक भारतीय इतिहास की इस यात्रा को पूरा करते हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों द्वारा शुरू किया गया एक विचार पूरे राष्ट्र की आवाज बन गया। इन अधिवेशनों में जो प्रस्ताव पारित हुए, जैसे 1931 का मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव, वो आज़ादी के इतने सालों बाद आज हमारे भारत को असल में कैसे आकार देते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस मोड़ पर हैं जहां दशकों के आंदोलन के बाद समझिए कि एंड गेम शुरू हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि आजादी मिलेगी या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि आजादी मिलेगी कैसे। बिल्कुल। हम बात करें 1940 से 1946 के उस दौर की, जिसे बातचीत का दौर भी कहा जाता है। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत को ये तो एहसास हो गया था कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाले कहाँ थे? सही बात है। उनका लक्ष्य था कि सत्ता का हस्तांतरण हो, लेकिन अपनी शर्तों पर। हाँ, अपनी शर्तों पर। और इन्हीं शर्तों को लेकर एक के बाद एक 4 बड़े प्रस्ताव भारत भेजे गए। और यही हमारी आज की चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले 1940 का अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन, उसके बाद 1945 की वेविल योजना, और आखिर में सबसे जरूरी 1946 का कैबिनेट मिशन। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के भविष्य की और उसके बंटवारे की जो कहानी है, उसकी नींव इन्हीं प्रस्तावों की सफलता या असफलता में छुपी है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये वो राजनीतिक शतरंज की चालें थी जिनसे आज का भारत बना। तो चलिए पहली चाल से शुरू करते हैं। साल 1940, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और ब्रिटेन को इस लड़ाई के लिए भारतीय सैनिकों और संसाधनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जी। इसी माहौल में आता है अगस्त प्रस्ताव। बिल्कुल सही। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को ने ये प्रस्ताव पेश किया। ब्रिटेन को की मुश्किल में था, तो उन्होंने कुछ रियायतें दी। क्या थीं वो रियायतें? पहला कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार होगा, उसमें और ज्यादा भारतीय होंगे। और दूसरा, जो एक बड़ा वादा था, कि युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने का हक मिलेगा,
जिसके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, मतलब संविधान बनाने का अधिकार देना तो एक बहुत बड़ा कदम था। तो फिर कांग्रेस ने इसे खारिज क्यों कर दिया? इसमें एक पेंच था। अच्छा। और वो पेंच बहुत बड़ा था। पहली बात तो ये कि सब कुछ युद्ध के बाद होना था, तत्काल कुछ नहीं। कांग्रेस का कहना था कि हमें भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं है। और असली पेंच? असली पेंच था एक छोटी सी लाइन में। प्रस्ताव में ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मुस्लिम लीग या कोई और छोटा समूह ना कह दे तो पूरा का पूरा संविधान ही रुक जाएगा। बिल्कुल, यही तो बात थी। ये सिर्फ एक प्रावधान नहीं था, ये ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब उन्होंने कांग्रेस के हाथ में भविष्य का संविधान देकर उसकी चाबी मुस्लिम लीग को पकड़ा दी। सही पकड़ा आपने। एक तरह से ये वीटो पावर थी। कांग्रेस ने इसे भारत को तोड़ने की एक साजिश के तौर पर देखा और प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और मुस्लिम लीग का क्या रुख था? मुस्लिम लीग ने उसका स्वागत किया, क्यों नहीं करती। उन्हें एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार जो मिल गया था, और यहीं से आप देखिए विभाजन की नींव और भी मजबूत होती चली गई। तो पहला प्रयास नाकाम रहा और इसने पार्टियों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। हाँ, अगस्त प्रस्ताव की नाकामी के बाद एक राजनीतिक खामोशी सी छा गई, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। क्योंकि 2 साल के अंदर ही 1942 तक दुनिया का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था। बिल्कुल, जापान की फौजें सिंगापुर और बर्मा को रौंदते हुए भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। ब्रिटेन पर अमेरिका और चीन का जबरदस्त दबाव था कि वो किसी भी तरह भारत का सहयोग हासिल करें। तो ये उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति बन गई थी। हाँ, और इसी अर्जेंसी ने जन्म दिया 1942 के क्रिप्स मिशन को। इस बार ब्रिटिश सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्री सर स्टाफोर्ड क्रिप्स को भेजा। तो क्या इस बार का प्रस्ताव पिछले वाले से कुछ बेहतर था? देखिए, कागज पर तो बेहतर लग रहा था। क्रिप्स ने वादा किया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, और संविधान सभा बनाने की बात भी दोहराई गई। ये डोमिनियन स्टेटस, इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? क्या ये पूरी आजादी थी? नहीं, यही तो असल मुद्दा था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत अपने घरेलू मामलों में तो आजाद होता, लेकिन देश का मुखिया अभी भी ब्रिटिश राजा या रानी ही होते। अच्छा, जैसा आज कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में है। जी, तो ये पूरी आजादी नहीं थी, ये एक तरह की आजादी विद कंडीशंस थी, और कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। और मुझे लगता है इसमें भी कोई विभाजन वाला पेज जरूर होगा। बिल्कुल था। क्रिप्स प्रस्ताव में एक और खतरनाक बात थी। इसमें प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था कि अगर वो चाहें तो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। मतलब अपना अलग देश बना सकते हैं। हाँ, अपना अलग संविधान बना सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान की मांग को एक तरह की सैद्धांतिक मंजूरी देने जैसा था। कांग्रेस ने इसे अखंड भारत के विचार पर सीधा हमला माना। और फिर वही बात, सब कुछ युद्ध के बाद। बिल्कुल, अभी कुछ नहीं। और यहीं पर गांधी जी ने अपनी वो मशहूर टिप्पणी की थी। उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। क्या बात है। मतलब एक तो वादा भविष्य का, और वो भी उस ब्रिटिश साम्राज्य का जो खुद ही युद्ध में लड़खड़ा रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे अपने अपने कारणों से अस्वीकार कर दिया। और इस बड़ी नाकामी का नतीजा क्या निकला? कोई बड़ा आंदोलन? एक ऐतिहासिक नतीजा। क्रिप्स मिशन की विफलता ने कांग्रेस और गांधी जी को ये यकीन दिला दिया कि अब इन बातों से कुछ नहीं होगा, और इसके तुरंत बाद अगस्त 1942 में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ये अंग्रेजों के लिए भारत की तरफ से एक साफ संदेश था, अब बस यहां से जाओ। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश में एक तरह का राजनीतिक ठहराव आ गया था, क्योंकि ज्यादातर बड़े नेता जेल में थे। तो अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। साल 1945। हाँ, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन आर्थिक और सैनिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। मतलब अब वो भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की हालत में नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। ब्रिटेन में सरकार भी बदल गई और नए वॉइसरॉय लॉर्ड वेविल भारत आए। उन्होंने एक और कोशिश की, जिसे हम वेविल योजना कहते हैं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन होगा, और उसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काउंसिल में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये तो सुनने में काफी सुलझावा फॉर्मूला लगता है, बराबरी का हक। फिर बात बिगड़ी कहाँ?
ऐसा क्या हुआ कि शिमला की ठंडी हवाओं में भी राजनीतिक माहौल गर्म हो गया? इस योजना पर चर्चा के लिए शिमला में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन सारी की सारी बात एक जिद पर आकर अटक गई। किसकी जिद? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग रखी कि काउंसिल में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन सभी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही मनोनीत करेगी। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि मुस्लिम लीग ही भारत के सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। कांग्रेस इसे कैसे मान सकती थी? उसके अध्यक्ष खुद मौलाना आजाद थे। बिल्कुल, कांग्रेस ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस का तर्क था कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें हर धर्म के लोग हैं, उसे भी मुस्लिम सदस्य मनोनीत करने का हक है। वो मुस्लिम लीग को ये एकाधिकार नहीं दे सकती थी। तो इसी एक मुद्दे पर बात टूट गए। हाँ, इसी एक मुद्दे पर शिमला सम्मेलन पूरी तरह विफल हो गया। तो एक और प्रयास नाकाम। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मुस्लिम लीग की जिद थी? क्या कांग्रेस भी थोड़ी और लचक नहीं दिखा सकती थी, शायद देश को एक रखने के लिए? ये एक बहुत जटिल सवाल है। देखिए, मुस्लिम लीग को डर था कि अगर कांग्रेस ने मुस्लिम सदस्य मनोनीत किए तो वो राष्ट्रवादी मुसलमान होंगे जो लीग की बात नहीं मानेंगे और मुसलमानों की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। हाँ, वहीं कांग्रेस के लिए ये अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने का सवाल था। अगर वो जिन्ना की बात मान लेती तो वो खुद को एक हिंदू पार्टी के रूप में स्वीकार कर लेती, जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। कभी नहीं। इस विफलता ने ये साफ कर दिया कि अब समझौता लगभग नामुमकिन है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े प्रयास पर। साल 1946 ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी, जो भारत को आजादी देने के पक्ष में थी। बिल्कुल, अब सवाल नियंत्रण का नहीं था बल्कि इज्जत से वापसी का था। और इस बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतलब? उन्होंने अपने 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये अब तक का सबसे गंभीर और विस्तृत प्रस्ताव था। और इसका लक्ष्य एक ही था। हाँ, एक ऐसा रास्ता निकालना जिससे भारत एकजुट भी रहे और सत्ता का हस्तांतरण भी शांति से हो जाए। तो ऐसी कौन सी एक बात थी जिसने इस मिशन को पिछले सभी प्रयासों से अलग बना दिया? वो गेम चेंजर क्या था? इस मिशन ने पाकिस्तान की सीधी मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक छोटा टुकड़ों में बटा पाकिस्तान व्यवहारिक नहीं होगा। तो फिर विकल्प क्या दिया? इसकी जगह उन्होंने एक बहुत ही अनोखा त्रिस्तरीय संघीय ढांचा सुझाया। इसमें केंद्र बहुत कमजोर होता, जिसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामले होते। बाकी सारी शक्तियां प्रांतों के पास होती। अच्छा। और प्रांतों को आपस में ग्रुप बनाने की भी आजादी थी। ये मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वायत्तता देने का एक तरीका था। और इस मिशन का सबसे ऐतिहासिक और स्थायी नतीजा क्या निकला? इसका सबसे बड़ा और ठोस नतीजा था संविधान सभा का गठन। अच्छा। इसी मिशन के प्रस्ताव के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव हुए और भारत की संविधान सभा बनी। ये वही सभा है जिसने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद भारत का संविधान बनाया। ये कैबिनेट मिशन की सबसे बड़ी देन है। लेकिन अगर मिशन ने पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी थी और संविधान सभा भी बना दी थी, तो फिर देश का बंटवारा क्यों हुआ? ये समझौता भी क्यों टूट गया? क्योंकि योजना की व्याख्या को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फिर से ठन गई, खासकर प्रांतों के ग्रुपिंग वाले क्लॉज पर। जल्दी दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना बढ़ गया कि साथ काम करना नामुमकिन हो गया। और फिर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिसके कारण कलकत्ता में भयानक दंगे हुए। उसके बाद भारत को एकजुट रखना लगभग असंभव हो गया था। कैबिनेट मिशन भारत को एक रखने का आखिरी ब्रिटिश प्रयास था, जो बुरी तरह विफल रहा। तो अब जब हमने इन चारों प्रस्तावों की कहानी समझ ली है, तो चलिए इसे एक नज़र में समेटते हैं। मुझे तो एक पैटर्न साफ दिखता है। बिल्कुल, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, भविष्य के वादे लेकिन तत्काल कुछ नहीं। 1942 का क्रिप्स मिशन, अधिराज्य का दर्जा जो अब मंजूर नहीं था। फिर 1945 की वेवेल योजना, सत्ता साझाकरण का एक प्रयास जो आपसी जिद की भेंट चढ़ गया। और आखिर में 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसने संविधान सभा तो दी लेकिन देश को एकजुट नहीं रख सका। इन योजनाओं पर एक साथ नजर डालने पर इतिहास की बड़ी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ ब्रिटेन की शाही ताकत है जो हर साल कमजोर होती जा रही है, वो अब अपनी शर्तें थोपने की हालत में नहीं है। और दूसरी तरफ भारत का राजनीतिक दबाव है जो हर नाकामी के बाद और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन इसी के साथ एक दुखद सच्चाई भी उभर रही थी।
बढ़ता हुआ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। हर विफल बातचीत के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई एक ऐसी खाई में बदल रही थी जिसे पाटना नामुमकिन हो गया था। यानी 1946 तक आते आते असली सवाल ये नहीं रह गया था कि भारत आजाद होगा या नहीं। अब असली सवाल सिर्फ ये था कि आजादी की सुबह एक संयुक्त भारत में होगी या एक विभाजित भारत में। और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि आजादी 15 अगस्त 1947 को हुआ कोई एक जादुई लम्हा नहीं थी। ये इन 7 सालों की लगातार बातचीत, दबाव, असफलताओं और बलिदानों की एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी। बिल्कुल। इस पूरी कहानी को समझना हमें यह सिखाता है कि आजादी सिर्फ जीती नहीं जाती, उसे मेज पर बनाया भी जाता है और कभी-कभी उसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इन चारों में से कोई एक भी बातचीत सफल हो जाती, अगर उस समय के नेता थोड़ी और दूरदर्शिता या लचीलापन दिखा पाते, तो शायद आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास, भूगोल और भविष्य तीनों कुछ और होते हैं। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस मोर्चे की बात करने जा रहे हैं जहां हथियार थे कलम और आवाज, और गोलियां थी छपे हुए शब्द। बिल्कुल। आज हम उन समाचार पत्रों, किताबों और नारों की दुनिया में उतरेंगे जिन्होंने एक तरह से एक सोए हुए देश को जगाया और एक साम्राज्य की नींव तक हिला दी। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। अक्सर हम आंदोलनों, लड़ाइयों और नेताओं की बात तो करते हैं, लेकिन उस वैचारिक शक्ति को भूल जाते हैं जो इन सबके पीछे काम कर रही थी। सही बात है। और जो श्रोता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समझना और भी जरूरी है। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि ये वो धागे हैं जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि कैसे कुछ पत्रकारों ने अपनी कलम से क्रांति की जमीन तैयार की, कैसे कुछ किताबों ने आजादी का पूरा दर्शन ही बदल दिया, और कैसे महज चंद शब्दों के नारों ने लाखों लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतार दिया। ये कहानी है कि कैसे कभी-कभी एक वाक्य एक पूरी सेना से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उन आवाजों से जो हर सुबह लोगों के घरों तक पहुंचती थी और उनके विचारों में आग लगा देती थीं। मैंने क्रांतिकारी समाचार पत्र। और जब हम क्रांतिकारी पत्रकारिता की बात करते हैं तो एक नाम शायद सबसे पहले जहन में आता है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी। हाँ, केसरी, जो मराठी में छपता था। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि उस दौर में जब संचार के साधन इतने सीमित थे, एक क्षेत्रीय अखबार इतना प्रभावशाली कैसे बन गया? इसका राज केसरी की शैली में छिपा था। तिलक बहुत चतुर थे। अच्छा? वो सीधे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने की बजाय शिवाजी महाराज जैसे ऐतिहासिक नायकों का इस्तेमाल करते थे, या फिर गणेश उत्सव जैसे धार्मिक त्योहारों का। मतलब इतिहास और धर्म को एक माध्यम बनाया। बिल्कुल। वो इन कहानियों के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद और गौरव की भावना जगाते थे। उनकी भाषा तीखी थी, सीधी थी और आम आदमी से जुड़ी हुई थी। वो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की ऐसी धज्जियां उड़ाते थे कि लोगों को पहली बार समझ आया कि उनकी गरीबी का कारण उनकी किस्मत नहीं, मतलब अंग्रेजी हुकूमत है। सही। और इसी वजह से अंग्रेज उनसे इतना डरते थे, यहाँ तक कि उन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। हाँ, उनके लेखों को राजद्रोह माना गया। अब देखिए, अगर तिलक की पत्रकारिता आग की तरह थी, तो गांधी जी की पत्रकारिता वो एक शांत लेकिन गहरी नदी की तरह थी। आप यंग इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका पत्र था यंग इंडिया। तो इन दोनों में फर्क क्या था? यंग इंडिया का उद्देश्य क्या था? देखिए, यंग इंडिया का उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था। उसका उद्देश्य था भारतीयों को नैतिक रूप से तैयार करना। नैतिक रूप से मतलब गांधी जी इसके जरिए सत्य, अहिंसा, असहयोग और स्वदेशी के अपने दर्शन को समझाते थे। वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाते थे कि क्यों करना है। अच्छा, इसलिए यंग इंडिया को स्वतंत्रता संग्राम की आध्यात्मिक आवाज भी कहा जा सकता था। ये लोगों को एक बेहतर इंसान और एक सच्चा सत्याग्रही बनने के लिए प्रेरित करता था। तो एक तरफ तिलक का उग्र राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ गांधी का नैतिक राष्ट्रवाद, लेकिन एक तीसरा धड़ा भी तो था जो इन दोनों से अलग था। मैं वंदे मातरम अखबार की बात कर रही हूँ। बिपिन चंद्रपाल और श्री अरबिंदो जैसे नेता इससे जुड़े थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वंदे मातरम इन दोनों के बीच का नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का झंडा बरदार था। स्वदेशी आंदोलन के समय? हाँ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी भूमिका चरम पर थी। इसकी भाषा बहुत उग्र थी और यह बिना किसी लाग लपेट के
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता था। सिर्फ सुधार नहीं, पूरी आजादी। बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से बाहर निकालने की बात करता था, चाहे उसके लिए सशस्त्र संघर्ष ही क्यों न करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कैसे इन 3 अखबारों ने 3 अलग-अलग विचारधाराओं को जन्म दिया और उन्हें देश के कोने-कोने तक पहुंचाया। तो अखबारों ने विचारों की चिंगारी तो पैदा कर दी, लेकिन एक मजबूत आंदोलन को एक ठोस दार्शनिक नींव की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। और ये काम किया उन किताबों ने जिन्हें हम स्वतंत्रता की बौद्धिक नींव कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में गांधी जी की हिंद स्वराज आती है। हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। हाँ, हिंद स्वराज तो आज भी एक क्रांतिकारी किताब मानी जाती है। इसमें जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात गांधी जी ने कही, वो सिर्फ ये नहीं थी कि अंग्रेजों को भारत से जाना चाहिए। तो फिर क्या थी? उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों के साथ साथ उनकी पूरी व्यवस्था को भी खारिज करना होगा, उनके रेलवे, उनके कोर्ट, उनकी संसद, सब कुछ। ये तो बहुत ही कट्टर विचार रहा होगा उस समय के लिए। हाँ, उनका तर्क था कि अंग्रेजों के बना अंग्रेजी राज सच्चा स्वराज नहीं है। मतलब ज्यादातर नेता तो उसी व्यवस्था में सुधार चाहते थे और गांधी उस पूरी व्यवस्था को ही नकार रहे थे। ठीक यही बात है। उन्होंने कहा कि असली स्वराज का मतलब है स्व पर राज, यानी आत्मनियंत्रण। ये एक राजनीतिक घोषणा पत्र से ज्यादा एक नैतिक और दार्शनिक दस्तावेज था, और इसी किताब ने गांधीवादी आंदोलन को उसकी असली दिशा दी। और फिर एक दूसरी किताब है जो एक अलग ही मकसद से लिखी गई लगती है, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे उन्होंने जेल में लिखा था। हाँ, जेल में। इसका क्या महत्व था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का महत्व आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक? हाँ, उस समय अंग्रेज ये प्रचार करते थे कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, बस अलग अलग रियासतों का एक झुंड था जिसे उन्होंने एकजुट किया। और नेहरू ने इस किताब के जरिए इस तर्क को तोड़ा। बिल्कुल, उन्होंने भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता, उसकी सांस्कृतिक एकता और अनेकता में एकता की भावनाओं को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने साबित किया कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है जिसने बस अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी है। तो इस किताब ने पढ़े लिखे भारतीयों के मन में एक आत्मसम्मान की भावना पैदा की। हाँ, गर्व की वो भावना जो आजादी की लड़ाई के लिए बहुत जरूरी थी। और एक किताब ऐसी भी थी जो थी तो एक उपन्यास, लेकिन उसका एक गीत पूरे देश की आवाज बन गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ। जी, आनंद मठ। आनंद मठ का योगदान सचमुच अद्वितीय है। इस उपन्यास ने हमें वंदे मातरम दिया, और ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बन गया। हर जगह यही गूंजता था। हाँ, क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ते हुए इसे गाते थे, बच्चे प्रभात फेरियों में इसे गाते थे, जुलूसों में ये नारा गूंजता था। इसने आजादी की अमूर्त लड़ाई को एक देवी, एक भारत माता की छवि दी, जिसकी रक्षा के लिए कोई भी बलिदान दिया जा सकता है। बिल्कुल, इसने लड़ाई में एक भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी। तो किताबों ने एक गहरा दार्शनिक आधार तैयार कर दिया, लेकिन आप लाखों लोगों को एक 200 पन्ने की किताब पढ़ाकर मार्च पर नहीं ले जा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो सीधा दिल में उतरे, जो बिजली की तरह कौंध जाए। और यहीं पर नारों की भूमिका आती है। नारे? बिल्कुल, नारे वो चिंगारी होते हैं जो पूरी भीड़ को एक पल में आंदोलन में बदल सकते हैं। वो पूरे आंदोलन के सार को कुछ शब्दों में समेट देते हैं। और शायद सबसे पहला शक्तिशाली नारा तिलक का ही था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन सीधे साधे शब्दों में इतनी ताकत कहां से आई? इसकी ताकत इसके अधिकार शब्द में थी। इससे पहले नेता अंग्रेजों से रियायतें मांगते थे। तिलक ने कहा, नहीं, हम मांगेंगे नहीं, ये हमारा जन्मसिद्ध हक है और हम इसे छीन कर लेंगे। इसने पूरे समीकरण को बदल दिया। ये एक याचना से एक दावे में बदल गया। इसने लोगों के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। हाँ, और एक आक्रामक रवैया भी। और इस आत्मविश्वास को एक क्रांतिकारी मोड़ दिया भगत सिंह और उनके साथियों ने, जब उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया। हाँ, ये एक दिलचस्प तथ्य है कि ये नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसे अमर बनाया भगत सिंह ने। इसका मतलब है क्रांति अमर रहे। जी, और ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा नहीं था, ये पूरी सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक युद्ध घोष था। ये अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ एक आवाज थी। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद ये नारा लगाया तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में खौफ का दूसरा नाम बन गया।
फिर सालों बाद 1942 में एक ऐसे नेता ने नारा दिया जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। ये बहुत बड़ा मोड़ था। ये उनके अहिंसक सिद्धांतों से कितना अलग था। देखिए, करो ना मरो भारत छोड़ो आंदोलन का अंतिम आह्वान था। हमेशा अहिंसा की बात करने वाले गांधी जब ये कह रहे थे तो इसका संदेश साफ था कि अब बातचीत का समय खत्म हो गया है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस एक नारे ने पूरे देश में एक अभूतपूर्व ऊर्जा भर दी और अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर उनका शासन असंभव है। और अंत में एक नारा जो आजादी के बाद भी जिंदा रहा और आज भारत का अभिवादन बन चुका है, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिसे लोकप्रिय बनाया। जय हिंद की खूबसूरती इसकी सादगी में है। हाँ, ये धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर हर भारतीय को एक पहचान देता है। ये आजाद हिंद फौज का आधिकारिक अभिवादन था। ये नारा एक स्वतंत्र, एकजुट भारत की दृष्टि का प्रतीक था। और इसकी शक्ति इतनी थी कि आजादी के बाद ये पूरे देश का नारा बन गया। तो ये नारे सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो भावनाएं थीं जिन्होंने एक राष्ट्र को जन्म दिया। तो हमने अखबारों, किताबों और नारों पर अलग अलग बात की। अगर हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो इनका सामूहिक प्रभाव क्या था? इन्होंने मिलकर आजादी की लड़ाई को कैसे आकार दिया? इनके सामूहिक प्रभाव को हम 3 मुख्य भूमिकाओं में देख सकते हैं। पहली और सबसे बुनियादी भूमिका थी लोगों की आंखें खोलना, जागरूकता फैलाना। हाँ, इन माध्यमों ने पहली बार आम भारतीयों को ये समझाया कि ब्रिटिश शासन कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों और अंग्रेजों के शोषण के बारे में शिक्षित किया। यानी इन्होंने एक साझा दुश्मन की पहचान कराई। सही कहा। और जब दुश्मन साझा हो तो एकता बनती है। ये उनकी दूसरी बड़ी भूमिका थी, एकता का निर्माण करना। कैसे? देखिए, केसरी पढ़ने वाला एक मराठी, वंदे मातरम गाने वाला एक बंगाली और यंग इंडिया से प्रेरित एक गुजराती, ये सब महसूस करने लगे कि वे एक ही राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा हैं। इन शब्दों ने एक भारतीय होने की साझा पहचान को मजबूत किया। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ जागरूकता और एकता से तो काम नहीं चलता। लड़ाई के लिए हिम्मत और बलिदान की भी जरूरत होती है। और यहीं पर इनकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। वो है बलिदान के लिए प्रेरणा देना। अच्छा। जब कोई नौजवान भगत सिंह पर नारा पढ़ता था या तिलक के लेखों से प्रभावित होता था या वंदे मातरम गाता था तो उसके अंदर देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पैदा होता था। इन विचारों और भावनाओं के बिना बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन सिर्फ भीड़ बनकर रह जाते। इन्होंने लड़ाई को एक नैतिक और भावनात्मक आधार दिया जिसके बिना जीत नामुमकिन थी। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि अखबारों ने विचारों को जन्म दिया। हाँ। किताबों ने उन विचारों को एक मजबूत दर्शन और एक दूरगामी दृष्टि दी। और फिर नारों ने उस दृष्टि को पाने के लिए जरूरी साहस और जुनून पैदा किया। बिल्कुल। मैं इसे इतिहास की खूबसूरत सच्चाई के साथ समाप्त करना चाहूंगा। स्वतंत्रता पहले विचारों में जीती जाती है, फिर शब्दों में और आखिर में जाकर युद्ध के मैदान पर। वाह। भारत की आजादी की लड़ाई में भी ठीक यही हुआ। इन शब्दों, विचारों और भावनाओं ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर चलकर भारत 1947 में आजादी तक पहुंचा। एक बेहतरीन नजरिया। ये हमें याद दिलाता है कि शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। बताइए। जिस तरह इन शब्दों में अतीत में भारत की नियति को आकार दिया, उसी तरह आज के डिजिटल युग में कौन से विचार, कौन सी किताबें, कौन से हैशटैग्स और कौन से मीम्स भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम भारत की आज़ादी की कहानी पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ तारीखों या लड़ाइयों की नहीं है। ये उन असाधारण लोगों की है जिन्होंने उस आज़ादी का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए सबसे दिलचस्प बात ये उभरती है कि मंजिल तो एक थी, आज़ाद भारत, लेकिन रास्ते बहुत अलग अलग थे। हाँ। किसी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो किसी ने क्रांति की मशाल उठाई, कोई समाज सुधार में लगा था तो कोई चुपचाप बलिदान दे रहा था। इन सभी धाराओं ने मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद की वो मजबूत नदी बनाई जिसे हम आज जानते हैं। तो आज हमारा मिशन है इन अलग अलग रास्तों पर चलना और उन महान हस्तियों को समझना। और जो सुनने वाले एसएससी, यूपीएससी या ऐसी ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की है। अच्छा। हाँ, अक्सर इतिहास के सवाल इसी हिस्से से आते हैं। किस समाज की स्थापना किसने की, धन की निकासी का सिद्धांत किसका था। आज हम इन तथ्यों को एक कहानी में पिरोएंगे
ताकि ये सिर्फ याद ना रहें बल्कि समझ में भी आ जाएं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से इस सब की नींव पड़ी। मेरा मतलब है राजनीतिक आजादी की बड़ी बड़ी बातें होने से भी पहले भारत को एक सामाजिक और वैचारिक बदलाव की जरूरत थी। सही बात है। आप एक कमजोर और बटे हुए समाज के साथ एक मजबूत देश नहीं बना सकते। और यहीं पर राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों की भूमिका शुरू होती है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ा टाइटल है। ऐसा क्या था उनके काम में कि उन्हें इतनी बड़ी उपाधि दी गई? देखिए, उस समय भारतीय समाज कई कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। सबसे भयानक थी सती प्रथा। राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर ये साबित किया कि ये प्रथा धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई है। मतलब उन्होंने धर्म को ही ढाल बनाया? बिल्कुल। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं पर सवाल उठाना। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, खासकर विज्ञान की वकालत की। तो उनका काम सिर्फ एक सुधार तक सीमित नहीं था, वो पूरे समाज की सोच को आधुनिक बनाना चाहते थे। मतलब उन्होंने समाज को एक तरह से अंदर से जगाने का काम किया। और इसी परंपरा को शायद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया। हाँ, लेकिन एक अलग अंदाज में। जहाँ रॉय पश्चिमी विचारों से भी प्रेरणा ले रहे थे, वहीं दयानंद सरस्वती का मानना था कि समाज का उद्धार अपनी जड़ों की ओर लौटकर ही हो सकता है। वेदों की ओर लौटो। हाँ, इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वेदों की ओर लौटो का नारा भारत को आधुनिक बनाने के बजाय पीछे ले जाने जैसा नहीं था? उस समय इस पर जरूर बहस हुई होगी। बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, बहस हुई थी, लेकिन दयानंद जी का मतलब वैदिक काल की हर चीज को वापस लाना नहीं था। उनका जोर वेदों के मूल दर्शन पर था, जिसमें वे जातिवाद, छुआछूत, इन जैसी बाद में जोड़ी गई कुरीतियों का कोई स्थान नहीं देखते थे। अच्छा। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का जबरदस्त समर्थन किया। तो उनका नारा दरअसल समाज में बाद में आए बिगाड़ को सुधारने के लिए था, न कि प्रगति को रोकने के लिए। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे एक सुधारक का विचार दूसरे के काम के लिए प्रेरणा बनता है। जैसे आपने महिला शिक्षा की बात की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम तुरंत ज़हन में आता है। बिल्कुल, विद्यासागर तो एक जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, बल्कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जमीन पर काम करने वाले सुधारक थे वो। हाँ, और जब लड़कियों की शिक्षा की बात आई तो उन्होंने अपने खर्चे पर स्कूल खोले और इसी जमीनी संघर्ष को ज्योतिबा फुले ने एक नई दिशा दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ी जातियों के सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने उस वर्ग को आवाज दी जिसे सदियों से चुप करा दिया गया था। तो अगर हम इन सब सुधारकों के काम को एक साथ देखें तो ये साफ है कि उन्होंने राजनीतिक आजादी के लिए एक नैतिक और एक सामाजिक जमीन तैयार की। बिल्कुल, उन्होंने लोगों को सिखाया कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि अपनी ही सामाजिक बुराइयों से भी छुटकारा पाना है। और जब समाज अंदर से मजबूत होने लगा, तब राजनीतिक अधिकारों की मांग भी बुलंद होने लगी। एकदम सही। तो इस नई सामाजिक चेतना के साथ लोग अब बड़े राजनीतिक सवाल पूछने लगे थे। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती कैसे दी जाए? यहीं से कहानी में नरमपंथी नेताओं का प्रवेश होता है। और इस दौर के सबसे बड़े नायक थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें सब प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। उनकी सबसे बड़ी देन थी धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। हमने ये टर्म किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन इसका असर क्या हुआ? ये सिर्फ एक आर्थिक रिपोर्ट थी या उससे कुछ ज्यादा? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक बम था। तब तक बहुत से पढ़े लिखे भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज भारत में विकास कर रहे हैं, रेलवे ला रहे हैं, कानून व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ, एक तरह का भ्रम था। बिल्कुल। नौरोजी ने पहली बार आंकड़ों और तथ्यों के साथ ये साबित किया कि अंग्रेज भारत का विकास नहीं बल्कि उसका खून चूस रहे हैं। भारत का पैसा, भारत का कच्चा माल, सब कुछ ब्रिटेन की तिजोरी भर रहा था। इस एक सिद्धांत ने अंग्रेजों के न्यायप्रिय शासन के भ्रम को तोड़कर रख दिया। मतलब इसने राष्ट्रवाद को एक ठोस आर्थिक आधार दिया। लोगों को समझ आया कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। बिल्कुल। इसी परंपरा को गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया। वो याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों के जरिए बदलाव लाने में विश्वास रखते थे। सिस्टम के भीतर रहकर काम कर रहे थे। हाँ, अंग्रेजों के सिस्टम के भीतर रहकर ही भारत के लिए अधिकार मांग रहे थे।
लेकिन गोखले जी का सबसे बड़ा योगदान शायद ये था कि वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और यहीं से भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। गांधी जी के आने से पहले आज़ादी का आंदोलन कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था ना? हाँ, ज्यादातर। गांधी जी का कमाल ये था कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को वकीलों और बुद्धिजीवियों के कमरों से निकालकर देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों और आम लोगों के बीच पहुंचा दिया। उनके हथियार भी अनोखे थे। बहुत अनोखे। सत्याग्रह और अहिंसा। अंग्रेजों के पास तोपें थीं, बंदूकें थीं, लेकिन उनके पास गांधी जी के निहत्थे सत्याग्रहियों के नैतिक बल का कोई जवाब नहीं था। चंपारण से लेकर दांडी मार्च और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने दिखाया कि आम आदमी भी बिना हथियार उठाए एक साम्राज्य को झुका सकता है। और गांधी जी के साथ साथ एक और नेता थे जो आजादी के बाद के भारत का सपना बुन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। वो एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच वाले लोकतांत्रिक भारत की नींव रख रहे थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर राष्ट्रवाद को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसका सामना करना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। गोखले और गांधी जी जैसे नेता संवैधानिक सुधारों और अहिंसा से बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन हर कोई इतना धैर्य रखने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म ने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जिसका मानना था कि आज़ादी याचिकाओं से नहीं बल्कि धमाकों से मिलेगी। और इस पीढ़ी का सबसे चमकता चेहरा थे भगत सिंह। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि सिर्फ 23 साल की उम्र में किसी के पास इतनी गहरी वैचारिक स्पष्टता कैसे हो सकती है। वो सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। ये सच है। हम अक्सर उनके बम फेंकने की घटना को याद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्होंने जेल में रहते हुए कितना कुछ लिखा। वो समाजवाद और नास्तिकता जैसे विषयों पर भी अपनी राय रखते थे। बिल्कुल। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा थी। और वो अकेले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद जैसे निडर क्रांतिकारी थे जिन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने अपनी वो कसम निभाई। या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्रांतिकारियों का राष्ट्रगान बन गई थी। ये सिर्फ कविता नहीं, देश के लिए जान देने का जज्बा था। इसी क्रांतिकारी परंपरा को एक अलग ही स्तर पर ले गए सुभाष चंद्र बोस। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ज्यादातर नेताओं को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब बोस ने देश छोड़ा, हिटलर से मिले और जापान की मदद से आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कदम था। अंग्रेजी हुकूमत को भारत के बाहर से एक सैन्य चुनौती देना। और उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, वो सिर्फ एक आह्वान नहीं था, ये अंग्रेजों को एक सीधा संदेश था कि अब भारतीय किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो अगर हम इन सभी क्रांतिकारियों के योगदान को एक साथ देखें तो सबसे बड़ा असर क्या था? उनका सबसे बड़ा असर था डर को खत्म करना। उनके बलिदान ने देश के नौजवानों के मन से अंग्रेजी हुकूमत का खौफ निकाल दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हों तो सबसे बड़ी ताकतों से भी टकराया जा सकता है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नया जोश और स्वाभिमान भर दिया। बिल्कुल। जब हम इन बड़े बड़े पुरुष नेताओं की बात करते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस लड़ाई में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि कई बार तो 4 कदम आगे बढ़कर लड़ रही थी। ये कहानी का एक ऐसा पहलू है जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और इसकी शुरुआत तो 1857 में ही हो गई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, ये पंक्तियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि जब देश की आन की बात आई तो एक महिला ने किस बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। और वो अकेली मिसाल नहीं थी। 20वीं सदी में सरोजिनी नायडू जैसी नेता सामने आई। उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था, लेकिन वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी। नहीं, वो एक जबरदस्त वक्ता और जमीनी नेता थी जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में हिस्सा लिया और कई बार जेल गईं। सुना है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। हाँ, और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के तो सब कायल थे। वो गांधी जी को मजाक में मिकी माउस बुलाती थीं। ये दिखाता है कि ये नेता कितने सहज और मानवीय भी थे। इसी सूची में एक और अनोखा नाम है एनी बेसेंट का। वो आयरलैंड से थीं, लेकिन उन्होंने भारत को अपना घर बनाया और होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। और हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली को कैसे भूल सकते हैं, जब सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे और आंदोलन बिखरता हुआ दिख रहा था।
तब उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। बिल्कुल। तो इन सभी महिलाओं के योगदान को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, आजादी का कोई लिंक नहीं होता। उन्होंने साबित कर दिया कि देशभक्ति और बलिदान पर किसी एक जेंडर का अधिकार नहीं है। उन्होंने हर मोर्चे पर संघर्ष को मजबूती दी। तो अब तक की हमारी चर्चा में कई अलग अलग धाराएं सामने आई हैं। समाज सुधारक, नरमपंथी, गांधीवादी, क्रांतिकारी और महिला नेता। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे या अनजाने में ही सही एक दूसरे के काम को पूरा कर रहे थे? ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सभी धाराएं एक दूसरे की पूरक थीं। सोचिए, समाज सुधारकों ने जमीन तैयार की जिस पर राष्ट्रवाद का पौधा उग सके। नरमपंथियों ने उस पौधे को एक राजनीतिक पहचान दी, एक संस्था दी, कांग्रेस जैसी। बिल्कुल। और फिर गांधी जी ने उसे एक विशाल पेड़ बना दिया जिसकी जड़ें देश के हर गांव और हर घर तक पहुंच गई। और क्रांतिकारियों ने क्या किया? उन्होंने उस पेड़ को बाहरी खतरों से बचाने के लिए एक तरह से आग का घेरा बना दिया। उनके बलिदान और साहस ने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेज कभी चैन की सांस न ले सके। और इन सब के बीच महिला नेताओं ने उस पेड़ को सींचने का काम किया, उसे हर घर से जोड़ा। ये एक बेहतरीन नजरिया है। मतलब शायद कोई एक रास्ता अकेले आजादी नहीं दिला सकता था। आजादी इन सभी अलग अलग कोशिशों का मिला-जुला नतीजा थी। यही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की खूबसूरती और ताकत है। विविधता में एकता, अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके, लेकिन लक्ष्य एक। ठीक है, ये सब समझना बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब थोड़ा उन सुनने वालों के बारे में सोचते हैं जो परीक्षा के लिए ये सब याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे नाम, इतने सारे योगदान, क्या इसे याद रखने का कोई आसान तरीका, कोई मेंटल मैप है? हाँ, एक तार्किक क्रम बनाया जा सकता है। आप इसे कहानी की तरह देख सकते हैं। अच्छा। पहला चरण नींव रखना। ये थे सुधारक, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, फूले। इन्होंने समाज को बदला। ठीक है, सुधारक। दूसरा चरण राजनीतिक शुरुआत। ये थे नरमपंथी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने संवैधानिक तरीके से मांगे रखी। सुधारक, फिर नरमपंथी। तीसरा चरण जन आंदोलन। ये थे जन नेता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लड़ाई को आम आदमी तक पहुंचाया। चौथा चरण दबाव बनाना। ये थे क्रांतिकारी, भगत सिंह, बोस। इन्होंने अपने बलिदान से ब्रिटिश हुकूमत पर जबरदस्त दबाव बनाया। और महिला नेता? और इन सब में शामिल थी महिला नेता, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली तक, जिन्होंने हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्रम है सुधारक, नरमपंथी, जननेता और क्रांतिकारी। ये एक अच्छा ढांचा है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। हाँ, ये एक मानसिक नक्शा बनाने जैसा है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कौन कब आया और किसकी क्या भूमिका थी। परीक्षा में ज्यादातर सवाल इसी क्रम और इन हस्तियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत की आजादी किसी एक हीरो या एक विचारधारा की जीत नहीं थी। ये लाखों लोगों के सपनों, संघर्षों और बलिदानों का नतीजा थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। अलग अलग रास्ते थे, अलग अलग विचार थे, लेकिन एक साझा सपना था, एक आजाद भारत। समाज सुधारकों का तर्क, गांधीवादियों का सत्याग्रह, क्रांतिकारियों का बलिदान और महिलाओं की शक्ति, इन सब ने मिलकर उस सपने को हकीकत में बदला, जो आखिरकार 15 अगस्त 1947 को साकार हुआ। बिल्कुल। और जब हम इन प्रसिद्ध हस्तियों का सम्मान करते हैं, तो ये हमें उन लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है, जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उन किसानों, मजदूरों, छात्रों और आम गृहिणियों का बलिदान हमारी आजादी की समझ के लिए क्या मायने रखता है। आधुनिक भारतीय इतिहास की जब भी बात होती है तो हमारा ध्यान सीधे स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनों और क्रांतियों पर जाता है। लेकिन आज हम कहानी के उस दूसरे पहलू पर गौर करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो लोग जो उस समय भारत पर असल में हुकूमत कर रहे थे, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। और ये सिर्फ प्रशासक नहीं थे, इनके हर एक फैसला, चाहे वो कोई कानून हो, कोई संधि हो या कोई प्रशासनिक सुधार, ने भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को भी तय किया। बिल्कुल। ये उस शतरंज के बिसात के खिलाड़ी थे जहाँ दूसरी तरफ पूरा भारत खड़ा था।
तो आज हम इसी शतरंज के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये गवर्नर जनरल सिर्फ प्रशासक नहीं थे, बल्कि 3 अलग-अलग भूमिकाएं निभा रहे थे। अच्छा। पहले वे कंपनी के मैनेजर थे, जिनका काम मुनाफा बढ़ाना था। फिर वे साम्राज्य के आर्किटेक्ट बने, जो भारत को एक खास ढांचे में ढालना चाहते थे। और आखिर में वे संकट प्रबंधक बने, जो एक उभरते हुए राष्ट्र को संभालने में नाकाम रहे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली भूमिका से। कंपनी के मैनेजर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से एक राजनीतिक ताकत बन रही थी, तब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स आए। कहा जाता है कि उन्होंने ही ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक नींव रखी। बिल्कुल। उनका काम बड़ा मुश्किल था। एक तरफ उन्हें कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलना था, और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो इस लूट को संस्थागत बना सके। हाँ, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया, जिलों में कलेक्टर का पद बनाया और एक न्यायिक प्रणाली की शुरुआत की। असल में उन्होंने वो ढांचा खड़ा किया जिस पर बाद के गवर्नर जनरलों ने साम्राज्य की इमारत बनाई। और उस इमारत को मजबूत करने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनका नाम आते ही बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट याद आता है। सही बात है। ये सिर्फ एक टैक्स वसूलने का सिस्टम था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? नहीं, ये सिर्फ एक टैक्स सिस्टम नहीं था। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक इंजीनियरिंग थी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम जमींदारों को जमीन का मालिक बना दें और टैक्स की रकम हमेशा के लिए तय कर दें, तो हमारे पास एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार हो जाएगा जो हमेशा हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि असल किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए और जमींदार अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक बन गए। इसने ग्रामीण भारत में एक ऐसी असमानता पैदा की जिसकी जड़ें आज भी मौजूद हैं। मतलब प्रशासन की नींव रखने के साथ साथ समाज में अपने समर्थक भी तैयार कर लिए। कमाल की रणनीति थी। बिल्कुल। लेकिन अगर कॉर्नवालिस ने प्रशासन की नींव रखी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने उस पर साम्राज्य के विस्तार की एक भव्य इमारत खड़ी करने की ठान ली थी। और उनका हथियार युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति थी। मैं बात कर रहा हूं सहायक संधि प्रणाली की। हाँ, और ये ब्रिटिश विस्तारवाद का सबसे चालाक तरीका था। कैसे? आप सोचिए, अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाते और कहते, हम आपको बाहरी हमले से बचाएंगे, बस आप हमारी एक सेना अपनी राजधानी में रख लीजिए। हाँ। और हाँ, उस सेना का सारा खर्चा भी आप ही उठाएंगे। राजा को लगता कि उसकी सुरक्षा हो रही है, लेकिन असल में वो अपनी विदेश नीति और सैन्य स्वतंत्रता दोनों खो देता था। अच्छा। वो आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, एक एक करके कई राज्य इस जाल में फंस गए। तो शुरुआती दौर मैनेजरों का था, जिनका मुख्य उद्देश्य था नियंत्रण, राजस्व और विस्तार। हाँ। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब जो गवर्नर जनरल आ रहे हैं, वो सिर्फ इलाके नहीं जीत रहे, बल्कि भारतीय समाज को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम अब साम्राज्य के आर्किटेक्ट्स के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और इस दौर की शुरुआत होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। उन्हें एक सुधारक के तौर पर याद किया जाता है। हाँ। सती प्रथा का उन्मूलन। बिल्कुल, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन उनका सबसे बड़ा काम माना जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये फैसला उन्होंने अकेले नहीं लिया। राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारक सालों से इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे। बेंटिक ने बस उसे कानूनी रूप दिया। तो क्या ये वाकई भारत को सभ्य बनाने की कोशिश थी, या इसके पीछे भी साम्राज्य का कोई हित छुपा था? देखिए, दोनों बातें थीं। एक तरफ कुछ अंग्रेज अधिकारी सच में मानते थे कि वे भारत को आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन सुधारों से वे भारत के पढ़े लिखे तबके को ये दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश राज उनके लिए फायदेमंद है। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। अच्छा। मतलब एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो, पर सोच और पसंद से अंग्रेज हो। और बेंटिंग के बाद आते हैं शायद सबसे विवादास्पद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इनके एक हाथ में विकास का नक्शा था, तो दूसरे हाथ में विलय का फरमान। एक तरफ रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था, और दूसरी तरफ उनकी कुख्यात व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। हाँ। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता, तो उसके राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर, कई रियासतें इसी नीति का शिकार बनी। तो ये तो सरासर साम्राज्यवाद था। बिल्कुल।
जिसे कानून का चोला पहना दिया गया था। यहाँ रेलवे वाली बात बहुत दिलचस्प है। अक्सर कहा जाता है कि रेलवे तो अंग्रेज भारत के लिए लाए। क्या ये आधुनिकीकरण सच में भारत के हित के लिए था या साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल, रेलवे का मुख्य मकसद तो साम्राज्य को मजबूत करना ही था। जैसे सैनिकों को विद्रोह की जगह पर जल्दी पहुंचाना और बंदरगाहों तक कच्चा माल तेजी से ले जाना ही असली लक्ष्य था। लेकिन इसका एक अनिच्छित परिणाम भी हुआ, जिसके बारे में शायद डलहौजी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो क्या? इन्हीं रेलवे लाइनों ने, जो भारत को कंट्रोल करने के लिए बिछाई गई थीं, पहली बार अलग अलग प्रांतों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। अच्छा। राष्ट्रवादी नेता इन्हीं ट्रेनों में सफर करके पूरे देश में आजादी का संदेश फैला रहे थे। यानी साम्राज्य का हथियार ही राष्ट्रवाद का वाहक बन गया। वाह, ये तो अद्भुत बात है। और डलहौजी की इन्हीं आक्रामक नीतियों की वजह से जो असंतोष फैला, वो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक बना। और उस विद्रोह ने सब कुछ बदल के रख दिया। सब कुछ। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। और पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग? हाँ, और लॉर्ड कैनिंग का काम बहुत मुश्किल था। उन्हें विद्रोह के बाद फैले अविश्वास और नफरत के माहौल को शांत करना था। उन्होंने सुलह की नीति अपनाई ताकि फिर से व्यवस्था कायम की जा सके। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। कैनिंग के बाद आए लॉर्ड लिटन, जिनकी छवि एक बेहद दमनकारी और असंवेदनशील शासक की है। सही कहा। उन्होंने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोंट दिया। और उनकी क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब 1876-78 में दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। और ठीक उसी समय लॉर्ड लिटन दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित करने के लिए एक ऐसा भव्य दरबार सजा रहे थे, जिसमें बेशुमार पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। ओह! इस क्रूर विरोधाभास ने भारतीयों को ये दिखा दिया कि साम्राज्य के लिए उनकी जान की क्या कीमत थी। तो लिटन के इस दमनकारी प्रेस एक्ट का क्या असर हुआ? क्या भारतीय अखबार चुप हो गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि असर उल्टा हुआ। अच्छा। इस कानून ने पत्रकारों को और ज्यादा रचनात्मक और साहसी बना दिया। वे अब सीधी आलोचना की जगह कहानियों, कविताओं और व्यंग का सहारा लेने लगे, ताकि सेंसरशिप से बचकर भी अपनी बात कह सकें। मतलब इसने राष्ट्रवादी प्रेस को और मजबूत कर दिया। हाँ, तो एक तरह से दमन का हर प्रयास प्रतिरोध को एक नया रास्ता दिखा रहा था। और लिटन के ठीक बाद एक ऐसे वाइसराय आए जो उनसे बिल्कुल उलट थे, लॉर्ड रिपन। हाँ, लॉर्ड रिपन। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हाँ, रिपन ने आते ही सबसे पहले वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया। उन्होंने फैक्ट्री अधिनियम लाकर मजदूरों की काम करने की स्थिति में सुधार की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय स्वशासन। बिल्कुल, उन्होंने स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की शुरुआत की, ताकि भारतीय अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन खुद कर सकें। वो शायद अकेले ऐसे वाइसरॉय थे जिनके जाने पर भारतीय जनता दुखी हुई थी। इस दौर का अंत होता है लॉर्ड कर्जन के साथ, जो शायद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सबसे बड़े प्रतीक थे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत पर शासन करने के लिए ही बने हैं, और उनके इसी अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण था 1905 का बंगाल विभाजन। कर्जन ने तर्क दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे बांटना जरूरी है, लेकिन ये सरासर झूठ था। तो असली मकसद क्या था? असली मकसद था बंगाल को, जो उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ था, धार्मिक आधार पर बांटना। उन्होंने पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुल बना दिया। ये फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बेशर्म उदाहरण था। लेकिन इसका असर भी शायद वैसा नहीं हुआ जैसा कर्जन ने सोचा था। असर बिल्कुल उल्टा हुआ। इस विभाजन ने बंगाल के लोगों को तोड़ने की बजाय पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया। स्वदेशी आंदोलन? हाँ, पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की ऐसी आग भड़की जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले। बंगाल का विभाजन, जो राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए किया गया था, उसने भारतीय राष्ट्रवाद को और भी मजबूत कर दिया। तो अब हम ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अब वाइसराय ना तो मैनेजर हैं, ना ही आर्किटेक्ट,
अब वो संकट प्रबंधक हैं। सही कहा। राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। और इसी मैनेजमेंट की पहली कोशिश थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। अंग्रेजों ने देखा कि राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक और चाल चली। अलग निर्वाचक मंडल वाली। बिल्कुल, उन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक विभाजन का जहर घोल दिया, जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। इसके 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायआर्ची की शुरुआत हुई। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, इसका असल में मतलब क्या था? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक प्रांतीय सरकार है जिसमें वित्त मंत्रालय यानी पैसे का सारा कंट्रोल अंग्रेज गवर्नर के आदमी के पास है, और शिक्षा मंत्रालय एक चुने हुए भारतीय मंत्री को दे दिया गया है। अब भारतीय मंत्री के पास स्कूल बनाने के बड़े बड़े आइडिया तो हैं, लेकिन उनके लिए पैसा मंजूर करने की शक्ति ही नहीं है। अच्छा। यह सुधार के नाम पर एक ऐसा जटिल जाल था जिसने भारतीयों को जिम्मेदारी तो दी, पर असली ताकत नहीं दी। यानी सत्ता देने का दिखावा, पर चाबी अपनी हाथ में रखी। और फिर आता है लॉर्ड इरविन का दौर, जब गांधी जी भारतीय राजनीति के केंद्र में थे। हाँ। गांधी इरविन समझौता एक बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी। पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश वायसराय ने एक भारतीय नेता के साथ बराबरी पर बैठकर कोई समझौता किया हो। यह इस बात का प्रतीक था कि अब सत्ता का पलड़ा झुक रहा है। मतलब अब ब्रिटिश राज हुक्म नहीं दे सकता था, उसे बातचीत करनी पड़ रही थी। बिल्कुल। और अंत में आते हैं भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। उनका काम था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम अध्याय को लिखना, यानी भारत को आजादी देना। हाँ, लेकिन ये अध्याय खून से लिखा गया। माउंटबेटन का मुख्य काम ब्रिटिश सत्ता का एक व्यवस्थित और तेजी से हस्तांतरण करना था। उन्होंने माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन उसके फैसलों का असर आज तक सब कॉन्टिनेंट पर महसूस किया जाता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, तो कुछ नाम और उनकी नीतियां सीधे तौर पर भारत की कहानी से जुड़ जाती हैं। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, डलहौजी की विलय की नीति, कर्जन का बंगाल विभाजन और माउंटबेटन का भारत विभाजन। बिल्कुल। ये एक निरंतर चलने वाली शतरंज की बाजी थी। एक तरफ ये गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय अपने साम्राज्य को बचाने और मजबूत करने के लिए चालें चल रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी उन चालों का जवाब दे रहे हैं, कभी कभी तो उन्हीं की चालों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके। उनकी नीतियों ने कभी भारत का दमन किया, तो कभी अनजाने में उसे एकजुट भी कर दिया, लेकिन अंततः वे स्वतंत्रता की उस शक्तिशाली लहर को रोक नहीं पाए। आखिर में एक विचारणीय बात यह है कि जहां इन शासकों ने भारत के लिए नीतियां बनाई, वहीं असली कहानी यह है कि भारतीयों ने इन नीतियों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इतिहास केवल शासकों द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि शासितों की प्रतिक्रियाओं से भी आकार लेता है। बिल्कुल। कैसे कर्जन की बंगाल विभाजन की नीति, जो तोड़ने के लिए बनाई गई थी, ने लोगों को स्वदेशी आंदोलन में पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया, या कैसे लिटन के प्रेस एक्ट ने राष्ट्रवादी प्रेस को और भी मजबूत बना दिया। औपनिवेशिक नीति और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के बीच का यही टकराव और संवाद आधुनिक भारतीय इतिहास की असली प्रेरक शक्ति रहा है। वो नीतियां जो अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाई थी, आखिर में वही उनकी जड़ें खोदने का कारण बन गई। बिल्कुल, और यही इस पूरी कहानी को इतना आकर्षक बनाता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा और प्रेस की। स्कूल, कॉलेज और अखबार, ये सब अंग्रेजों के लिए नियंत्रण के बड़े शक्तिशाली हथियार थे। हाँ, उन्हें तो यही लगा था। पर कमाल की बात यह है कि यही हथियार भारतीयों के हाथ में आकर आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा औजार बन गए। और ये एक तरह की रणनीतिक शतरंज की बिसात थी, है ना? अंग्रेज एक चाल चलते थे, ये सोचकर कि इससे उनका शासन मजबूत होगा। लेकिन उस चाल का नतीजा कुछ ऐसा निकलता था जो उनके खिलाफ ही चला जाता था। मतलब वे अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे थे। तो चलिए इसी शतरंज के खेल को समझते हैं। हम 4 बड़ी चालों पर ध्यान देंगे। 1854 का वुड्स डिस्पैच, 1882 का हंटर कमीशन, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम और 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। हम देखेंगे कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक पूरी कहानी थी एक्शन और रिएक्शन की। और ये कहानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षक अब सिर्फ तारीखें नहीं पूछते,
वो कारण और प्रभाव को समझने की क्षमता को परखते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उस कदम से जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 का वुड्स डिस्पैच। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इससे पहले भी तो मैकाले का मिनट्स आ चुका था, जिसने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। तो वुड्स डिस्पैच में ऐसा क्या खास था कि उसे इतना बड़ा तमगा दिया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मकाले की जो सोच थी वो थोड़ी सीमित थी। उसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। अच्छा, मतलब ज्ञान ऊपर से छनकर नीचे आएगा। हाँ, कि ऊपर के कुछ लोगों को पढ़ा दो और ज्ञान छन छन कर नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, पैसिव अप्रोच थी। वुड्स डिस्पैच इससे कई ज्यादा बड़ा और व्यवस्थित प्लान था। व्यवस्थित कैसे? उसने पहली बार पूरे भारत के लिए एक संगठित शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक। यानी एक पूरा ब्लूप्रिंट? बिल्कुल, एक पूरा ब्लूप्रिंट। इसने हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाने की बात की। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा। और भाषा का क्या? वो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। भाषा को लेकर भी एक साफ नीति थी। हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी, लेकिन प्राइमरी लेवल पर देसी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मैकाले के सिर्फ अंग्रेजी पर जोर देने से एक बड़ा बदलाव था। लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का असली मकसद क्या था? क्या वे सच में भारत को शिक्षित करना चाहते थे? यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है। देखिए, अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विशाल नौकरशाही, उनकी ब्यूरोक्रेसी, और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। उस नौकरशाही को चलाने के लिए उन्हें हजारों क्लर्क, अकाउंटेंट और छोटे अधिकारी चाहिए थे, जो इंग्लैंड से नहीं लाए जा सकते थे। मुमकिन ही नहीं था। तो उन्हें एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो, जैसा मैकेले ने कहा था, रंग और खून से भारतीय हो पर सोच और समझ से अंग्रेज। वुड्स डिस्पैच उसी जरूरत को पूरा करने का एक साधन था। ज्ञान का प्रसार तो बस एक साइड इफेक्ट था। तो ये सिस्टम काम कर गया। लगभग 30 साल बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन बनाया। क्या ये वुड्स डिस्पैच की सफलता का सबूत था या उसकी कमियों को देखने के लिए था? कह सकते हैं कि दोनों ही। वुड्स डिस्पैच ने विश्वविद्यालय तो बना दिए, लेकिन प्राइमरी शिक्षा की हालत जस की तस थी। मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी काम नहीं की? बिल्कुल नहीं की। ज्ञान ऊपर ही अटक गया था। हंटर कमीशन का मुख्य फोकस इसी बात पर था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की हालत को सुधारना। एक तरह से ये स्वीकार करना था कि सिर्फ ऊपर की मलाई तैयार करने से काम नहीं चलेगा, नींव को भी देखना पड़ेगा। तो इस कमीशन ने सिफारिशें क्या दी? क्या इन्होंने जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव किया? सिफारिशें कागज पर बहुत अच्छी थीं। कमीशन ने कहा कि प्राइमरी शिक्षा का कंट्रोल और जिम्मेदारी स्थानीय निकायों यानी म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दे देना चाहिए। शिक्षा को लोकल लेवल पर ले जाने की बात। जी, और प्राइवेट स्कूलों को भी सरकारी मदद देकर प्रोत्साहित करने की बात कही। सोच तो अच्छी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ भी कोई कैच जरूर होगा। सबसे बड़ा कैच था पैसा। अंग्रेजों ने जिम्मेदारी तो स्थानीय निकायों पर डाल दी, लेकिन उन्हें पर्याप्त फंड नहीं दिए। ये जिम्मेदारी बिना संसाधन वाली बात थी। अच्छा, लेकिन असल में उनकी जेब से ज्यादा कुछ खर्च नहीं हो रहा था। तो हंटर कमीशन ने शिक्षा को थोड़ा और फैलाया, भले ही धीरे धीरे। इसका एक नतीजा ये हुआ होगा कि 20 साल बाद 20वीं सदी की शुरुआत तक विश्वविद्यालयों में पहुंचने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई होगी। संख्या भी और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में विविधता भी। और शायद यही बढ़ती संख्या और चेतना लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय के लिए चिंता का कारण बनी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 1900 आते आते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जिन विश्वविद्यालयों को अंग्रेजों ने क्लर्क बनाने की फैक्ट्री समझकर खोला था, वे अब राष्ट्रवाद के गढ़ बन चुके थे। खासकर बंगाल में। हाँ, बंगाल के कॉलेज तो क्रांतिकारियों के अड्डे बन रहे थे। पढ़े लिखे भारतीय अब सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे थे, वे सवाल पूछ रहे थे स्वतंत्रता के, अधिकार के, न्याय के। और लॉर्ड कर्जन एक कट्टर साम्राज्यवादी था, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं था। और यहीं पर कहानी में आता है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये शिक्षा में सुधार के लिए था या उसे नियंत्रित करने के लिए? दिखावे के लिए इसे शिक्षा के मानकों को सुधारने का नाम दिया गया, लेकिन इसका असली मकसद विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, उनके ऑटोनॉमी को खत्म करके उन पर सरकारी शिकंजा कसना था। कर्जन का मानना था कि ये विश्वविद्यालय राजद्रोह की फैक्ट्रियां बन गए हैं। बिल्कुल, फैक्ट्रीज ऑफ सेडिशन, और उन्हें काबू में करना जरूरी था। तो उन्होंने ऐसा किया कैसे? क्या थे इसके नियम?
बहुत चालाकी से। यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी होती थी, जिसे सीनेट कहते हैं, उसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब यूनिवर्सिटी की टॉप कमेटी में सरकार अपने ज्यादा लोग बिठा सकती थी। जी, इससे हर फैसले पर सरकार का कंट्रोल बढ़ गया। कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से मान्यता यानी एफिलिएशन लेने के नियम इतने सख्त कर दिए गए कि सरकार किसी भी कॉलेज को आसानी से खारिज कर सकते थे। संक्षेप में विश्वविद्यालयों को सरकारी विभाग बना दिया। एक तरह से, हाँ। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या उस समय के कुछ शिक्षावेद ये नहीं मानते थे कि भारतीय कॉलेजों के स्टैंडर्ड्स सच में गिर रहे थे और कर्जन का कदम भले ही कठोर था पर गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी था? ये एक अच्छा पॉइंट है और ये तर्क उस समय दिया भी गया था। कुछ हद तक ये सच भी था कि कई कॉलेज सिर्फ डिग्री बांटने की दुकानें बन गए थे। लेकिन कर्जन के इरादों पर शक इसलिए होता है क्योंकि उसके सुधारों का फोकस गुणवत्ता से ज्यादा नियंत्रण पर था। राष्ट्रवादी नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा कि हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को दबाने की साजिश है। अगर मकसद सिर्फ शिक्षा सुधारना होता तो सरकार फंडिंग बढ़ाती, बेहतर शिक्षक नियुक्त करती, लेकिन सीनेट में अपने सदस्य भरती। सही कहा। तो हमने देखा कि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रवाद की आग सुलग रही थी, लेकिन कोई भी विचार कैंपस की दीवारों के अंदर कैद रहकर क्रांति नहीं ला सकता। उसे एक माध्यम चाहिए। उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम बना उस समय का प्रेस, खासकर देसी भाषाओं का प्रेस। बिल्कुल। और जैसे ही इस प्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू किया, जैसे कि भयानक अकाल के दौरान उसकी उदासीनता, सरकार तिलमिला उठी। और यहाँ पर मंच पर आते हैं एक और कट्टर वायसराय, लॉर्ड लिटन, जिनका दौर दमन और भेदभाव के लिए जाना जाता है। और उन्होंने ही 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसे गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं। इसके नाम में ही वर्नैकुलर शब्द है, जिसका मतलब है देसी भाषा। तो क्या इसका मतलब ये कानून सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबारों के लिए था? हाँ, और यही इसका सबसे घिनौना पहलू था। वर्नैकुलर शब्द में ही एक तरह का भेदभाव छिपा था। अंग्रेजों के लिए ये देसी, आम या कमतर भाषाएं थीं अंग्रेजी के मुकाबले। अच्छा। तो कानून का नाम ही बता रहा था कि ये सिर्फ हिंदी, बंगला, मराठी और दूसरी भारतीय भाषाओं को निशाना बनाने के लिए था, अंग्रेजी प्रेस को नहीं। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब सरकार खुलेआम कह रही थी कि अगर आप अंग्रेजी में हमारी आलोचना करें तो शायद चल जाए, शायद। लेकिन अगर आप वही बात आम लोगों की भाषा में करें तो वो अपराध है। ये तो सीधा सीधा नस्लवाद है। ये नस्लवाद ही था। कानून इतना कठोर था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किसी भी भारतीय भाषा के अखबार के प्रिंटर और प्रकाशक को बुलाकर एक बॉन्ड पर साइन करने के लिए कहने का अधिकार था। बॉन्ड? कैसा बॉन्ड? कि वे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेंगे, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता कि किसी अखबार ने ये नियम तोड़ा है तो वो उसकी प्रिंटिंग प्रेस और मशीनरी को जब्त कर सकता था। और अपील? सबसे बड़ी बात, मजिस्ट्रेट के इस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी। बिना अपील का अधिकार? ये तो न्याय के हर सिद्धांत के खिलाफ है। तो क्या भारतीय प्रेस ने इसके सामने घुटने टेक दिए? कुछ डरे, लेकिन कुछ ने इसका शानदार तरीके से सामना किया। इसकी सबसे मशहूर कहानी अमृता बाजार पत्रिका की है। कलकत्ता का मशहूर अखबार। जी, वो तब तक बांग्ला और अंग्रेजी दोनों में छपता था। जैसे ही ये कानून आया, इस कानून से बचने के लिए उन्होंने रातों रात खुद को पूरी तरह से एक अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। रातों रात? रातों रात। अगले ही दिन जब अधिकारी प्रेस पर ताला लगाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अखबार तो अंग्रेजी में छपा है और कानून उन पर लागू ही नहीं होता। ये अंग्रेजों की चाल का मुंह तोड़ जवाब था। वाह, ये तो कमाल का किस्सा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, शिक्षा और प्रेस पर ब्रिटिश नीतियों की शतरंज की बाजी का अंतिम नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जो हर साम्राज्य के साथ होता है, जो अपने अधीन लोगों को शिक्षित करने की गलती करता है। अंग्रेजों का मकसद था एक वफादार क्लॉक क्लास बनाना, सूचना को नियंत्रित करना और अपने राज को हमेशा के लिए बनाए रखना। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। बिल्कुल। उन्होंने एक शिक्षित मध्य वर्ग बनाया जिसने जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो और वॉल्टेयर को पढ़ा और पूछना शुरू किया, अगर स्वतंत्रता और समानता यूरोप के लिए अच्छी है तो हमारे लिए क्यों नहीं? उन्होंने अखबार बनाए ताकि ये विचार सिर्फ कॉफी हाउस तक सीमित ना रहें, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचें। उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए। संक्षेप में, अंग्रेजों ने अनजाने में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की पूरी नर्सरी खुद ही तैयार कर दी। ये इतिहास का एक अद्भुत व्यंग्य है ना? बिल्कुल।
जो औजार साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे, वे ही स्वतंत्रता संग्राम के सबसे धारदार हथियार बन गए। शिक्षा ने दिमाग को सोचने की ताकत दी। और प्रेस ने उन विचारों को पंख दिए। चलिए इस पूरी बातचीत को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि परीक्षा के लिए मुख्य बातें याद रहें, एक टाइमलाइन के तौर पर। जरूर। सबसे पहले 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। इसने आधुनिक शिक्षा की एक व्यवस्थित नींव रखी। फिर 1878 में लॉर्ड लिटन का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो देसी प्रेस का गला घोटने की कोशिश थी। इसके ठीक बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन बनाया, जिसका फोकस प्राइमरी शिक्षा पर था। और हाँ, रिपन ने ही लिटन के प्रेस एक्ट को खत्म भी किया। और आखिर में 1904 लॉर्ड कर्जन का विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसका मकसद बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। 1854, 1878, 1882, 1904। वुड्स, लिटन, रिपन, कर्जन। शिक्षा, प्रेस, शिक्षा और फिर शिक्षा पर नियंत्रण। अगर ये कहानी और इसका क्रम याद रहे तो इससे जुड़े किसी भी विश्लेषणात्मक सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। कि शिक्षा ने दिमाग को जगाया, प्रेस ने राष्ट्र को जगाया और दोनों ने मिलकर भारत को आजादी के लिए तैयार किया। जो एक औपनिवेशिक जरूरत के तौर पर शुरू हुआ, वो विचारों की एक राष्ट्रीय क्रांति में बदल गया और उन्हीं विचारों ने आखिरकार 1947 का रास्ता बनाया। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रहे हैं जिस पर सोचा जा सकता है। क्या कोई भी साम्राज्य जो अपने अधीन लोगों को शिक्षित करता है, अनजाने में अपने ही अंत के बीज नहीं बो रहा होता? क्या ज्ञान और सूचना हमेशा नियंत्रण से ज्यादा शक्तिशाली साबित नहीं होते? जब भी हम आजादी की लड़ाई की बात करते ना, तो जहन में क्या आता है? मेरे तो हमेशा वही तस्वीरें आती हैं, गांधी जी का दांडी मार्च, भगत सिंह का जोश, या फिर 1947 की आधी रात वाला नेहरू का भाषण। बिल्कुल। बड़े बड़े आंदोलन, राजनीतिक लड़ाइयां। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक आम भारतीय के लिए उस वक्त आजादी का असल मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया था या कुछ और भी था? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम उस दौर को ठीक से देखें तो एक बात बार बार सामने आती है, और वो है रोजमर्रा की मुश्किलें, गरीबी और एक तरह की आर्थिक घुटन। आर्थिक घुटन? जी। हम अक्सर इस कहानी को भूल जाते हैं कि राजनीतिक गुलामी से कहीं पहले भारत एक आर्थिक गुलामी झेल रहा था, और शायद यही असली वजह थी जिसने आजादी की लड़ाई को एक जन आंदोलन बना दिया। आर्थिक गुलामी? ये सुनने में इतना भारी शब्द है। मतलब वो देश जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, हाँ, वो इस हाल में पहुंच गया। ये हुआ कैसे? मुझे लगता है आज इसी की परतें उधेड़नी चाहिए। जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर ये समझते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था के साथ असल में किया क्या था। बिल्कुल। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक सोची समझी, एक तरह से योजना का नतीजा था, जिसे करीब 200 सालों तक चलाया गया। 200 साल? जी। आज की बातचीत में हम इसी सफर को देखेंगे। दादा भाई नौरोजी के उस सिद्धांत से शुरू करेंगे जिसने पहली बार अंग्रेजों की पोल खोली। फिर रेलवे जैसी चीजों के पीछे का सच जानेंगे, जिन्हें हम विकास का प्रतीक मानते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये भी समझेंगे कि भारत में बार बार अकाल क्यों पड़े और कैसे हमारे अपने उद्योग धंधे तबाह हो गए। वाह, ये तो आजादी की लड़ाई को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब ये सिर्फ झंडों और नारों की कहानी नहीं है। नहीं, ये रोटी और रोजगार की भी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस इंसान की बात करते हैं जिसने पहली बार हिम्मत करके ये कहा कि राजा नंगा है। मेरा मतलब है दादा भाई नौरोजी और उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नौरोजी, वो तो एक बड़े नेता थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने। पर वो कोई अर्थशास्त्री तो नहीं थे, है ना? नहीं, वो नहीं थे। तो फिर एक राजनेता ने ये आर्थिक सिद्धांत क्यों दिया? क्या उस समय कोई और इस बारे में बात नहीं कर रहा था? क्या कमाल का सवाल है, और यही तो इस थ्योरी की सबसे दिलचस्प बात है। उस समय के ज्यादातर भारतीय नेता क्या कर रहे थे? वो ब्रिटिश सरकार में सुधार की बात कर रहे थे, ज्यादा अधिकार मांग रहे थे। हाँ, सुधार की बात। हाँ, लेकिन नौरोजी ने पहली बार समस्या की जड़ पर उंगली रखी। उन्होंने कहा, असली मुद्दा अधिकारों का नहीं, असली मुद्दा पैसों का है। उन्होंने आंकड़ों और सरकारी रिपोर्टों का इस्तेमाल करके यह साबित किया कि भारत का पैसा
भारत के संसाधन लगातार इंग्लैंड की तरफ बह रहे हैं। और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा, शून्य। एक मिनट, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। मतलब हम काम कर रहे हैं, हमारा देश उत्पादन कर रहा है, अनाज उगा रहा है, जी कपड़े बना रहा है, लेकिन पैसा हमारे हाथ में आने के बजाय जी सीधे लंदन जा रहा था। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब है। ये होता कैसे था? इसके कई रास्ते थे और सब के सब बड़े शातिर तरीके से बनाए गए थे। पहला, यहाँ जितने भी ब्रिटिश अफसर काम करते थे उनकी मोटी मोटी तनख्वाह हाँ, और रिटायरमेंट के बाद की पेंशन सब भारत के खजाने से सीधे इंग्लैंड भेजी जाती थी। अच्छा, दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में दूसरी ब्रिटिश कंपनियों ने यहाँ जो भी मुनाफा कमाया वो सब भी इंग्लैंड चला गया। और तीसरा, और ये सबसे चौंकाने वाला है, ब्रिटेन दुनिया में कहीं भी लड़ाई लड़ता था। कहीं भी? हाँ, कहीं भी। चीन के साथ अफीम युद्ध हो या अफ्रीका में कोई अभियान, उसका एक बड़ा खर्चा भारत के सिर पर डाल दिया जाता था। मतलब लड़ाई वो लड़ें और बिल हम भरे। बिल्कुल। और चौथा रास्ता था उनकी व्यापार नीतियां। उन्होंने ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते माल के लिए भारत के बाजार पूरी तरह खोल दिए। नतीजा, हमारा अपना माल बिकना बंद हो गया। तो ये एक तरफा बहार था, जैसे किसी शरीर से धीरे धीरे खून निकाला जा रहा हो। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार ने पहली बार पढ़े लिखे भारतीयों को जगाया। उन्हें समझ आया कि उनकी गरीबी का कारण उनकी किस्मत या मेहनत में कमी नहीं, बल्कि ये ब्रिटिश राज है। और यहीं से आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। समझ गया। तो ये सिर्फ एक आर्थिक सिद्धांत नहीं था, ये एक राजनीतिक हथियार बन गया। इसने लोगों को एक साझा दुश्मन दिया। अच्छा, लेकिन अंग्रेज तो हमेशा कहते थे, और आज भी कई लोग ये मानते हैं, कि वो भारत में विकास लेकर आए। उन्होंने रेलवे बनाई, सड़कें बनाई, बड़े बड़े बागान लगाए। इस तर्क का क्या जवाब है? हाँ, ये विकास का तर्क उनका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था। और इसे समझने के लिए हमें बस एक सवाल पूछना होगा। क्या? ये विकास किसके लिए था? चलिए रेलवे का ही उदाहरण लेते हैं। आज हमें लगता है कि रेलवे ने देश को जोड़ा, लेकिन उस समय उसे बनाने के पीछे 3 मुख्य मकसद थे। और वो क्या थे? पहला, भारत के अंदरूनी इलाकों से कच्चा माल जैसे कपास, नील, अनाज, उसे बंदरगाहों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना, ताकि उसे जहाजों में लादकर इंग्लैंड भेजा जा सके। अच्छा। दूसरा, अगर देश के किसी भी कोने में कोई विद्रोह या बगावत हो तो ब्रिटिश सेना को तेजी से वहां पहुंचाना, कंट्रोल के लिए। हाँ। और तीसरा, मैनचेस्टर और लिवरपूल की मिलों में बना माल भारत के छोटे छोटे गांवों और कस्बों तक पहुंचाना। तो मतलब रेलवे भारतीयों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत का माल बाहर ले जाने और अपना माल यहां बेचने के लिए बनाया गया था। मोटे तौर पे यही सच है। सोचिए, रेलवे लाइनों के लिए सारा लोहा, सारी तकनीक, यहाँ तक कि ज्यादातर बड़े इंजीनियर भी ब्रिटेन से आते थे। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो पैसा लगा, उस पर बहुत ज्यादा ब्याज की गारंटी ब्रिटिश निवेशकों को दी गई। और वो पैसा भी भारत के ही टैक्स पेयर से वसूला जाता था। तो रेलवे ने भारत को आर्थिक रूप से जोड़ने के बजाय उसे ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था से और मजबूती से जकड़ लिया। ये विकास नहीं, ये शोषण को और ज्यादा कुशल बनाने का एक जरिया था। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और यही कहानी शायद बागानों की भी होगी। असम के चाय के बागान, केरल के मसालों के बागान, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल वही कहानी। चाय, कॉफी, रबर, नील, ये सब फसलें क्यों उगाई जाती थी? सिर्फ और सिर्फ निर्यात के लिए, ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों के लिए। और वहां काम करने वाले मजदूर? उन मजदूरों की हालत बंधुआ मजदूरों से भी बदतर थी। उन्हें जबरदस्ती असम के दूर दराज इलाकों में ले जाया जाता था, उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था, और मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि वो कभी कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। हे भगवान। कई कानून तो ऐसे थे कि अगर कोई मजदूर बागान छोड़कर भाग जाए तो उसे पकड़कर वापस लाया जाता था और सजा दी जाती थी। तो जो हमें विकास की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उनके पीछे लाखों लोगों के शोषण की कहानी छिपी है। और इसी शोषण का शायद सबसे भयानक रूप हमें अकाल के समय देखने को मिला। मैंने पढ़ा है कि 19वीं सदी में करोड़ों लोग भूख से मर गए थे। जी, करोड़ों। एक ऐसा देश जो खेती के लिए जाना जाता था, वहां इतने लोग भूख से कैसे मर सकते हैं? आपका सवाल ही जवाब की ओर इशारा कर रहा है। ये अकाल सिर्फ बारिश ना होने की वजह से नहीं आए थे। ज्यादातर मामलों में ये मानव निर्मित त्रासदियां थी। मानव निर्मित कैसे? इसके पीछे सीधी सीधी ब्रिटिश नीतियां थीं। पहला कारण था उनका लगान सिस्टम।
उन्होंने किसानों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया था कि उनके पास अपनी फसल का बहुत छोटा हिस्सा ही बचता था। बुरे वक्त के लिए अनाज जमा करने की तो वो सोच भी नहीं सकते थे। और अगर फसल खराब हो गई तब भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। हाँ, ज्यादातर मामलों में टैक्स में कोई छूट नहीं थी। और इससे भी भयानक बात सुनिए। जी। जब बंगाल, उड़ीसा या मद्रास में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, उस दौरान भी भारत से अनाज का निर्यात इंग्लैंड और दूसरे देशों को जारी था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जहाज़ों में अनाज भरकर बंदरगाहों से निकल रहा था और उसी समय बंदरगाहों पर हजारों लोग भूख से दम तोड़ रहे थे। आप मजाक कर रही हैं? लोग भूख से मर रहे थे और वो यहाँ से खाना बाहर भेज रहे थे। ये तो नरसंहार जैसा लगता है। सरकार ने कुछ किया नहीं? सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही ठंडी और क्रूर थी। उन्होंने जो थोड़े बहुत राहत कार्य किए भी, वो इतने अपमानजनक शर्तों पर थे कि कोई वहां जाना ही नहीं चाहता था। उनकी सोच थी कि अगर मुफ्त में राहत दी गई तो लोग आलसी हो जाएंगे। इस सोच ने लाखों की जान ले ली। जी। और इन अकालों ने भारतीय राष्ट्रवादियों की आंखों पर बंदी पट्टी को पूरी तरह से खोल दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये सरकार हमारी नहीं है, ये हमारे लिए नहीं सोचती। तो क्या ये कहना सही होगा कि लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई पेट की आग बुझाने की लड़ाई बन गई थी? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी थी? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये जिंदा रहने की मजबूरी बन गई थी। जब लोगों ने अपने बच्चों को भूख से मरते देखा तो उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बन गया। हमारे लोगों को भूखा मरने दिया, लेकिन हमारी अपनी जो पहचान थी, हमारे उद्योग थे, जैसे ढाका की मलमल, सूरत के कपड़े, उनका क्या हुआ? वो तो पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनका जो हश्र हुआ उसे इतिहास में विऔद्योगीकरण कहते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे भारत के पारंपरिक औद्योगिक आधार को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। जानबूझकर? हाँ, ये काम भी बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया गया। कैसे? मतलब उन्होंने हमारी फैक्ट्रियों पे ताले लगा दिए थे क्या? ताले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बस अपने देश की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत के बाजारों में भर दिया। अब आप सोचिए, एक भारतीय बुनकर जो हाथ से एक साड़ी महीने भर में बनाता है, वो उस साड़ी का मुकाबला कैसे कर सकता है जो मैनचेस्टर की मिल में 1 घंटे में बन जाती है और कीमत में भी बहुत सस्ती है? नहीं कर सकता, ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल। ये एक तरह से ऐसा था जैसे किसी लोकल दुकान के सामने एक बहुत बड़ा मॉल खुल जाए जो भारी डिस्काउंट दे रहा हो। सही बात है। नतीजा ये हुआ कि हमारे लाखों बुनकर, कारीगर, लोहार, कुम्हार सब बेरोजगार हो गए। उनके सदियों पुराने हुनर की कोई कीमत नहीं रही। जो शहर और कस्बे अपने इन उद्योगों के लिए जाने जाते थे, वो वीरान होने लगे। और ये सारे बेरोजगार लोग वापस गांवों की ओर भागे, जिससे खेती की जमीन पर दबाव और बढ़ गया। तो संक्षेप में, भारत जो कभी दुनिया को तैयार माल बेचता था, जी, उसे सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाला देश बना दिया गया। यहाँ से कपास इंग्लैंड जाता था, वहां से कपड़ा बन के वापस आता था और हमें ही ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। एकदम सही। हमें ग्राहक बना दिया गया उत्पादक से, और इसी प्रक्रिया ने भारत में उस गरीबी को जन्म दिया जिससे हम आज भी पूरी तरह से उभर नहीं पाए। अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। धन की निकासी, शोषण के लिए बना रेलवे नेटवर्क, जानबूझकर पैदा किए गए अकाल और हमारे उद्योगों की तबाही, ये सब मिलके एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बहुत ही भयानक है। तो जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो क्या इन आर्थिक कारणों ने ही उसे असली आग दी? बिना किसी शक के राजनीति आजादी की मांग इतनी मजबूत इसीलिए हुई क्योंकि लोगों का आर्थिक जीवन असहनीय हो गया था। जब एक किसान को लगान देने के बाद अपने परिवार के लिए दाने नहीं बचते, जब एक कारीगर का काम छिन जाता है, जब एक पढ़ा लिखा नौजवान देखता है कि सारी अच्छी नौकरियां सिर्फ अंग्रेजों के लिए हैं, तो गुस्सा पैदा होता है। और इसी गुस्से को दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और बाद में तिलक और गांधी जैसे नेताओं ने एक दिशा दी। स्वदेशी आंदोलन का नारा भी तो यहीं से निकला होगा, अपना सामान इस्तेमाल करो। बिल्कुल। स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ब्रिटिश आर्थिक हमले का सीधा जवाब था। ये कहना था कि हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, हम अपने उद्योग खुद खड़े करेंगे। ये आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। इसी आर्थिक पीड़ा ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें ये समझाया कि जब तक ये विदेशी शासक यहाँ रहेंगे, उनकी हालत कभी नहीं सुधरेगी।
आर्थिक शोषण ने ही राष्ट्रवाद की नींव को सीमेंट से पक्का किया। बहुत खूब। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बातचीत है। चलिए एक बार जल्दी से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। जरूर। 5 मुख्य बातें याद रखनी है। पहली, ड्रेन थ्योरी, यानी भारत का पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन की ओर बह रहे थे, बदले में हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। दूसरी, रेलवे और बागान, ये विकास के लिए नहीं बल्कि शोषण को ज्यादा असरदार बनाने के लिए थे। तीसरी, अकाल, ये कुदरती आफतें कम और अंग्रेजों की बनाई हुई त्रासदियां ज्यादा थीं। सही। चौथी, औद्योगीकरण, जिससे हमारे पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और इन सब का नतीजा, 5वीं बात, बड़े पैमाने पर गरीबी। हाँ, जिसने आजादी की लड़ाई को एक मजबूरी बना दिया। आज की चर्चा का अंत इसे एक लाइन से कर सकते हैं कि ब्रिटिश राज सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक लूट थी। उन्होंने सिर्फ हमारी जमीन पर राज नहीं किया, उन्होंने हमारी जेबें भी खाली कर दी। और जब जेबें खाली होती हैं और पेट में आग लगी हो तो इंसान का स्वाभिमान जागता है। धन, उद्योग और लाखों जिंदगियों के इस नुकसान ने भारतीयों के मन में एक बहुत गहरी बात बैठा दी। और वो क्या थी? वो अनुभूति ये थी कि स्वतंत्रता सिर्फ गर्व या सम्मान की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और जब करोड़ों लोगों को ये एहसास हो गया कि इस राज में उनका कोई भविष्य नहीं है, तब आजादी की लड़ाई को एक ऐसी ताकत मिली जिसे कोई तोप या बंदूक रोक नहीं सकती थी। इसी एहसास ने 1947 का रास्ता बनाया। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पर विचार करें कि आज भारत जिन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वो ग्रामीण गरीबी हो या बेरोजगारी, उनमें से कितनी चुनौतियों की जड़ें उन औपनिवेशिक ढांचों में हो सकती हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की है।